No, we're just super excited कि TM सर ने फाइनली एक पॉडकास्ट शुरू किया जो अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट ऑफ द इंडस्ट्री हो गया है एंड वी गॉट अ चांस टू बी हियर एंड यस आई थिंक मजा आया. आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव था एंड आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है खाली ना जाए क्योंकि एक बहुत लेजेंडरी इंसान ने ये चीज़ शुरू करी है खुद एंड 2 अपकमिंग लेजेंड्स ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आई थिंक आप लोगों को सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हर चीज़ के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में. तो प्लीज़ देखिएगा एंड आई थिंक दैट विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर ऑल द इमर्जिंग आर्टिस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड आल्सो. इमर्जिंग मैनेजर्स एज वेल. यस, ये पूरा पॉडकास्ट बहुत मल्टीपल पर्सनालिटीज के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा पॉडकास्ट सिर्फ आप एक अपने ऊपर लो, हर किसी के लिए कुछ कुछ होगा. हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूजिक पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में. आज का एपिसोड स्पेशल है क्योंकि पहली बार हमारे एपिसोड में 3 लोग हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ उनको मनाना पड़ा. एक्चुअली आर्टिस्ट तो तैयार थे, मैनेजर तैयार नहीं थे, उनको कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगा. तो मैं तीनों का इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ. सबसे पहले आर्टिस्ट, उनका इंट्रोडक्शन की खास ज़रूरत नहीं है बिकॉज द नेम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ही इज़ किंग ऑफ म्यूज़िक, जिन्होंने काफ़ी सुपरहिट गाने दिए और उन्होंने पिछले 5-6 साल में ना एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट से लेके स्पॉटिफाई पे 10 मिलियन से ज़्यादा मंथली लिसनर्स, ब्रांड डील्स, लाइव कॉन्सर्ट्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, हर वो काम किए हैं जो शायद कोई भी आर्टिस्ट सपने देखता है. उनके साथ हैं 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने लाइफ में काफ़ी सारे काम करके फाइनली वो उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, ब्लूप्रिंट, जो कि किंग को तो मैनेज करती है, उसके अलावा आस्था गिल, सृष्टि तावड़े, ताबा चाके और काफ़ी सारे अच्छे आर्टिस्टों को मैनेज करती है म्यूज़िक में. भाव्या एंड श्वेता. सो किंग, भाव्या, श्वेता, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. तो वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शंस. तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार है कि 3 लोग साथ में हमारे हैं और मैनेजमेंट की अपनी एक अलग कहानी है और आपकी एक अलग कहानी है और आप दोनों की जुड़ी हुई भी कहानी है. तो हम कोशिश करेंगे कि हम सारी कहानियों को आगे लेके आए. तो कुछ मेरे सवाल हैं जो तकिया कलाम सवाल हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ. तो सारे आपके फैंस जानते हैं कि आपका नाम है अर्पण चंडेल. किंग के बारे में सबको पता है कि वो एक आर्टिस्ट है, उनकी थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव. इनफैक्ट मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट कि कल और परसों मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे, उसमें से 2 इंटरव्यूज़ मुझे बहुत पसंद आए. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑडियंसेस से, आप ये पॉडकास्ट देखने से पहले या देखने के बाद जब आपका मन हो, आप प्लीज़ वो दोनों पॉडकास्ट ज़रूर देखना. एक है राज शमानी के साथ और एक है राज जोन्स के साथ. काश मेरा नाम भी राज मित्तल होता. ये दोनों पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है. आपने ना 2-4 बातें बोली है जो मेरे दिमाग से नहीं जा रही. एक आपने बोला कि गरीब जब होता है इंसान तो उसको 3 ही चीज़ समझ में आती है कि मेरे पिताजी कौन है, माताजी कौन है और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है. दूसरा आपने बोला था कि हवा मत बनाओ, यू नो, बेस बनाओ. तीसरा आपने बोला था कि यार फर्स्ट आने वाले बहुत लोग हैं, फर्स्ट बनाने वाला कोई नहीं है और अमीर बहुत लोग हैं, रईस बहुत कम लोग हैं. तो ऐसे ना फिर आपने एक और बात बोली थी कि लग्जरी इज अ स्टेटमेंट बट द रियल लग्जरी इज पीस. तो ये सारी तो मतलब कमाल की बातें हैं. आप समझ सकते हो कितना. थैंक यू सो मच सर. तो पहला सवाल है कि असली अर्पण चंडेल कौन है, जो कि ना तो आर्टिस्ट है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का बॉयफ्रेंड है, ना वो किसी का मतलब बिजनेस पार्टनर है, कोई भी नहीं है. वो अर्पण चंडेल कौन है? सर बेसिकली ही इज अ नो मैन, जिसे बस अपनी दुनिया में रहना है और जिसे बहुत सारी सोसाइटी की चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं और बस वो ये कोशिश कर रहा है वक्त के साथ साथ कि कैसे वो किंग को इतना बड़ा करे कि किंग उसे लेके कई सारी ऐसी चीज़ों से दूर चला जाए. सो ही इज अर्पण, ही डजंट वांट एनीथिंग इन दिस लाइफ. और किंग, आपका किंग नाम भी है, किंग रोको भी है और एक और नाम है बदनाम राजा. इतने सारे नाम पढ़े कैसे, क्या क्या कहानी हर नाम के पीछे? सर बदनाम राजा इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने हसल के जब लास्ट परफॉर्मेंस मैंने करी थी तो बदनाम राजा था. एंड जब ऑन एयर हुआ था तब मैंने गुमशुदा परफॉर्म करा था. सो बेसिकली मेरा थॉट ये था कि आई वॉज कंप्लीटिंग माई सर्कल
मेरी एक ये फाइट थी कि मैं शो पे किस तरीके से तू आके गुमशुदा से लेकर कैसे एक बदनाम राजा, 2 पोलर अपोजिट कैरेक्टर्स दे के एग्जिट कर सकता हूँ। तो बदनाम राजा वो था, लोगों को पसंद आया बहुत सारी चीज़ें और बहुत अलग पीओवी था, एंड जिन्होंने सुना उनको समझ में आया कि आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर जैसे कि मूवी में होता है। तो वो एक चीज़ थी, बदनाम राजा लोगों को काफ़ी पसंद आया। वो एक रेज साइड पसंद आया मेरे को, एंड मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कभी भी खुद को खड़े होते हुए गाता नहीं देखता। मतलब मैं खुद को हमेशा उछलते हुए स्वेट आउट प्रॉपर जी फ्लेम्स ऐसे सोचता हूँ, लाइक अ रॉक स्टार। तो वो चीज़ थी, इसलिए लोगों को पसंद है। किंग रॉ को यूट्यूब के वक्त की बात है जब मैं नाम किंग रखना चाहता था, बट ऑब्वियसली मेरे 500-600 सब्सक्राइबर थे, तो इसलिए मैंने किंग रॉ को रख दिया ताकि एल्गो में अगर कोई सर्च करे तो मैं आ जाऊँ। वो था, उससे पहले सिर्फ रॉक होता करके, हाँ उससे पहले सिर्फ रॉक होता। तो यही कुछ था। और किंग मैंने अपना नाम जिस दिन मैं हसल के स्टेज पे गया हूँ ऑडिशन देने के लिए, बॉम्बे ऑडिशन थे, जब मैंने माहौल गाया था, मैंने स्टेयर केस पे ही सोचा था कि बस अब से किंग रॉक हो गया, अब सिर्फ किंग है। और एक गाना है मेरा तलिस्मन करके गाना है मेरा, ईपी थी बहुत पहले मैंने ड्रॉप करी थी, उसके लास्ट 2018 के लास्ट का दिसंबर का टाइम है वो, 31 दिसंबर को मैंने वो गाना ड्रॉप करा था, जिसके एंड में मैं बोलता हूँ कि किंग आ रहा है। सो वहाँ से और फिर जब मैं 2019 के स्टार्ट में, जब मिड में मैं हसल में गया, तब वो स्टेयर केस पे मैंने सोचा कि दिस इज द टाइम। मतलब मैं अपने लिए एक ऐसा लेवल खुद ही सेट करना चाहता था कि ताकि मुझे किसी पछड़े में पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि किसने मुझे क्या बोला या इसके मेरे से ज़्यादा अच्छे नंबर या बुरे, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ को चेस कर रहा हूँ लाइफ में जो दैट्स अ स्टेटमेंट। सो अगर कोई नाम लेता है और उसको चेहरा मेरा आ जाता है, चाहे वो मुझसे नफरत करे प्यार, अगर चेहरा मेरा आ रहा है तो इसका मतलब आई एम गोइंग राइट। सो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड इट। और ये सवाल तीनों से है आप लोगों से कि जनरली जब कोई इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू नहीं भी करता, इन जनरल भी, कौन से वो सवाल हैं जो किसी भी आर्टिस्ट या मैनेजर से पूछे नहीं जाने चाहिए? पूछे नहीं जाने चाहिए। कितना पैसा बनाते हो? हाँ मैं भी आ रहा था। हाँ ये नहीं पूछना चाहिए। आई थिंक आप भी एग्री करोगे इस चीज से। हाँ बट आई थिंक बहुत सारे इंटरव्यूज जो भी होते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो स्टोरी क्या है जो वो आर्टिस्ट बोलने की कोशिश कर रहा है। एवरीबडी सब वो थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं और बोलते हैं कि आप अर्पण थे, किंग कैसे बने, पर वो किंग या अर्पण एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा है अपने गाने, अपने म्यूजिक वीडियोस, अपने शोज, अपने बाकी इंटरव्यूज के थ्रू। वो बहुत सारे लोग पूछते नहीं हैं, बिकॉज आई नो देयर इज वन स्टोरी दैट all of artists want to put forward. Asking those questions is very important क्योंकि audience is relying on all these interviews to be able to know the real story behind the artists. तो ये वाले सवाल अगर लोग पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। वो है कि ask it like you mean it। मतलब आप कुछ पूछ रहे हो तो जब एक कलाकार किसी की आंखों में देख के अपनी बात बताता है ना, कोई बहुत गहरा सवाल पूछा जाता है, वो सवाल जो आप किसी व्यूअर के लिए बहुत अच्छा हो कि हाँ भाई ये सवाल पूछ लिया गया, बट जब कलाकार जवाब दे रहा है तो वो यूट्यूब को और लोगों को जवाब नहीं दे रहा, वो उस इंसान को जवाब दे रहा है जिसने वो सवाल पूछा है। तो जब उसकी आंखों में देखता है ना और वो इंटरेस्ट नजर नहीं आता और कलाकार ना को ये पता चल जाता है, तो कहीं ना इंसान टूटता है। और जब मेरे को हमेशा एक चीज बड़ी बुरी लगती है, जब कोई सवाल पूछा जाए और वो डीप हो और वो कुरे दे आपकी कोई चीज और इंसान आर्टिस्ट अपना दिल निकाल के रखे कि कुछ ऐसा था वैसा था, एंड देन फिर अच्छा जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए रैपिड फायर खेलते हैं या कुछ और करते हैं। एंड मेरे ऐसा इंसान बड़ा तसल्ली बख्श तरीके से चीज़ों को समझाने और बनाने में मतलब कोशिश करता है अपनी बैठ के। तब जब ऐसी चीज़ होती है ना तो फिर हम जैसे आर्टिस्टों को लगता है कि हमारी वैल्यू नहीं है, कला की वैल्यू नहीं, कलाकार की वैल्यू। तब बुरा लगता है कि क्या चाहिए क्या, व्हाई एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शनल। सवाल सिर्फ पॉपुलैरिटी और क्या हो रहा है, बड़ी चीजें हो रही है उस पे होती हैं। जैसे सर समटाइम्स I have noticed this in all of these interviews is that कि सब लोग कोई एक मेजर इंसिडेंट होता है आर्टिस्ट की जर्नी के अंदर जो हर साल में at a stage where king is, और तो उनके केस में अगर एक एपिसोड हो गया, जैसे हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं कि he collaborated with Nick Jonas, अभी तक हर इंटरव्यू में वही पूछा जाता है कि how did that happen। I guess मैंने ही वो 15 बारी मैं सुन चुका हूँ अलग अलग इंटरव्यूज में कि क्या है दैट स्टोरी इज आउट। तो मतलब वो कॉपी क्वेश्चंस, मतलब एक ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए कि जो किसी और ने पूछा हुआ है वो ना पूछे, कुछ नया पूछा जाए। वो मेरा हाँ मतलब प्रॉब्लम ये नहीं कि हम जवाब देने से हमें प्रॉब्लम हो रही इस बात पे, बात ये है कि हम ये देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी मीडिया हैंडल कर रहे हो, इतनी चीजें कर रहे हो, बट
वही चीज तुम भी कर रहे हो, तो फर्क क्या है? आप कैसे बता रहे हो कि हमारा चैनल, हमारे हम लोग ज्यादा कन्विंग है, हमें सुनो, जब आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिसकी वो ड्रेक की लाइन है, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, स्टोरी स्टेड द सेम, वी नेवर चेंज इट। तो वही कहानी रही है, मैंने हर जगह सिर्फ वही कहानी बताई है कि ये हुआ था, एंड दैट्स वाज द लाइक 100% इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, हाउ इट हैपेंड, ये सारी चीजें। एंड देन वो हर जगह पूछता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत वीक हिसाब पड़ रहा है कि आपको एक मौका मिला है वक्त बिताने का किसी चीज का, आप कुछ भी पूछ सकते हो, जवाब इंसान दे या ना दे वो बात की बात है। जब आपके पास इतनी बड़ी वो है अपॉर्चुनिटी दो लोगों को बीच में बात करते हुए, तो आप वो चीज क्यों पूछ रहे हो जो जमाना पूछ रहा है? True. तो आप कुछ सीखना और जानना चाहते ही नहीं, और आप कुछ कन्वे करना चाहते ही नहीं हो थ्रू कैमरा एंड सोशल मीडिया, सो इट्स ऑल फेक। तो मेरे को एक्चुअली आपसे बात करते करते एक चीज़ और रजिस्टर हुई। मैं काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ जी। और सोचते श्योर हो रहा हूँ धीरे धीरे, आपकी बात से और श्योर हो गया कि कोई भी काम सिर्फ काम करने के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब उस काम का रीज़न है तो करो, जैसे गाने भी राइट सिर्फ बनाने हैं कि साल में 20 गाने करने हैं या ईपी में 12 गाने करने हैं या हर महीने गाना रिलीज करना ही है। जब आप ये करने लग जाते हो ना, देन यू एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग। या एग्जैक्टली सेम विद कॉन्वर्सेशन का मुद्दा होना इंटेंट शुड चाहिए, बी ट्रू सर, इंटेंट होना चाहिए, तभी सही निकलता है। तभी बात बनती है। राइट तो आप लोग तीनों हम्बल बैकग्राउंड से हो जी। और ऐसा कोई गॉड फादर नहीं है, you know? तो ऐसे ही ज्यादातर लोग होते हैं जी। और ज्यादातर लोगों को हम भी जब थे तो हमको रास्ता ढूंढने का हम ढूंढते रहते कि किसी से बात हो जाए, यार कोई कहीं पहुंचा दे, कोई चांस दे दे, कोई पैसे लगा दे, कोई कुछ तो कर दे, यू नो। और उस मोमेंट पे ना हम बहुत बार गलत दरवाजों पे भी चले जाते, राइट है ना। और पता नहीं चलता जब तक फाइनली हमको धक्का नहीं लगे, हमको ये समझ में नहीं आता कि यार ये गलत था। बहुत बार मिसयूज भी होते। राइट हम ऑफलाइन भी ये बात कर रहे थे कि सबको ऐसा मौका नहीं मिलता, इतने किस्मत वाले नहीं होते कि सही जगह पहुंच जाए। तो आप लोगों ने अपने अपने लाइफ के और करियर के एक्सपीरियंसेस से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग्स क्या क्या सीखी है, जो आप हमेशा ध्यान रखते हो और जो आप प्रैक्टिस भी करते हो कि यार ये तो मेरी मेन लर्निंग है? सर मेरा मैं भी जानना चाहूंगा। मतलब I तो started very early in my life and I was 18 years old when I Just like started. 20 years back? No. मतलब मैं बहुत ही छोटा था जब मेरे को सब ये सब पैशन लगता था कि मेरे को ये सब कुछ करना है जिससे कि मेरे को समझ में आए होता कैसे। आई गॉट इनटू अ फील्ड बिकॉज मेरे स्कूल में एक देखिए एनुअल डे पे एक कंपनी थी, उन्होंने वॉकी टॉकी लगाया हुआ था। तो मेरी लाइफ की हंगर ये थी कि मेरे को ये वॉकी टॉकी लगाना है एक दिन। किक तो मेरी भी नहीं है भाई। होता है कि वहां से शुरू हुआ था। अब उसको पहनने के लिए मैंने 3 साल लगा दिए, जब वो एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम पहना अपनी लाइफ में। वाओ। तो वहां से एक चीज सीखने को मिली कि आपका एक एंकर पॉइंट होना चाहिए। उस एंकर पॉइंट के बीच में जो भी, अगर आपका वो फिक्स्ड है तो आप वहां तक पहुंच जाओगे, अगर आपके अंदर वो पैशन है उस चीज को करने के लिए। और उसी के साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि आपका जो फर्स्ट क्लोज सर्कल होता है वो हमेशा आपका वेल विशर होता है। आप उनके साथ अगर ट्रू रहोगे तो वो किसी ना किसी वे में पे बैक करेंगे। मेरी लाइफ में एक मेरा दोस्त है, आज भी मेरा बहुत खास दोस्त है, उसने मेरे को बोला कि हम कॉलेज में थे तो वो एक जगह इंटर्नशिप करता था एक म्यूजिक मैनेजमेंट कंपनी में। तो उसने बोला कि उनकी एक सिस्टर कंसर्न है तो मैं तेरे को यहाँ लगवा देता हूँ। वहां से शुरू होके फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे को ये सोशल मीडिया और म्यूजिक ब्लॉग नहीं करना। तो हम वो एक मीटिंग में पेमेंट लेने या कुछ ट्रांजैक्शन करने जा रहा था विद चैतन्य कटारिया। तो वो मेरे को साथ ले गया और चैतन्य उस टाइम पे कंपनी में काम करता था लिम में। वहां पे उसने, मेरे को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, उससे मेरी 4 दिन पहले बात हुई थी यार मेरे को म्यूजिक ब्लॉग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं करनी। उसने वहां जाके बोला आप हायरिंग कर रहे हो ना, ये लो इसको हायर कर लो। That's how I met Chaitanya. That's how music consultancy and artist management happened to me. और वो वहां से फिर because I was pure to my relationships with anyone, professionally, personally, जिसकी वजह से वो सब मेरे को रेसिप्रोकेट करता है। Fall into places, yes. मैंने कभी उनसे मतलब वो इंटेंशन रखना कि मेरा इससे क्या फायदा है, करेक्ट, वो बहुत बाद में आना चाहिए। वो आपका फायदा हो जाएगा अगर आपका इंटेंशन प्योर है। और उसी वजह से मैं ये सोचता हूँ कि वो पर्सनली, प्रोफेशनली, if you are pure with anything that you do, things will happen and fall into place. Yeah. एक्चुअली ना हम जब बच्चे थे ना, हमको ये सारी बातें बोली, गीता में भी है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तब समझ में नहीं आता। कुछ भी यार, क्या फल की चिंता मत करो, मतलब ऐसा लगता था।
बट इवेंचुअली फाइनली जाके समझ में आता है कि यार ये बात में बहुत दम है। राइट मतलब अगर आप अपना काम राइट इंटेंट से करो राइट तो किसी ना किसी तरीके से रिजल्ट आता ही है। और कभी कभी रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता, 5 साल बाद आता है, लेकिन जो काम आपने एकदम प्रॉपर मन से किया था ना वो वेस्ट तो नहीं जाता कभी भी। और उसी वजह से मतलब दैट फ्रेंड अपूर गॉट मी इनटू लाइक फेस्टिवल्स, मैंने वो करा, फिर वहां से दोस्ती करते करते एक दिन मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया से कॉल आ गया कि वो कर लो। फिर वहां से मैंने कहा मेरे को ये मन नहीं कर रहा करने का, क्योंकि वो बहुत कॉर्पोरेट था और मैं वैसे बैकग्राउंड से नहीं आता था, मैं बहुत हैंड्स ऑन था कि मेरे को आज आइडिया आया, मेरे को कल एग्जीक्यूशन पे स्टार्ट करना है। वहाँ पे प्रोसेसेस थे, मेरे को समझ में नहीं आते थे तब तक प्रोसेसेस। फिर एक दिन एक मेरा दोस्त था अक्षय मोजो वाज आल्सो एन आर्टिस्ट, उसका फोन आ गया कि मैं ये लेबल स्टार्ट करना चाहता हूँ, तू मेरे साथ आएगा, विल यू हेल्प मी हेड दिस? लाइक ओके, वहाँ से दोस्ती। देन वाया आई मेट 47, the first artist I technically started managing on my own. Then via that I happened to meet Ankit Bhaiya from Kalamkar. वो भी एक नेटवर्क, एक दोस्ती बनी वहाँ पे कि उनसे मिलने के 4 महीने बाद I joined Kalamkar. फिर वहाँ से through 40 I met श्वेता, बादशाह भाई. Then through बादशाह भाई we all met and this. तो वो सारे वो नेटवर्क बनते रहे, बट उनमें कभी भी मैंने किसी से इस इंटेंशन से दोस्ती नहीं करी कि ये उसको जानता है या ये वैसा है तो ये वहां से मेरे को ये फायदा होगा। वो दोस्ती बनती गई, वो रिलेशंस बनते गए, उसमें मेरे को जो मेरा प्रोफेशनल एथिक था वो बहुत क्लियर था कि जब काम करूंगा 200% दूंगा, नहीं मन होगा, मैं आज भी इनको बोलता हूँ आज मेरा मन नहीं है काम करने मेरा आज भी एक ना महीने में 2 महीने में एक दिन आता है, इनका फोन आता है कि बाबा आज ये करना है। मैंने कहा यार आज मन नहीं है, मैं ऑफिस आ जाऊंगा, बट मैं देख लेना आप। तो मैं बोल देता हूँ कि जिस दिन स्पॉइल कर रहे हो लोगों को यार जो भी देखेगा फिर सारे मैनेजर बोलेंगे आर्टिस्टों को देखो यार वो तो बोलते हैं। नहीं सर, मेरे हिसाब से घर वाला माहौल भी बहुत जरूरी है ना, तो पैसा तो जिंदगी भर कमाना ही है कैसे भी, तो वो है सर कि होना चाहिए वो एंकर, क्योंकि क्लियर है कि लाइफ में करना है क्या, उसके आसपास सब। बट वी ऑल नो कि अगले दिन हमें पता है कि आज अगर हमने बोला ना आज काम नहीं करना, तो हमें पता है कि अगले दिन हमें खुद से कितना काम करना है। तो वो एक चीज है, मतलब हमें पता है कि हमारी ड्यूटी है और कोई करेगा नहीं। आई थिंक एक्चुअली ये बात भी हमको सिखाते थे कि जब काम करो, जब आराम करना है आराम करो। हाँ मतलब तो आराम करने के टाइम काम मत करो, खराब होगा आराम। हाँ कोई फायदा नहीं, काम करने के टाइम आराम मत करो, काम खराब होगा। राइट ऑल्सो मैं तो इस चीज को आजकल प्रैक्टिस कर रहा ऐसा तो हूँ, बहुत कम हो पाता है, बट मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज को। तो भव्य हमने 2 चीजें सीखी कि भाई जब काम करते हो ना तो जेन्युइनली काम करो, नॉट विथ टू मच ऑफ इंटेंट कि सही हो जाएगा वो हो जाएगा। और लाइफ में जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट काफी सारे लोग मिलते हैं, कब कौन सा कनेक्शन कहाँ होता है आपको भी नहीं पता होता। इनफैक्ट ऑडियंस को बता दूं, चैतन्य कटारिया की बात की, चैतन्य कटारिया इज अगेन अ सक्सेसफुल मैनेजर, डिवाइन के पार्टनर भी उनके लेबल में और उनको मैनेज भी करते हैं, वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है। अंकित खन्ना की बात की, अंकित खन्ना इज पार्टनर टू रफ्तार एंड ऑल्सो ओन्स कलमकार रफ्तार। सो ऐसे काफी लोगों की हमने बात की, तो उनकी प्रोफाइल में हम डाल देंगे। श्वेता, व्हाट आर योर लर्निंग्स? आई थिंक यंग लिसनर्स के लिए, और जो मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी बोलती रहती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट फॉल अंडर द प्रेशर ऑफ व्हाट सोसाइटी टेल्स यू कि तेरे को यही करना है। क्योंकि हम ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ाई करी है तो आपको इंजीनियर ही बनना है। अब मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, देन आई डिड माय एमबीए इन अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। और उस टाइम पे मेरा सपना ये था कि मैं किसी बायोटेक कंपनी में कोई मार्केटिंग रोल में काम कर रही होंगी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फॉलोइंग योर पैशंस। मैंने शुरू किया एक फार्मा कंपनी से, पर वहाँ उसके बाद मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरेस्टिंग लगी तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी गई, फिर मैं हॉस्पिटैलिटी में भी गई। आई लर्नड हॉस्पिटैलिटी टू द एंड ऑफ इट, फिर मैं म्यूजिक में आई। पर मैं बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई टुक, आज मैं ऐसे पोजीशन पे हूँ कि अगर मुझे अकेले खड़े होके एक शो रन करना है, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आई हैव गैदर्ड, आई नो पीपल इन सो मेनी डिफरेंट एरियाज जो ज़रूरी होते हैं कुछ भी करने के लिए। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि वाइल यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग कि मुझे ये करना अच्छा लग रहा है, उसके बाद अगर कुछ और अच्छा लग रहा है तो वो उसको परस्यू कर लेना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं मैंने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियर ही बनना है। क्योंकि आई हैव सो मेनी कजन्स हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, कि माँ बाप ने कुछ पढ़ाया और वो उसी में फंसे हुए हैं। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू हेल्प
people to pull out of that and tell them to pursue your dreams and follow your passion. वो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, पर वो करना बहुत जरूरी है. तो मेरा काउंटर क्वेश्चन है, सो लर्निंग तो परफेक्ट है कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए. चैलेंज ये होता है छोटे बच्चों को, हम लोगों को भी होता था कि हमको लगता था हम बहुत चीज़ में अच्छे हैं. तो ये पता कब चले कि ये जो पैशन है उस पैशन लायक हम हैं या नहीं है? इज देयर अ वे विच यू थिंक कि यार ये करके देखना चाहिए, क्योंकि हर इंडिया के हर बच्चे को लगता है वो अच्छा एक्टर है, हाँ. या वो अच्छा सिंगर है, या वो उसके अंदर एक यूनिक बात है. नहीं मैं भी सेलिब्रिटी बन सकता हूँ. और अब तो इन्फ्लुएंसर्स भी, अब तो बहुत तरीके हैं सेलिब्रिटी बनने के. दूसरा, सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, मैं शॉट मारता हूँ. तो मेरे हिसाब से 140 करोड़ लोगों में सबको लगना ही चाहिए कभी ना कभी तो लगना है, कभी ना कभी तो लगना चाहिए. तो आती है छह पे अब सच्चाई ये है कि पैशन के नाम पे ना बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर ली. तो माँ बाप भी जो सोचते हैं वो गलत नहीं सोचते, क्योंकि माँ बाप को पता कैसे चले कि जो मेरा बच्चा है वो पैशनेट है और उसका पैशन वर्थ है. जिस दिन माँ बाप को ये पता चलता है कि पैशन वर्थ है, उस दिन तो मान ही लेते हैं. तब तक आपको अकेले लड़ाई लड़नी पड़ती. तो ये कैसे पता चले? सर, वो अकेले लड़ाई पर लड़नी तो चाहिए. मैं अभी जितने भी नए आर्टिस्ट से मिलती हूँ, देयर सो मेनी आर्टिस्ट हु आर कमिंग टू अस बहुत ही यंग स्टेज पे और कह रहे हैं कि हमें मैनेज कर लो. तो हम तो उनको यही बोलते हैं कि भाई खुद करो, डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. जब ऐसा लगे कि इतना काम आ गया है कि अब मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, तब फाइंड अ मैनेजर. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट King, for example, is because he's functioned for so long as an independent artist, he knows the exact intricacies of how this is going to work. ताकि वो कल अगर अकेला खड़ा होगा, उसको पता होगा कि मेरा YouTube कैसे चलता है, मेरी स्ट्रीमिंग कैसे चलती है, मुझे गाना अपलोड कैसे करना है. He's learnt the basics on his own, and I think it's very important for everybody who wants to be an artist to do the grassroots level work themselves. Not just at the artistry level, sir. मतलब हम people like us who are managers. Yeah, any वो मुझे भी काम कर करके at one point of time, till one point of time I was doing a job. मैं सुबह उठती थी, एक ऑफिस में जाती थी और काम करती थी. But there was that one day where I found that I love this and it did not feel like a job anymore. And that is where I decided कि this is what I'm going to do. और उसके बाद उसमें और क्या कर सकते हैं वो डिस्कवर किया. पर वो जॉब से पैशन वाला पॉइंट आपको खुद मिल जाता है, आई थिंक. बट यू हैव टू कीप एट इट. आपको वो करते रहना बहुत जरूरी है. एक और सवाल पूछता हूँ कि आप एज एन एम्प्लॉय भी रह चुकी हैं, टीम भी रह चुकी है, कंपनी में काफी बार काम किए, अब आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो. दोनों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट फर्क क्या है? सर, व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर, आई थिंक, व्हाइल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब दैट यू आर डूइंग, जो आपको एक काम देती है कंपनी की, आपका रोल ये है, आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो. बट द मोमेंट यू टर्न एन एंटरप्रेन्योर और अ फाउंडर, फिर आप एक बहुत बड़ी एंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एम्प्लॉयज, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रांड दैट यू आर बिल्डिंग. इन आवर केस इट्स द आर्टिस्ट्स दैट आर द ब्रांड्स दैट वी आर बिल्डिंग. हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी पूरी टीम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी टीम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि मैं एज अ फाउंडिंग पार्टनर, आई एम ऑल्सो बीइंग एन इंस्पिरेशन टू द टीम दैट आई एक्सपेक्ट टू वर्क विथ मी. तो वो एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो एज ए एम्प्लॉय नहीं होती. एज ए एम्प्लॉय मैं सुबह उठती थी, अगर मेरा मन नहीं था आज ऑफिस जाने का, तो आई कुड जस्ट सेंड इन अ सिक लीव एंड नॉट गो टू वर्क. दैट इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर एट ऑल, क्योंकि मैं किसी को ईमेल नहीं भेज सकती कि आज मैं बीमार हूँ. किंग भाई, आपकी क्या लर्निंग है? देखो, मैं एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा आपसे, क्योंकि आपके पॉडकास्ट देख चुका हूँ. सर, परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाऊंगा. सर, मतलब कुछ नहीं है, मैं इनकी बात पे ऐड ऑन करना चाहूँगा. बहुत सही चीज़ थी वो, कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि नथिंग वाज अ वेस्ट. और आप जहाँ तक भी पहुँचे हो, आप जहाँ भी हो, अगर आज रात हम सब अपने अपने घर जाके एक चैन की नींद लेते हैं, तो आई थिंक हमने जितनी भी गलतियाँ करी, जो भी करा, हमने उससे कुछ ना कुछ सीखा ही है, तभी हम इतनी चैन की नींद ले पा रहे हैं. एंड आई थिंक मेरे जैसे इंसान के लिए वो चैन की नींद बहुत ज़रूरी है. तो ना मैं इतना खुद को रेडी रखता हूँ, ना टोपी घुमा सकते और ना मेरे को किसी की घुमाना पसंद. सिर्फ के 4 चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएंगे मेरे पास. और सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है. ये तो हर कोई बोल देगा, बट सेल्फ बिलीव, जब मैं बोलता हूँ ना सेल्फ बिलीव का मतलब होता है कि तुम्हें ना जिंदगी में कभी भी ऊपर और नीचे कहीं भी हो जाओ ना तुम,
सर पता है ऊपर और नीचे ना इंसान जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो नीचे आता है, सोसाइटी का जो सारा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तो सोसाइटी बोलती है ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट मैं कहता हूँ जब आप खुद पे बिलीव करते हो ना तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन, इट्स अबाउट एवरीथिंग, हाउ यू सी दिस लाइफ। तुम पिछली जब तुम ऊपर थे तब उससे क्या सीखे, उससे वो वेपन्स उठाना, नीचे अगर गिरे हो तो क्या चीज़ें गलत हुई उसे ठीक करना और फिर से ऊपर आना, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता, मेरे को ना पहले बड़ा ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मेरे को लगता था कि यार इनका पोटेंशियल बहुत है, ये ग्लोबल जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यार ये क्यों नहीं कर रहे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यार ये और अच्छा गाना दे सकते थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मतलब कि इतने में ही क्यों। और मैं उन्हें गलत समझता था और मैं हमेशा बोलता था लोगों को भाई ये क्या होता है, इस लेवल पे तो बंदे को ये कर देना चाहिए। लेटर ऑन आई रियलाइज के आप जो इंसान सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहा हो ना, आप उससे उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि हम सब ने एक उम्मीद लगाई है कि हमारी जिंदगी में कई लोगों ने ऐसे आइडियल लोगों ने ऐसे पॉइंट खड़े करे कि ये दिस इज द टॉप, कि यार तू वहां तक पहुंचेगा या तू उससे भी बड़ा बनेगा। मैंने ये चीज रियलाइज करी कि जब कोई इंसान सीढ़ी चढ़ रहा होता है ना सक्सेस की, उसके ऊपर कोई कैप नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि किसी इंसान की सक्सेस सर इतनी हो सकती है कि उसको घर में एक गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए, अच्छी सी बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, अपनी फैमिली को अच्छे से रखना है, और ये बिगेस्ट लग्जरी और सक्सेस है। किसी इंसान को ऐसा है कि उसे सब कुछ चाहिए, उसे वो चाहता है कि उसे दुनिया में सारे आर्टिस्ट जाने, हर किसी के पास इजी, मतलब कि कहीं भी जा सके, कहीं भी आ सके, रॉक स्टार लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी को सब कुछ चाहिए, तो कोई पैरामीटर नहीं है इस चीज का। तो मैंने उन लोगों को कहना गलत छोड़ दिया, और जो मैं बोलता था ना कि ये कर सकते थे, मैं आज उन चीजों पर काम करता हूँ कि क्या मैं वो कर सकता हूँ। मैं किसी और के अंदर अपनी चाहत क्यों ढूंढूं जो मुझे चाहिए, वो मैं खुद क्यों नहीं कर रहा। जब आप एक आर्टिस्ट हो, आप अगर एक्सक्यूज दे रहे हो ना, तो आप सबसे पहले तो अपने आप को झूठ बोल रहे हो, उसके बाद आप किसी और को झूठ बोल रहे हो। और सर जैसे हम सोसाइटी में ना इतनी रिस्पेक्ट रखते हैं कि अच्छा चल कलाकार बंदा है, वक्त लेता है अपनी चीज बनाने में। मैं बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बीच बीच में जब भी बैठा हूँ, मैं बहुत कम बैठता हूँ, तो जब भी मैं बैठता हूँ मैं ये देखता हूँ कि आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले मैं जिससे मिला था, मैं पैरामीटर वो चेक नहीं करता, मैं ये देखता हूँ इंटेलेक्चुअलिटी है इंसान की। मैं 6 महीने बाद मिला और अगर मैं पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है, अगर बात हुई है क्या चल रहा है, तो वो इंसान बोल रहा है यार कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आई गिव यू योर स्पेस। फिर 6 महीने बाद मुझसे मिलता हूँ और क्या चल रहा है, यार कर रहा हूँ। पहले के 6 महीने आपने खुद से झूठ बोला है और मेरे से एक झूठ, अब जो आप मेरे से झूठ बोल रहे हो वो झूठ मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये झूठ है, अब मैं कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि आपने 1 साल वेस्ट कर दिया, आपने मेरा कुछ नहीं करा, आपने अपने लिए वेस्ट करा। तो जो अभी आपने बात भी बोली थी ना कि आर्टिस्ट कहीं अपना गलत भी कर देते हैं इस चक्कर में, तो सर ये एक्सक्यूजेज ही है जो सबसे बड़ी चीज, आप गलत करते हैं, फिर आप जॉनर को कोसते हैं, सीन को कोसते हैं, इंडस्ट्री को कोसते हैं, इसको कोसते हैं, उसको कोसते हैं, बट जब आपके अंदर वो विल पावर ही नहीं है, आपका बिलीव ही नहीं है और आपको चेंज ही नहीं लाना, तो क्या फायदा काफे से काफे को मिलाकर तुम बैठ रहे हो कि भाई हम बहुत तगड़े रैपर हैं, बहुत तगड़े सिंगर है, क्या फायदा 7 सुर सीखने का तुम्हारा। तो दिस इज हाउ आई सी इट, मतलब तुम बिलीव रखो खुद पे कि जिंदगी में कुछ भी हो, ऊपर नीचे तुम एक आर्टिस्ट हो। अगर तुम्हें, मतलब मैं ये सोचता हूँ सर कि कुछ भी ना रहे तो मैं अच्छे गाने तब भी निकालता रहूंगा, ये मैं शुरू में भी सोचता था, आज भी सोचता हूँ, और इसी चीज को लेके आगे चलता हूँ, क्योंकि मैं एक अगर आर्टिस्ट हूँ तो आई एम समवेयर, आई एम द चोजन वन बाय द गॉड, कि मैं एक वेसल की तरह अपनी चीज जो नरेट करेगा, उनकी बातों का हुआ, ये ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ी स्पिरिचुअल है, बट दिस इज हाउ आई सी इट, एक मेरा पीओवी पे ये भी है। तो मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ, फिर मैं उससे भी झूठ बोल रहा हूँ, खुद से भी झूठ बोल रहा हूँ, लोगों से भी झूठ बोल रहा हूँ। एक टाइम बाद लोग बोलते हैं भाई यार ये बोर हो गया, अब कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं आउट देयर हु आर ग्राइंडिंग एवरी डे एवरी नाइट, हु वांट्स टू गो समवेयर इन लाइफ। तो मैंने ये सीखा, खुद से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप एक्चुअली जो बोल रहे हो ना बात, वो बहुत 16 में सच है, क्योंकि मैं भी 20 साल से आर्टिस्ट मैनेजमेंट ही कर रहा हूँ, आर्टिस्टों के साथ ही रहा हूँ। कमाल की तीनों की लर्निंग मिला के मेरे ख्याल से इतना भी कोई सीख ले तो और इम्प्लीमेंट कर ले तो बहुत बड़ी बात है। मेरा सर एक कुछ श्वेता वाले पॉइंट पे एक और बेंच मार्किंग था कि जो आप कह रहे थे कि लोग बहुत कुछ करते हैं, उसको फॉर्मुलाइज कैसे करें। तो आई थिंक सबको एक टाइम लिमिट देनी चाहिए अपने आप को, कि लोग सब करे जा रहे हैं, बट आई थिंक 25, और वो किसी के लिए कुछ भी कह सकता है कि 1 महीना होता है, 10 साल भी हो सकता है, मैं 35 साल तक एक्सपेरिमेंट करूंगा, बट वो एक टाइम आपको अपने आप को देना चाहिए कि, एंड आई थिंक द अर्ली 20s आर योर मेक और ब्रेक ईयर, और वो वैसे भी ईयर है कि वहां पे आप गलतियां भी करोगे तो कोई नहीं, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और आप बहुत ज्यादा मेहनत भी कर सकते हो। हाँ, तो आप सब सीख सकते हो, मतलब कि आपको, when I was growing up and my friends, we were learning how to make a video, how to do photography. मैं क्लब्स में जाके फोटो शूट करता क्योंकि शौक था कि ये करना है। आज उस वजह से मैं आज वो सब चीज एक अम्ब्रेला के अंदर, कि आज प्रोडक्शन क्या है, कौन सा सिस्टम कैसा लगेगा, थोड़ा कर लिया, कि अब मैंने फिर
मैं जब इनसे मिला और ये डिस्कशन हुई कि ये हो सकता है, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि मैंने ये सब करा है, तो मेरे को पता है मेरा एरर की पॉसिबिलिटी कम है। बट मैंने वो कॉल उस साल में ली जब मैं ये 10 चीजें कर चुका था, कि अगर आज मेरे को एक फेसबुक ऐड चलानी आती है, मेरे को पता है कि एक क्रिएटिव, अगर मेरे को कोई डिजाइनर नहीं मिलेगा तो मैं अब कैनवा आ गया है, पहले हम फोटोशॉप पे ऊपर ही एडिट करते थे, पिक्सआर्ट प्रीमियर एडिटिंग के लिए होता था, वो सब सीखा कि एक बार ही सीख के देखते हैं, थोड़ा बहुत काम किया, कि जिसकी वजह से अब वो सेल्फ रिलायंस है, अब पता है कि ये सब चीजें कर सकते हैं, कि अब अगर एडिटर ऑफिस में बोलता है ना कि सर इसमें ना टाइम लगेगा रेंडर में, तो मेरे को पता है कितनी देर लगेगी, तो मेरे को पागल नहीं बना सकता। So I think Exactly. you have to give your time कि okay 25, 26, 27, whatever that age suits you, you should take a call कि इसके बाद एक जगह ये सारे जो walks of life करे, अब एक पे effort डाले। एक्चुअली आप जो बोल रहे हो ना, उसका एक बहुत रियल एग्जांपल भी है। स्टीव जॉब्स को जानते हो? स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू बहुत फेमस है, एक स्पीच बहुत फेमस है, उसमें छोटा सा बताता हूँ कि उन्होंने बोला कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मेरे को मन नहीं था पढ़ने का, माँ बाप ने डाला था तो मैं चला गया, तो मैं ऐसे ही कैलीग्राफी क्लास में घुस गया और कैलीग्राफी सीख ली। अब जब मैंने कंप्यूटर बनाया, जब हम शुरू में बना रहे थे, तो वो जो वर्ड्स के अलग अलग फॉन्ट है ना, वो फॉन्ट इस दुनिया को मिलते नहीं अगर मैं उस कैलीग्राफी क्लास में नहीं बैठा। ट्रू आर्ट, क्योंकि वो फॉन्ट्स मैंने तब बनाए, तो कौन सी सीख कब जाके कहाँ काम आएगी और उससे दुनिया में क्या बदलाव आएगा, हम में से किसी को पता ही नहीं है। इस पूरी जर्नी में सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था? तीनों का अलग अलग भी हो सकता है। मैं तो किंग ही सोच रहा हूँ। पर सर मेरा पीओवी तो इस पे ये है कि मैं जब भी घर से बाहर निकल रहा होता हूँ, एक डिसीजन ले ही रहा होता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक कलाकार आदमी ना हमेशा एज पे होता है। मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात बोल दूँ और मुझे पता है मैं क्या होल्ड रखता हूँ, मुझे पता है कितने लोग चाहते हैं हु वांट्स टू पुट मी डाउन, यू नो। मैं अगर कोई यहाँ एक बात बोल दूँ और मैं सिर्फ एज पे हूँ, मैं बोल सकता हूँ या मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैंने बोली और कल वो बात हर जगह चली गई, और आज तक मैंने जो मेहनत करी है, आज तक मैंने जो हासिल करा है, जितना ब्लड एंड स्वेट दिया चीज़ों को, जितनी इंजरीज ली हैं, हम लोगों ने जितना मेहनत करा है, वो सब एक सेकंड नहीं लगाएंगे लोग खाक करने में या ये सोचने में, वो एक सेकंड ये नहीं लगाएंगे कि ये भी इंसान है। तो एक वो हमेशा एज पे रहना। तो जब भी मैं उठता हूँ मुझे पता है कि मैं इस जुबान से कुछ बहुत ऐसी चीज़ बोल सकता हूँ जो बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट कर सकता है, एंड मैं इस जुबान से कोई ऐसी बात कर सकता हूँ जो बहुत चीज़ों को सॉर्ट कर सकता है। सीधा रास्ता है सर, मैं सीधा चल रहा हूँ उस रास्ते में, मुझे नहीं पता कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता मेरी लाइफ का। दैट्स हाउ आई सी माई लाइफ। लोग आते हैं जुड़ते हैं जो उस रास्ते पे सीधा चलना चाहता है, एंड मैं इस चीज़ को टाइम के साथ सीख चुका हूँ कि पहले लोग जाते थे तो मुझे अजीब लगता था कि यार ऐसा क्यों ऐसा क्यों। फिर मैं ये समझा कि सबका ना अपना अपना एक डेस्टिनेशन है, सबका अपना एक मोड़ आता है जिंदगी में हर चीज़ का। तू सीधा चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की जिंदगी में मोड़ नहीं आएगा। तो मोड़ आने अच्छे और बुरे वो बाकी चीज़ों की बात है कि आप मोड़ क्या लेते हो, बट बी ओके विद इट इन चीज़ों को। लेकिन एज पे जी रहे हो तो रोज सुबह उठ के वो सैनिटी का प्रे करना कि बस मेरे मुंह से या मेरे एक्शन से कोई ऐसी चीज़ ना हो जो 2 लोगों को 3 लोगों को और प्रॉब्लम में डाले, किसी भी जगह से किसी भी स्पॉट को। तो वो चीज़ को एनालाइज करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही डिसीजन मैं रोज़ लेता हूँ कि रोज़ उठता हूँ और मुझे पता है कि आई एम जस्ट ऑन द एज। मतलब कुल मिला के बाद रोज गलतियां पकड़ी जाती हैं। रोज उठता हूँ, रोज मुझे पता है कि मैं एज पर हूँ और मुझे हर चीज़ बढ़िया करनी है। और रोज सर हम इतने ब्लेस्ड हैं हम तीनों कि हम रोज उठते हैं और हमारे पास कोई मिशन होता है किल करने के लिए। एवरी डे वी वेक अप लाइक दैट कि आज चलो क्या किल करना है आज, क्या नहीं। एंड मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ जिस दिन मैं अपने लिए नहीं उठता उस दिन मैं अपने लोगों के लिए उठता हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो साथ चल रहे हैं सर। क्योंकि आर्टिस्ट एक रूट होता है किसी भी फाउंडेशन का, तो मुझे पता है कि यार हम कैसे एक दूसरे को बच्चे की तरह उस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, जुबान चाहे जो भी हो। बट वो सारी चीज़ें मुझे पता है कि हाँ यार चलो आज उठते हैं, आज मन नहीं है शो करने का मगर चलूंगा, क्योंकि 30 बंदों को अंतराज गया हुआ है और हर बंदे कहीं ना कहीं से है और सबको अपनी फैमिली अर्न करनी है, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी फैमिली चलाने में इतना सा पार्ट प्ले कर रहा हूँ। तो ऐसे में ना सर पैसा छोटी चीज़ हो जाती है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में ना फिर भूख जो बढ़ती है ना पैसा ज़्यादा कमाने की, वो बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब मैं पैसे का भूखा हूँ बट पैसे का लालची नहीं हूँ। मुझे शौक है पैसा कमाने का, इसलिए शौक है कि और क्या हो सकता है। किसकी लाइफ वन लाइनर दे जा रहे हो मेरे को, दिमाग में रजिस्टर हो जा रहा है। मेरे को एक एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। देखो हम सब लोग आपकी, मैंने स्टोरी पढ़ी कि 9,000 रुपये आपकी तनख्वाह थी। 9,000
996 94 मैं सोचता था 10,000 रुपए कैसे लगेंगे, 4 रुपए बढ़ा देते हैं। तो हम सब ना उससे गुजर चुके हैं। और मेरे भी जब दोस्त होते थे साथ में, तो उस टाइम ना कोई आके अगर ज्ञान पे लेना तो ऐसा लगता था कि भाई छोड़ना यार, इधर खर्चा नहीं चल रहा है, उधर तो बोल रहा है। उस मोमेंट में ना अब जाके ऐसा लगता है कि काश उस दिन ये सच्चाई समझ में आती कि इसका मतलब क्या था, कि खुद काम करने का, सीखने का, इसका मतलब क्या था। उस टाइम जो प्रॉब्लम है फाइनेंस की, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता है। तो उस टाइम अगर झूठ बोलना पड़े 2,000 कमाने के लिए, वो झूठ नहीं लगता। राइट। और समझ में नहीं आता उस टाइम। अब हमारी तो जर्नी हो गई, बट लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी जर्नी अभी भी चल रही है, ये प्रॉब्लम अभी भी है। तो आपके हिसाब से उनको कैसे समझना चाहिए जिससे कि 5 साल 7 साल बाद जाके वो अपने उस डिसीजन पे प्राउड और गिल्ट फील नहीं करे, और वो सही तरीके से सोच सके कि यार सिचुएशंस तो खराब है और ठीक हो जाएंगी, बट इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप कुछ बता सकते हो? हाँ बिल्कुल सर। आई फील लाइक 2 बहुत अच्छे पॉइंट्स इस चीज़ में समझने। अगर आप 5-7 साल में अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो तो आप जिनसे भी कुछ सीखते हो ना, देखो सर, एक स्मार्ट इंसान, अ स्मार्ट मैन कैन टेल यू हाउ टू मेक मनी, यू नो, बट एक वाइस मैन आपको ये बताएगा ज़िंदगी जीते कैसे। मैं ऐसे लोगों, खैर मैं ऑब्वियसली आई एम लाइक बेस्ट लोगों के साथ ऑलरेडी बैठा हूँ, तो कैसे कमाना है, कैसे कुएं से पानी निकालना है, वो कर लेते हैं मैनेज। तो फाइनेंशियल एडवाइस वाले स्मार्ट लोगों के साथ भी बैठा हूँ मैं लाइफ में, और जो एज में बहुत बड़े रहे एक्सपीरियंस में, उन्होंने मेरे को भाई ये भी कमा सकते हैं, वो भी ऐसा भी हो सकता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उन लोगों के साथ भी बैठा जिन्होंने मेरे को जिंदगी बताई कि इससे ऊपर भी एक चीज़ है, पता तेरे को, उसे कहता है लाइफ, वो कैसे जीनी है। और उनके पास दुनिया की हर चीज़ है जो मैंने सोची भी नहीं, वो भी उन लोगों के पास है। तो मैं बहुत कम समय में ये चीज़ें सीखा। तो मैं ये मानता हूं कि जिस भी इंसान को अगर चीज बैलेंस करके चलनी है, ये दोनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड वाइस एट द सेम टाइम। लंबा सफर से तभी चल पाता है जब आपको ये पता हो कि यहाँ पर वाइस वाला फॉर्मूला लगेगा तो मुझे इस पैसे के लिए मना करना है, क्योंकि मेरा वाइस इंसान जो है मेरे अंदर का, वो इस चीज को अग्री नहीं कर रहा, क्योंकि अभी अच्छा लगेगा, बाद में मेरे को प्रॉब्लम होगी। इतना वाइस होना। एंड कब आपको फॉर्मूला लगाना है स्मार्ट मैन का, कि नहीं यार कर लेते हैं, पैसा आ जाएगा यहाँ से, या ये हो जाएगा, चल वहां चले जाते हैं। तो आई थिंक ये इस चीज का बैलेंस रखना ही ना आपकी पूरी लाइफ को, एंड देन आपके साथ कौन लोग जुड़ते हैं, आप लाइफ में किसे लाते हो, किसे छोड़ते हो, वो सब चीजों के ना आधे से ज्यादा चीजें आपकी सॉर्ट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक सोल्यूशन है, मेरे को ऐसा लगता है इस चीज ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि वाइस मैन और स्मार्ट मैन आपके अंदर दोनों होने चाहिए। आप सीखो लोगों से वाइस सीखो। हमेशा हर वक्त पैसे की भूख नहीं कि कहीं जाऊं मुझे बस कोई बता दे पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाना वाइस मैन आपको बताएगा पैसा कहाँ लग सकता है। पैसे के बारे में आप कब सोचना छोड़ सकते हो कि इतना पैसा कमा, उसका छोड़ दे, उसके बाद ये पैसा ऐसे काम करेगा, मनी विल वर्क फॉर यू, तो फिर आप आराम से अपनी जिंदगी जियो। वैसे आपका क्या था रिस्क वाली बात? तो I think number one was when I was leaving the Sony job, क्योंकि वो हम ना सर मैं तो बहुत अकेडमिकली बेंट फैमिली से हूँ, तो वो एक जॉब सिक्योरिटी, हर महीने अकाउंट में पैसा नहीं, आना। अकाउंट दैट माई फैमिली इज नेवर आस्क्ड कि क्या पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो कभी नहीं पूछा उन्होंने। बट जॉब है कि नहीं वो बहुत जरूरी है मेरे पापा के लिए कि नौकरी करती है। तो वो एक कॉर्पोरेट, वो भी इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिक कंपनीज इन द वर्ल्ड, वो बहुत बड़ा मोमेंट था व्हेन आई हैड लैंडेड द सोनी जॉब। तो आई थिंक वो छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट था। ब्लूप्रिंट स्टार्ट करना तो बहुत ही बड़ा पॉइंट था। सर हैज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। मैं एक दिन, आपको पता है ये बात, ब्लूप्रिंट शुरू होने से पहले मैं एक दिन स्पेशली आई थी सर के ऑफिस में मिलने की, सर बिकॉज मी एंड बादशाह जस्ट केप्ट डिसाइडिंग कि टीम बनाओ भाई, टीम बनाओ, ब्लूप्रिंट शुरू करना है। और मुझे टीम कैसे बनानी है मुझे ये नहीं पता था। तो मैं सर के पास आई थी कि सर टीम कैसे बनाते, कहाँ मिलते हैं ये लोग जो आपकी टीम बनती कैसे? Where do I find trained people? और सर ने तब बहुत important और बहुत जरूरी बात बोली थी, which I think has become a part of the blueprint DNA now. सर ने बोला था कि trained लोग नहीं मिलेंगे ज्यादा, get passionate people and train them, right? और सर अभी तो हमारी टीम I think 90% is just young kids that we are trying to constantly be on ground with them and teach them and train them, क्योंकि वो वाला होप तो हमने छोड़ ही दिया कि कोई बहुत
शातिर बंदा मिलेगा हमें जो हमारे साथ कंपनी चलाना सिखाएगा, ऐसा तो कम ही मिलते हैं। ज्यादातर लोग ना अपने जैसे लोग ढूंढते हैं, हाँ, बट अपने जैसा हक नहीं देना चाहते उनको। ट्रू। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर कोई आपके जैसा है और हर वो काम कर सकता है जो आप कर सकते हो, तो आपको उसको वैसा हक भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद ही कर लेगा, आपके लिए काम क्यों करेगा। सही बात है। और ज्यादातर लोग 3 तरीके के लोगों के लिए काम करते हैं। एक वो जो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, एक वो जो आपसे ज्यादा जानते, और तीसरे वो जो आपसे ज्यादा अच्छे इंसान है। तो ये 3 लोगों के लिए लोग काम करते हैं। वाओ सर, आई थिंक मैं इस पे और मतलब मैं एक पीओवी और जूम आउट ये देना चाहूंगा कि इट्स गुड, ऐसा होता है, अच्छी बात है। क्योंकि अगर सभी ट्रेंड हो जाएंगे इस दुनिया में तो कोई किसी के लिए काम ही नहीं करेगा। जब सभी समझदार हो जाएंगे तो कौन किसके लिए काम करेगा, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है बैलेंस बनना बहुत, अगेन वो चीजें हैं। और मुझे लगता है कि मैं ऐसे देखता हूँ, अगर इंसान है, उसे जिंदगी में ना 5 साल भी सीखना है कुछ, उसकी तकदीर में है कि उसे 5 साल सीखना भी, वो है नहीं जहाँ वो है और वो कुछ और काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 5 अलग जॉब्स करी, उसके बाद आप इस जगह पे आई। मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 साल आपने वो चीज करी ना, आपने हर जगह वो फुलफिलमेंट करी है उन लोगों के जहाँ लैक हो रहे थे जिंदगी में। एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स। हम जिन पैशनेट बंदों को ढूंढते हैं, उनकी जिंदगी में जो चीज लैक है, बीट सैलरी, बीट दिस एंड दैट, बीट कंफर्टेबल फैमिली जोन, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सो वी आर सर्विंग आवर पर्पस। तो ऐसे आई थिंक जो जितने 5 जॉब जो आपको, जिसने आपको इतना वाइस बनाया, तो वो टाइम होना बहुत जरूरी था। स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो टीचर होने का फायदा क्या है? होना बहुत जरूरी है, तभी आप ब्रिलियंट और अलग अलग किस्म के लोग निकाल सकते हो। हाँ, पर हम मैनेजर्स की लाइफ में तो सर for the longest time, like my parents did not know what I was doing. Even at Sony too. My parents still don't know. समझा ही नहीं सकते। Almost. नहीं, पर I'm sure, like now my parents, उनके लिए बेंचमार्क है किंग का कोई होर्डिंग देखना है। अब कल पापा खुश हो रहे हैं, आस्था का इतना बड़ा शो है बॉम्बे में होली पे, मैं भूल गई थी कि बॉम्बे में या भुवनेश्वर में हूँ, पापा ने मुझे बताया। So he's, for him that is the happiness. Those are benchmarks that we are making this happen. You know. तो वो एक बहुत बड़ी चीज लगती है। हमारा सबका बैकग्राउंड है ये, मतलब लास्ट वीक आई वाज एट माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स प्लेस, रात के 12-12:30 बजे आंटी उठ के आएंगे, उनको पता चल गया भव्या आया है। वो आई और हम उमंग में एक पैप से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे शहनाज गिल का, और साइड में से हम जा रहे होते और वो मिलते हैं भाई और शहनाज गिल, और मैं पीछे खड़ा हूँ। आंटी ने वो मेरे को पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया कि मैं कितनी खुश थी तेरे को देख के वहां पे, और उनके लिए सिर्फ यही है मेरी नॉलेज कि वो वहां पे दिखा है। उनको नहीं पता मैं क्या करता हूँ, कैसे ये काम होता है। उसके बाद उन्होंने बताया तो ही डिड अ इंटरव्यू वेयरिंग, ही वाज वेयरिंग अ येलो शर्ट। वो वर्ड टू वर्ड आंटी ने मेरे को वो लाइन बताई है कि वहां पे इतने मिनट पे जाके तेरा नाम लिया गया। दैट्स माय चाइल्डहुड्स बेस्ट फ्रेंड्स मॉम टॉकिंग अबाउट दिस, हु हैज नथिंग टू डू विद दिस। और वो सेम पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल, सबके उस पे यही डिस्कशन है कि किंग वहां पे था, ये हुआ। माय डैड विल टेल मी कल जूते अच्छे पहने थे किंग ने। मतलब वो टी शर्ट अच्छी थी, मतलब आसपास वेरी जो फर्स्ट सर्कल की जो बात करी ना, दीज आर दैट फर्स्ट सर्कल। हाँ, हम सबके लिए सर, आवर टीम, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है हमारे लिए। इट्स नॉट द मनी, इट्स नॉट कि पीएनएल कितने पे क्लोज हुआ, पर ये वाली चीजें हम ज्यादा डिस्कस करते हैं कंपेयर टू बैलेंस शीट। तो ये सब हमारे लिए यही विन है कि मेरे को सुबह अगर मैं ब्रेकफास्ट पे बैठा हुआ तो मेरे को बताएंगे, फिर पूछेंगे ये कैसे हुआ, तुम्हारा इस वीकेंड शो कहाँ पे, कितने लोग होंगे। तो मेरे को अपने नंबर्स याद करके रखना पड़ता है उनके सामने। अच्छा, शो का प्राइस क्या आज का? तो वो इतना शो का प्राइस है, इतने शो करता होगा, इतना खर्चा होगा, ये खर्चा होता होगा, इतना तो बच जाएगा। नहीं, फिर वो हम सबकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी कुछ सोचते हैं कि काम कर लो वहां पे, ये नया तो ही ट्रू वेल विशर होता है, तो फिर वो वैसे होते हैं कि वहां जेवर एयरपोर्ट के पास ले लो, हाँ ये कर लो, वो कर लो, मैं बात कर रहा। That hit home. तो वो सब उस वे में कैलकुलेशन करते हैं कि तुम सेव जरूर करो, कुछ भी हो जाए। पर आई थिंक अभी राइट नाउ हम तीनों के घर में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया वो अंकल ने कराई हुई है इस साल की। तो इन्वेस्टमेंट लाइफ में कितने जरूरी है, और आप लोग कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो?
सर बहुत ही ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे कोई था नहीं ये गाइड करने के लिए. मैंने भी अभी जस्ट नाउ आई फाउंड पीपल हु हेल्प मी अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, आर्टिस्ट के लिए, हमारे अपने लिए. तो अब कोशिश कर रहे हैं ऑफ पुटिंग द मनी इन द राइट प्लेसेस ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इनकम बनते जाएं हमारे लिए. कुछ सोर्सेज बता सकते हो जो आपको पता है, जो आप करते हो? So for artists or like in person? So I feel artists have, first is their asset, which is their music. And I think even if you work with a label, there is some royalty recoupment program that nowadays every label is offering you. So you're not 100% giving up on your IP. That becomes... There's an upside. There's an upside. They will, when that money is recouped, you will get some stake of it. And which is one source. Second, I feel there should be multiple now because you have the influence. आप उस influence से क्या और create कर सकते हो? क्योंकि एक artist, एक culture, एक personality है. उसके around हम जो भी कर सकते हैं, हम वो करते हैं. Which is why we partnered with Raj Shamani and House of X and we built Blanco. And Blanco बनाने का point ये था कि हम 12 महीने गाना नहीं डाल सकते, हम हर शहर में जाके शो नहीं कर सकते, बट ब्लैंको नाउ सर्विसेज अप्रॉक्सीमेटली 132 कंट्रीज. तो अगर हमें बाहर से भी ऑर्डर आता है तो हम ट्राई करके, टाइम लगता है बट हम शिप कर देते हैं. सो द आइडिया वाज टू बिल्ड सेपरेट एंसिलरी बिजनेसेस. इवन विद ब्लूप्रिंट एज अ कंपनी वी वांट टू इन्वेस्ट इनटू मल्टीपल स्मॉल वेंचर्स बाय आर्टिस्ट और एनी एंसिलरीज लाइक मेकिंग IPs in the space of culture and art. Like he has an idea and I think by next year we'll be able to do that. He wants to also help other artists to build, which is also a business in a sense, but he's also ready to invest into it and making like it will be a music label on the lines of that, but also a lot of development around it for the artist. It won't be on कि 360 मैनेज भी करेंगे हम उन आर्टिस्ट को, वो हमारा कंपल्शन नहीं है, बट द आइडिया इज दैट ही हैज वर्कड विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर आल्सो आर्टिस्ट एंड वो बहुत सही लिखते हैं, बट उनको प्लेटफॉर्म अभी मिलना इतना आसान नहीं है. तो हम एक लाइन ऑफ वर्क बनाना चाहते हैं जहाँ पे द म्यूजिक विच इज क्राफ्टेड बाय हिम एंड विच ही सिलेक्ट्स एंड ही A&Rs, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट वन थिंग अबाउट हिम इज कि अगर ये इस रूम में है तो अभी यहाँ म्यूजिक नहीं बज रहा, बट इसके अलावा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के सिर्फ म्यूजिक होता है और उस म्यूजिक के अराउंड हर तरीके का म्यूजिक होता है. वन थिंग आई ऑल्सो व्हाई आई फील सो कनेक्टेड विद हिम इज दैट एवरी टाइम आई एम विद हिम इन द कार और समथिंग, आई एम एटलीस्ट गेटिंग टू नो वन न्यू सॉन्ग. देन देर आर सम ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन ऑल्सो डू, लाइक रियल एस्टेट की वो अप्रिशिएट होगा ही होगा. तो आपको और सबका एक फैमिली का भी गोल होता है कि एक घर, तो वो एक टिक मार्क भी है और वो सेफ इन्वेस्टमेंट है. इफ यू चूज कि आप वो घर जब तक रहता तब ऐसा फील नहीं होता कि लाइफ में कुछ हुआ है. एग्जैक्टली इट्स मोर देन फाइनेंशियल, आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल, बिकॉज़ बहुत सारे फाइनेंशियल लोग बोलते हैं सर वन ऑफ द बिगेस्ट फोमोस इन द सोसाइटी, और जो कि सही भी है. सही भी है, मतलब छत तो चाहिए ना. क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल गुरुज अभी बोलते हैं कि यार इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट क्योंकि उससे कम पैसे में रेंट में रह सकते हो म्यूचुअल फंड से ज्यादा. बट भारत देश में मतलब मेरे ख्याल से अपना घर वो पहली सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, और जिस दिन जब आप वो साइकोलॉजिकली फ्री होते हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है. राइट. तो एंड प्लस आई ऑल्सो फील कि जो जितने भी ओल्ड स्कूल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी भी सेफ है. जैसे गोल्ड हुआ, सो मेरे को कभी भी लगता है तो मैं अपनी मॉम को बोलता हूँ कि मेरे पास जितने भी एज मिनिमम एज पॉसिबल, चाहे वो 20,000 रुपए ही हो, कि आप ये ले लो, इसका कुछ कर दो. तो वो मॉम्स को ही हैंडल करना आता है, उनको ही पता है कौन से ज्वेलर को जाके एक इयररिंग लेना है या एक रिंग लेनी है, कैसे वे में इन्वेस्ट करना है. बट आई मेक श्योर आई डू दैट. देन देयर आर द न्यू फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच आर योर म्यूचुअल फंड्स, एंड देन आई फील कि इन एनी वेज कि आपको एक RD एक बहुत इजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि आप एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लो और एक गोल बना लो कि आपको 2 लाख का एक पूल बनाना है. वो एक तरीके से वो जो हम बचपन में गुल्लक बनाते थे वही है कि आप हर महीने को पैसा डालते रहोगे, वो RD कंपाउंडिंग से बढ़ता भी रहता है. हाँ, उस पैसे के साथ आप कुछ और कर सकते हो. बी इट इवन एज मिनिमम एज पॉसिबल कि आजकल
काफी लोगों से मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, कि वो एक अच्छा बिजनेस है कि आज के टाइम पे सबको कंटेंट शूट करना है, तो एक स्काई पैनल या एक लाइट या एक कैमरा, एक लेंस, आप अब और जितने वेंडर्स भी हैं, दे आर ऑल्सो वेरी ओपन नाउ कि आप इन्वेस्ट करके उनके पास रख दो, दे विल सर्विस एंड दे विल गिव यू सम रिटर्न्स ऑन इट, बिकॉज वी आर इन दिस इंडस्ट्री, तो हम ये सब जानते हैं। तो वो एक बहुत सोर्स ऑफ वो है कि हमारे ऑफिस में एवरी मंथली वी रेंट आउट समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीज वर्थ ऑफ वीडियो शूटिंग इक्विपमेंट। तो अगर हम वो किसी वे में इन्वेस्ट कर सके और उसको गिव अप कर सके, तो वो भी एक बेटर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सो आई थिंक एनीथिंग व्हिच इज एंसिलरी टू योर बिजनेस व्हिच यू अंडरस्टैंड, वहां पे आप इन्वेस्ट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आई गेस 1 लाख रुपए में आज के टाइम पे अच्छे शहर में आप खाना पीना रहना कर सकते हो। उसके ऊपर जितना सरप्लस है उसको इन्वेस्ट कर दो कि वो बढ़ता ही रहे, कम ना भी हो बट बढ़ता रहे, धीरे धीरे बढ़े, Exactly. कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं लोगों को बता दूं कि ये जो लास्ट 5 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई ना, आप लोग प्लीज इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि हम सारे लोग ना, जो भी आर्टिस्ट आप बनना चाहते हो या मैनेजर बनना चाहते हो या किसी भी तरीके से, आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि म्यूजिक से आप अपना ब्रांड बनाते हो। तो जब म्यूजिक रिलीज होता है तो म्यूजिक पॉपुलर होता है, म्यूजिक जब पॉपुलर होता है तो उसका आर्टिस्ट पॉपुलर होता है, और जब आर्टिस्ट पॉपुलर होता है तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो भावे ने जो बोला उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं खाली बता दूं, जैसे प्रोडक्ट बनाना अपना, जो सबसे कॉमन चीज़ है वो मर्चेंडाइज है, कि कप, टी शर्ट्स, मग, अगर आपकी हार्डकोर फॉलोइंग है तो वो उसको खरीदती है। बट इसके अलावा आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप कर सकते हो। आज के दिन मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर है और बहुत सारे और भी लोग हैं। अगर आपका ब्रांड पॉपुलर है तो वो आपकी पर्सनैलिटी के अराउंड एक बिजनेस डेवलप करते हैं, और उस बिजनेस में आपको स्टेक मिलता है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उस ब्रांड को बिजनेस भी आता है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, लेकिन वो आपके साथ, और ऐसा बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आलिया भट्ट का ब्रांड है, एडम अम्मा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, HRX ब्रांड है ऋतिक रोशन के, बादशाह भाई के ब्रांड है, ऐसे बहुत सारे लोगों के, मतलब आपने भी किया था, करेक्ट? Blanco is one, Blanco is the first brand that we've developed, but So, ये जो अपॉर्चुनिटीज है इसके बारे में आप प्लीज पढ़िएगा और सीखिएगा। ये मैं कुछ बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी सर मैं तो आई कीप टेलिंग किंग, क्योंकि अब इतने सारे ब्रांड एसोसिएशंस हो रहे हैं हमारे बाकी सारे आर्टिस्ट के भी, किंग के भी, कि वो एक मोमेंट के लिए आर्टिस्ट को उस ब्रांड का मैनेजर बन के सोचना पड़ेगा 100%। कि ये मेरा ब्रांड है, मैं इसको हाउ एम आई गोइंग टू पुट दिस फॉरवर्ड टू पीपल हु आर कंज्यूमिंग थ्रू मी। वो ब्रांड, जब आर्टिस्ट एज अ ब्रांड मैनेजर सोचेगा ना, तो उसके अपने ऑर्गेनिक आइडियाज आएंगे कि मैं अगर इसकी एड बनाता तो मैं ऐसी बनाता। तो दिलजीत पाजी की थिंकिंग बिल्कुल ही अलग है वो, और किंग की थिंकिंग बिल्कुल ही अलग है, बादशाह की थिंकिंग बिल्कुल ही अलग है ऑफ हाउ टू प्रेजेंट अ ब्रांड टू देयर ऑडियंसेस। पर वो तीनों लेजिट है और तीनों कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग से बहुत अलग हैं, पर तीनों के अपने अपने तरीके बहुत सही हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि किंग मीम मार्केटिंग की कंपनी चलाता है, क्योंकि किंग एक्सपर्ट है उस चीज में। लाइक देयर इज नो वन एल्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ हु नोज अंडरस्टैंड्स मीम्स लाइक हिम। पर अब वो दिलजीत पाजी खुद इज द मीम हिमसेल्फ, कैरेक्टर हो जाते हैं वो, तो बहुत सही चीज है वो भी। तो वो हर आर्टिस्ट की यूनिक प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, पर वो बहुत जरूरी है कि उस ब्रांड को ओन करे वो आर्टिस्ट। 100%। तो आप अगर मीम के एक्सपर्ट हो तो लोगों को ये बता सकते हो कि मीम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सर कुछ नहीं, आई जस्ट ट्राई टू बी द बिगेस्ट फूल ऑन इंटरनेट व्हेन आई पोस्ट अ मीम, दैट्स इट। तो आप लेवल्स हैं इस बात के। वही बात हो गई ना कि जो आदमी खुद पे नहीं आ सकता वो किसी को हंसा नहीं सकता। हाँ मतलब वही है। एंड सर ऑन द अदर साइड, मतलब ये तो मैं बहुत आउट लाउड बात बोलता हूँ, देयर इज नो मैजिक अबाउट इट। इन आर्टिस्ट क्या मतलब सर, मतलब बैटमैन से इंस्पायर्ड हूँ, राइट? कुछ चीजों में कि ब्रूस वेन एंड बैटमैन दोनों कैसे काम करते हैं हैंड इन हैंड, राइट? तो बेसिकली मुझे जब मैं कुछ बहुत जरूरी चीज कर रहा होता हूँ, या मेरे को जब मेरा ऐसा पीरियड होता है कि अब मैं शांति से बैठना चाहता हूँ या कुछ भी, तो आई पोस्ट रिलेटेबल मीम्स। स्मार्टनेस क्या है इसमें कि बनाया किसी और ने, मैंने सिर्फ एक तस्वीर से, मेरे को सिर्फ इतना मेरे को पता है कि इस तस्वीर में ये कलर पैलेट ये इसके साथ जुड़ रहा है। मैं खुल के बता रहा हूँ ये चीज, अगर आप करो तो अच्छी बात है।
बस वो मीम वहां बैठ रहा है, जैसे दो बंदे बैठे हैं तो एक मीम को उठा लिया दो बंदों का और मुझे दिख गया। तो अब इंटरनेट पे 2-3 चीजें ही बहुत ज्यादा वो होती है, मीम, न्यूडिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं उसमें से मीम बहुत देखता हूँ चीजों को लेकर, खाने पीने की चीजों के अलावा। तो वो अभी मैंने डाल दी और मैंने लोगों को दे दी। मुझे एक पोस्ट करनी है सिर्फ, ठीक है, मुझे 3 दिन सिर्फ शांति में बैठना है, या 3 दिन मुझे अपनी एल्बम बनानी है, 3 दिन मुझे कुछ कोलैब का काम करना है, ब्रांड का काम करना है, या फैमिली का कोई मसला सुलटाना है। मैं वो 3 दिन रोज एक एक ऐसी पोस्ट डालूंगा। लोगों को लगेगा आई एम हैविंग फन, ओह दिस गाय इज सो फनी, दिस एंड दैट, बट मैंने एक वॉल क्रिएट करी जिसके नीचे मैं अपना मेन काम कर लूंगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज सोशल मीडिया पे रखना चाहते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हर एक अचीवमेंट सिखाने, और मैं भी वो बड़ा बोला इंसान था एक टाइम पे कि भाई ये हुआ तो उसकी ये पोस्ट कर दो, ये हुआ तो ये पोस्ट कर दो। टाइम के साथ ये चीजें पता लगती है इंसान को कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। जब आप भरे हो जाते हो ना तो फिर आप चुप बैठना पसंद करते हो कि नहीं तुम सोचो मैं मतलब तुम सोचो मैं लल्लू हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मगर कभी कभार अच्छा लगता है अपने आप को ज्यादा बड़ा बेवकूफ दिखाने में ना, और उसके नीचे कोई अच्छी चीज करने में। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ मेरे लिए ब्रीदिंग पीरियड क्रिएट करता है और मुझे पसंद है। क्योंकि सर देखो, कितनी वाइस बात बोल लो, कितना ही कुछ भी कर लो, टॉप स्टोरी है कि जिसने उखाड़ना है वो उखाड़ेगा, जिसने नहीं उखाड़ना वो नहीं उखाड़ेगा, सिंपल सी है। तो मैं एज एन आर्टिस्ट अगर लोग, और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक कलाकार, एक नेता और एक अदाकार, ये 3 लोग कल्चरल शिफ्टर्स होते हैं। ये कल्चर शिफ्ट करते हैं हर टाइम पे। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन क्या है ये जानना। मैं इधर मीम डालूंगा, मैं इधर आपको शायद सबसे बड़ा कोई मूव करता हुआ दिखूंगा। तो मैं कल्चर शिफ्ट में हाथ दे रहा हूँ और मैं एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये जो भी चीज़ें दिलजीतबाजी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, ये सब एंटरटेनमेंट्स हैं। लोग हमें एंटरटेनमेंट के थ्रू जानते हैं, जिसकी कोर आइडेंटिटी है म्यूजिक। बट उसके अलावा हम जो ये चीज़ें कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कि चल यार जिसे मैं सुनता हूँ वो बकैत है, वो यार ऐसा बंदा भी है, एंड वो सबसे वाइस बात भी बोल सकता है और सबसे फालतू बात भी बोल सकता है। तो आई थिंक वो इट्स अ गुड कैरेक्टर टू हैव, वेरी गुड कैरेक्टर। अब अपना वो बना रहता है। कोई आप लाइट भी हो जाता है। ऑल्सो सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो व्हाइट कॉलर इंसान हर वक्त नहीं रहना चाहता कि मेरे ही गला घुटने लगे मेरी कॉलर से, राइट? क्योंकि कुछ बोल दिया सर, सबसे अच्छी चीज होती है जब आप एक मजाकिया इंसान होते हो ना, आप सीरियस बात बोल जाते हो और सबको लगता है मजाक है। तो सबसे अच्छी बात होती है। और आप जब कोई कड़वी बात बोलते हो तो किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि लोगों को लगता है मजाक है। तो मेरे हिसाब से इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मास्टर ऑफ डिस्गाइज होता है ना, जो वो होता है असली मैजिशियन, वो एक कॉमेडियन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमर कब यूज करना है, कब कौन सी सच बात बोलनी है, कब माहौल ये क्रिएट कर देना है कि आप जो बोलने वाले वो रियल होने वाले, बट लोगों को लगे मजाक है। ऐसे में जो सिर्फ समझ सके ना उस चीज को, वो उस चीज को पकड़ेंगे और अपनी चीज बदलेंगे, वो कल्चर शिफ्ट करेंगे, और बाकी लोग फूल बने रहेंगे कि अरे मजाक कर दिया। एक्चुअली बहुत डीप है। मैं खाली आपके नेता, अदाकार, म्यूजिशियन में कवि को भी ऐड करना चाहता हूँ। हाँ मतलब वही या है ना, बहुत बड़ा पहले तो सिर्फ कवि होते थे जो वही बड़ी बड़ी बातें अपने शब्द में वही बोल जाते थे। तो आपने अपने बारे में मीम्स देखे? अपने बारे में सबसे फनीएस्ट मीम कौन सा? सर सबसे फनीएस्ट मेरे को याद नहीं है वैसे। सबसे मोस्ट पॉपुलर तो वही है, रफ्तार भाई। हाँ, रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी। सर एक बात बताऊं, वो बहुत बहुत अच्छा मैजिक ट्रिक है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, इट्स अ ग्रेट मैजिक ट्रिक। बेसिकली मैं वही बताने जा रहा हूँ कि मैंने क्लियरली बोला कि रफ्तार भाई ने क्या बात बोली, जिसकी वजह से मैं शायद यहाँ बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ गए कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। लोगों ने इस चीज़ के मीम बनाए, ये सारी चीज़ें हुई, और मेरे को मजा आता है वो चीज़ करने के। चलो भाई ठीक है, बट आई कैन इवेल्युएट कितने बेवकूफ़ बैठे हैं और कितने लोग समझदार बैठे हैं, और मैं कहाँ बैठा हूँ उस एक बात से। सो वो एक बहुत अच्छा आई सी इट एज अ मैजिक ट्रिक, जिससे मुझे पता लग जाता है कि मुझे किसके लिए क्या करना है और किसके लिए क्या नहीं करना। मैंने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही है, हर चीज़ सही है, ट्रू स्टोरी। उन्होंने भी एक चीज़ को एग्री करा कि हाँ ये बात सच थी और हमारी बात हुई है, और वो बात सच में बहुत क्या बोला था ये नहीं पता। ये एक और मीम आएगा, बोला ये था, अरे यार यही बात हुई थी कि मतलब हसल के बात की बात है। सो बेसिकली उन्होंने यही बोला था मेरे को कि पैसा कितना जरूरी है जिंदगी के अंदर। उन्होंने ही बोला कि कल को अगर मम्मी की तबीयत खराब हो जाए, आप हॉस्पिटल में जाके ये थोड़ी बोलोगे कि भाई रैप सुन लो मेरा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। वो लोग बोलेंगे भाई बिल आ रहा है, पैसा भरना है, तो पैसा इसलिए जरूरी है। तो अगर कोई तेरे को ये बोले ना एक टाइम पे कि तू पैसा क्यों कमा रहा है, तो बुरा मत मानिए, उस बात का स्किल है, हर किसी को नहीं आती। वही है। अब सर ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, हम 3 बंदे यहाँ बैठे हैं, हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हम वो ये बात क्या है। बट जो इंसान नहीं कमा रहा ना, और जिसके हाथ में फ्री इंटरनेट है, बेटा मेरी कोई हेट नहीं है, बट ये चीज़ है कि उसके पास कुछ मजाकिया लिखने के लिए, और सर बहुत मजा आता है वो देखने के लिए, लोग इतनी क्रिएटिव चीज़ें हैं। और कई बार मैं ये भी देखता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा डार्क बना सकता था अपने बारे में मीम, और ये बहुत हल्का है।
क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा के बकायत इंसान हूँ इन पर्सनल लाइफ. तो आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुल. दैट्स हाउ आई सी इट. नहीं, but I feel the world could do with a little less negativity जो आजकल ऑनलाइन, जैसे अब किंग इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि एक कमेंट का मतलब क्या है. हाँ, पर कोई और इंसान इस चीज पर को मैं बहुत ज्यादा ऐसे भी आर्टिस्ट हैं सर. सृष्टि, शी स्टार्टेड ऑफ एज अ 22-year-old kid when she came out of hustle. और मैंने देखा है कि जो ऑनलाइन हेट आती है उससे कितना ज्यादा असर होता है, Impact पड़ सकता है किसी के दिमाग उसकी आर्टिस्ट्री अफेक्ट होती है. बिकॉज शी इज at a point of time you are making a 22-year-old kid question whether what I'm doing is right or wrong. तो ठीक है, फन है, पर जरूरी नहीं है कि आप आके ऑनलाइन हेट स्प्यू करो. आप उस कमेंट को बिना लिखे भी रह सकते हो. यू स्टिल बी अ स्मार्ट पर्सन. True. तो डोंट फाइंड एवरी एक्सक्यूज टू जस्ट गो ऑनलाइन एंड राइट हेट. इट्स वर्ल्ड डज नॉट नीड हेट. सो दोनों चीजें सही है कि ऑब्वियसली हेट नहीं करना चाहिए, बट अगर हो रहा है तो उसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपना काम करो, अपनी गवर्नेंस की शक्ति बढ़ाओ एंड लाफ ऑन इट रादर देन गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. यस. हाँ, ऑल्सो सर आप लाइफ में जब, जैसे मैं, बहुत सारे हर इंसान के सपने होते हैं. मैं लिटरली मेरे सपनों में मतलब आते थे यार, बादशाह भाई, हनी पाजी, रफ्तार भाई के, मतलब बैक इन 2014 एंड 15 मैं ऐसा फैन रहा हूँ कि यार मेरी उनसे बात हो गई, उन्होंने मेरे का रिप्लाई कर दिया. एंड देन फिर वो चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में सोची कि मैं जेम्स ब्लंट को बचपन से फ़ैन हूँ और XYZ चीज़ें. जब आप लाइफ में कुछ चीज़ें करने लग जाते हो ना, जब ये स्पेशल मोमेंट आप किसी के साथ बिताने लग जाते हो, तो आपको पता लगता है आपकी लाइफ की लग्जरी क्या है. और तब आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि मेरे को बनावटी दुनिया में कितना दिखाना है और कितनी असली चीज़ है. ट्रू. मतलब सर मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि मैं किसी के साथ फोटो डालूँ ना, उससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए ये है कि जब मैं उसकी जगह जाऊँ या वो मेरी जगह जाए, हम वो पहले इंसान हो जो सबसे पहले खड़े हो एक दूसरे के लिए. क्योंकि सर बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझसे भी मिलते हैं, फोटो मिल गई, जबकि इंसान बैठ के वो बिल्ड कर सकता था कि शायद मैं उसके लिए खड़ा हो जाता. तो आई सी पीपल हु आर जस्ट लूजिंग देयर अपॉर्चुनिटी जस्ट टू गेट क्लिक्ड एंड जस्ट टू शो पीपल दैट वी आर लिविंग दिस लाइफ. सो वो एक बड़ी वैसी सी चीज लगती है मेरे को. बहुत लोग मार्केटिंग को ही जिंदगी समझ लेते हैं. हाँ सर, मतलब मार्केटिंग सिर्फ एक पार्ट क्या है. बताऊं मैं आपको. मार्केटिंग सिर्फ एक पार्ट है, मार्केटिंग ही लाइफ नहीं है. एग्जैक्टली माइंडसेट का ही सारा गेम है. मतलब तभी तो जंगल का राजा शेर है, हाथी नहीं है. हाथी ने क्या बिगाड़ा है आपका? हाथी मेरा साथी है भाई. हाथी साइज हाथी में बड़ा जान में साइज में सब कुछ बड़ा है, बस शेर राजा है. लेकिन राजा तो शेर ही है. एक तो राजा. What a सीट गया आपने. trailer. What a trailer. अमेजिंग. अच्छा है ना, कम अनबायस्ड फीडबैक था. And unsaid तरीके से मैंने he has showed that who मैंने he बीवी is. से पूछा, मैं तो उनका पॉडकास्ट देख रहा था उस टाइम, तो मैंने बोला देखा तूने? बोला अभी देखा मैंने भी. सुपर्ब है. सर वही बात है ना कि कई बार आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बस कर Statements ही देते हो और खत्म बात. क्या स्केल है. देखो आपकी स्टोरी के बारे में बहुत सारे आपके फैंस को पता ही है, मेजोरिटी. आप लोग तीनों की एक साथ की स्टोरी के बारे में लोगों को नहीं पता. आप लोग तीनों एक साथ कब मिले थे? मतलब when did you meet? September 20. नहीं, first we met was I met him for the first time in When I was shooting June Picasso. 2021. Damn. Was it love at first sight? First time ever I met him was February 2020. कृष्ण भाई के साथ बॉम्बे अड्डा, बॉम्बे में मेरा शो था. हाँ. Yeah. तो मैं फर्स्ट टाइम इनके एक शो पे गया था. लॉकडाउन से पहले. हाँ. हाँ, सच से मैं निकला था, तब की बात है. बेसिकली एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है अखिलेश, और अखिलेश और मैं 2019 में एक साथ काम करते थे. वो म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर है, और तो मैं म्यूजिक एक लेबल में काम करता था. तो उन्होंने आके मेरे को बोला कि भाई हसल चल रहा है, उसमें एक आर्टिस्ट है, आप उसके गाने सुनो. ठीक है भाई. और अखिलेश इज वन पर्सन इन माय लाइफ कि वो म्यूजिक, वो मेरे को 6 महीने में एक बार ये गाना भेजता है, बट वो गाना मैं सुनता हूँ क्योंकि वो उस पीओवी से सोच के म्यूजिक भेजता है कि ये आपको पसंद आएगा. किसी के रिकमेंडेशन आप मना ही नहीं कर सकते. उन्होंने रेकमेंड किया, तो इन माय लाइफ इट वाज अखिलेश केम अप विद दैट नेम, एंड इट वाज लिटरली, वो फ्रंट में था. इनका नाम और इनका पर्सोना, वो पैसिव नहीं था कि देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट, बट बिकॉज इट वाज कमिंग फ्रॉम अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ फ्रेंड, तो वो सामने था. देन फरवरी में मैं इनके शो पे गया, मैंने शो देखा, फिर उसके बाद कोविड हो गया, तो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई. फिर 2021 जून में ये एक शूट कर रहे थे एक स्टूडियो में, और मैं वहाँ पे चला गया. हैपन टू बी कि इनका उस टाइम पे जो मैनेजर था, ही यूज्ड टू कंसल्ट विद मी कि भाई ये कैसे, बस मेरे को एक स्टूडियो चाहिए, तो मैंने रेकमेंड करा कि आप इस स्टूडियो में शूट कर लो. तो आई न्यू दैट ही वाज शूटिंग दैट डे, तो मैंने कहा चलो
मैं जाता हूँ और मिलता हूँ कि मैं भी बहुत इंट्रिग था क्योंकि इनका तब तक गाना आ चुका था तुम साथ रहे, विच हैड बीन माई अल्टीमेट फेवरेट सॉन्ग कि मैं गाड़ी चलाते हुए घर से निकलता था वो गाना चलाते हुए। तो मेरे लिए आर्टिस्ट का सबसे बड़ा फैन मोमेंट होता है कि वो इंसान कैसा है। मैं आर्टिस्ट से इसलिए नहीं मिलता कि आपका म्यूजिक और ये वो सब, वो तो मैं सुन ही रहा हूँ, वो तो मैं कंज्यूम कर ही रहा हूँ, वो मेरे को पता है, मैं शो आपका अटेंड कर लूंगा। बट मेरे को आर्टिस्ट के साथ वो होता है कि मैं एक बार ही बैठ के इंसान समझ सकूं कि डेप्थ क्या है। तो विच इज व्हाई इफ आई एवर गेट अ चांस टू मीट एन आर्टिस्ट, आई जस्ट मीट कि वो 2 मिनट भी मिलेंगे, मेरे को मेरा परसेप्शन मतलब और रियलिटी कितना क्लोजर है वो, क्योंकि मैं एक परसेप्शन लेके चलता हूँ हर चीज के बारे में। तो दैट्स व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हमने बात करी और वो बहुत आधा 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन थी। हम बैठे हुए थे और भाई शूट कर रहे थे और बस वहीं पे कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। फिर एक दिन हम दोनों बादशाह भाई और हम आस्था के घर पे थे, तो हम नीचे बैठ के दाल चावल खा रहे थे। तो देन भाई had reached out to बादशाह भाई saying कि he wants to understand few things about No, music. before that, Badshah had sent me King का teaser. वो इंटरव्यू वाला ना। तो मैं और बादशाह इज सर वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट इन दिस कंट्री जो ना ऑडियो विजुअली सोचता है शुरू से ही ऑलवेज न्यू कि मैं एक गाना बना रहा हूँ पर इसका एक विजुअल कंपोनेंट होना चाहिए क्योंकि वो एंटायर एक्सपीरियंस ऑडियो विजुअली होगा। तो हमारी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस ऑलवेज यूज्ड टू बी अबाउट वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस। और एक दिन मुझे बादशाह ने किंका का एक टीजर था जो बहुत ही सिंपली शॉट था। That was Gorilla Bounce. Gorilla yeah, Bounce, that was, sorry. yeah, that was Gorilla तो Bounce. वो मुझे बादशाह ने भेजा था और उसने बोला था कि यार इसकी स्टोरी टेलिंग कहाँ से आई है, इससे मिलते हैं श्वेता, वी नीड टू वर्क विद देम। तो तब भेजा था मुझे और फिर आस्था के घर पे हमारी बात हुई फिर आस्था के घर पे हमारी बात हुई कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों मिल लो। तो फिर हम तीनों फर्स्ट टाइम मिले दिल्ली में एक कैफे अंडरडॉग्स एरोसिटी में, हम उसके बाहर बैठ के हम मिले। तो वो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग थी कि उन्होंने इतने साल आर्टिस्ट के साथ काम किया, मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, वो कॉन्वर्सेशन ऐसे बिल्ड होगी कि हम उस कॉन्वर्सेशन से जब एग्जिट लिया, इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग समवन, इट वाज नॉट लाइक कि इस चीज में बहुत सुपरफिशियल है, सरफेस लेवल बात हुई। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ही इतनी डीप हो गई कि ये डिस्कशन ही नहीं हुई कि हम ये करेंगे साथ में या नहीं करेंगे। वो कॉन्वर्सेशन वहां से वहां लीड हो गई कि हम प्लान्स डिस्कस करने लग गए, हम ये डिस्कस करने लग गए कि कैसे चीजें होती हैं। ही हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक फॉर एनी आर्टिस्ट हु इज लिसनिंग टू दिस, इतना इंक्विजिटिव मैंने बहुत कम आर्टिस्ट को देखा है कि आप फर्स्ट मीटिंग में बैठे हो और आपको पता है आप क्या कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। वो आधे आर्टिस्ट से मुझसे भाई हम क्या कर सकते हैं, बट ही केम अप विद सो मच टू जस्ट टॉक कि भाई ये चीज मैंने कर ली है, ये मेरा इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये हो रहा है, अब मेरे को इसको यहाँ पे लेके जाना है, ये हम कैसे कर पाएंगे, या अगर मेरे को ये एक्स प्लेलिस्ट में आना है एंड दिस एंड व्हाइल दिस वाज हैपनिंग, तू आके देख ले स्टार्टेड ब्लोइंग अप। तो एंड फिर उनके बाद हमने सितंबर में इनका एक ऑलरेडी शो किसी ने प्रीवियस मैनेजमेंट ने बुक करा हुआ था, तो वो कहीं से वाया होके मेरे पास कॉल आया कि भाई हमने एक शो बुक किया था एंड हमें एग्जीक्यूट करना है, तो कैन यू हेल्प अस। फिर मैंने बात करी, फिर हमने वो 11 सितंबर 2021 को हमने फर्स्ट शो किया साथ में चंडीगढ़ में। और फिर उसके बाद से फिर हम समझने लग गए कि अच्छा ये करना है। फिर मैंने एक दिन कॉल किया, हम प्लान्स बन रहे थे कि म्यूजिक कैसे रोल आउट करना है, एंड गोरिल्ला बाउंस वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, जिसमें हम एक्टिवली इतने इन्वॉल्व नहीं थे। तो फिर हमने एक दिन कॉल लिया कि मैंने कहा भाई शोज करने, कहते हाँ भाई कर लेते हैं। बिकॉज इनका एक चीज है कि मैं उस हंगर के लिए जीता हूँ कि मैं इनको आज भी फोन करता हूँ, भाई यार ये करते हैं, हाँ कर लेते हैं। मतलब देयर हैज नेवर बीन कि मतलब, और अगर कभी वो सेकंड थॉट आता भी है ना तो पहले यही बोलेंगे हाँ कर लेते हैं, फिर कहेंगे मैं ना सोच रहा था बट वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज लेट्स डू दिस। सो वी डिड दैट, वी स्टार्टेड डूइंग दोस टूर्स टुगेदर एंड इट वाज जस्ट मी, हिम and Section 8 who's his DJ producer, and he's still with us, and he now
does hype on the show and also is a sampler on the show. And then एक हमारा फोटोग्राफर है कार्तिक खेर, तो हम चारों बस शो करने चले जाते थे, हमें कुछ नहीं पता होता था चार मुस्टंडे, हाँ, कि क्या होगा उस दिन शो पे. बट मेरा पॉइंट ये था कि मैंने कहा कि आई नीड टू डुअल शोज बिकॉज दैट वाज द रेवेन्यू क्लियर टू मी कि ये आ सकता है, और बहुत कम पैसों में भी शो हो रहे थे उस टाइम पे. मेरे को अभी हिट हुई जब भाई ने बोला था कि बहुत कम पैसों पे शो हो रहे थे, मेरे को एकदम से हिट हुआ. मतलब अमाउंट याद आ गया आज और तब, मतलब वाओ वी मेड इट. मुझे आपको पता है आपने गुवाहाटी में शो किया था. हाँ. तो मेरे को किसी ने बताया कि सोल्ड आउट है. तो मैंने सोचा कितने रुपए का टिकट बिकी होगी यार. तो उन्होंने बोला को 70-80 लाख रुपए का टिकट बिकी. मैं इतना खुश हुआ. आई रिमेम्बर आई कॉल्ड यू. यस यू हैड कॉल्ड आई सेड इट्स अमेजिंग यार, मतलब क्या बात है. बिकॉज हर एक म्यूजिशियन की, सॉरी मुझे भी गूज़बम्स हो रहे हैं, हर एक म्यूजिशियन की, हर एक मैनेजर की ड्रीम यही है कि टिकट बिके. जिस दिन आपके कॉन्सर्ट की टिकट बिक रही है, दैट इज द डे यू आर अराइव्ड. सोल्ड आउट का तो सपना होता है सर, वो सोल्ड आउट लिखा देखना ना ऐसे. हमारे टूर में पार्टनर्स है. तभी क्या है कि कभी कभी आदमी ना थोड़ा सा इन्फ्लेट करता है नंबर्स को, कि 2000 लोग आए, 5000 इसको क्या पता चलता है. नेवर डिड सर. आप फोटो वैसे खींचते हो कि सोशल मीडिया पे देखे कि सोल्ड आउट है, बट जब सच में वो नंबर्स आप अचीव करते हो, देन दैट मीन्स योर इट्स पेड ऑफ. सर हम एज अ हैबिट सोल्ड आउट डालते नहीं है, क्योंकि जैसे आप सोल्ड आउट अनाउंस कर दो, उसके बाद जो गेस्ट लिस्ट के लिए फोन बचते हैं, हमारा तो हम उस पर्पस के लिए सीन अलग हो गया थोड़ा सा. मतलब हम डालते ही नहीं है कि नहीं डालना. मेरे पास का सोल्यूशन है. आप ना गेस्ट लिस्ट का रेट, जो भी आपकी सबसे प्रीमियम टिकट है, उसका 3 गुना रख लो, और बोलो कि सोल्ड आउट के बाद आप गेस्ट लिस्ट में फ्री में एंट्री मत कराओ ना. आप बोलो गेस्ट लिस्ट सबसे स्पेशल है. इन मोस्ट केसेस जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, बहुत वो पैसे देते हैं लिटरली बेचारे. अपनी सारी सेविंग लगा रहे हो शो को खड़ा करने में. मतलब तो उस बहुत जरूरी है कि पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करे कि वो पैसा वापस कमाए. लाइक वी एज अ कंपनी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. इवन जब हमें पता था कि इनका शो बड़ा करना है प्रोडक्शन में, हम ओवरबोर्ड नहीं गए. वी न्यू वेयर टू स्टॉप. एक फीजिबल अमाउंट क्या है आप एक शो प्रोडक्शन पे डाल सकते हो जो रिकवर हो जाए आपके पार्टनर्स के लिए. वी स्टॉप देयर. आप क्योंकि प्रोडक्शन तो सर एंडलेस है. आप कोई भी सपना देख के कुछ भी करने के, एक एरोप्लेन ले आऊंगा आप सोच सकते हो, बट वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द फाइनेंशियल फीजिबिलिटी ऑफ अ शो. कि अगर एक टूर अनाउंस हो रहा है, हम उस फीजिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, क्या हम वो पूरे 10 शो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्या वो पैसा, इतना पैसा रेज कर पाएंगे कि वो पूरा प्रोडक्शन डिजाइन एग्जीक्यूट हो जाए 10 शोज के अक्रॉस. क्योंकि बहुत सारे टूर्स, बहुत सारे शोज हाफवे इसलिए फॉल आउट हो जाते हैं क्योंकि फीजिबिलिटी नहीं कैलकुलेट. एग्जैक्टली. पर हाँ, में नहीं रहना चाहिए कुल मिला के. ये बात है ना आर्टिस्ट को ना मैनेजमेंट को, ये यसमैनशिप बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है. इस मामले में आपको भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपके इतने व्यू आ रहे हैं. सर कई बार ना आपके व्यूज और ग्राउंड रियलिटी वो कन्वर्ट नहीं होता, बहुत अलग है. और सर एक चीज और बहुत बड़ा फ्लॉ है जो इस टाइम में देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट द इंटरनेट इनटू द रियल वर्ल्ड, हाउ टू ब्रिंग दोज पीपल. मैं सर बहुत लोगों से लेट आया और बहुत सारे लोग सीनियर है मुझसे, एंड आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देयर लेगेसी एंड एवरीथिंग, बट अगेन फिर मैं उन पे कैप नहीं लगा रहा कि वो कर सकते थे, बट दे हैव शोड दैट दे विश के वो ऐसी चीज कर सकें. तो जब मुझे ये चीज पता लगता है ना दैट दे विश, तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार कितनी चीजें अब तक कर चुके होते आप लोग, अगर आपने अपना टाइम इंटरनेट पे वेस्ट ना करा होता तो. हाँ मतलब दैट्स हाउ आई सी इट. और मेरे लिए लाइव वाला सेक्टर इज समथिंग, मैं आजकल यही बात बोल रहा हूँ कि मेरा आजकल ये कोड बना हुआ है, व्हेन पीपल आर गोइंग टेस्ला आई एम गोना गो टू रोल्स रॉयस, हैंडमेड रियल. आप जब शो पे आओ तो आप एक इंसान को सिर्फ आप, सर दिलजीत बाजी हैं ठीक है, लोगों ने इंटरनेट पे देखते हैं ऐसी पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें. वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जिनको ना हर जनरेशन, हर एज का बंदा देखने जाता है जब उनका शो होता है. करेक्ट. एंड दैट्स व्हाई मैं उनको बोलता हूँ कि वो रॉक स्टार है. रॉक स्टार इसलिए नहीं कि आपने कितना अच्छा बार मार दिया, रॉक स्टार नहीं कि आपके कितने नंबर आ गए किसमें. ये सर चार्ट वार्ट मैं मानता हूँ सब चीजें होती हैं, बट सर असली म्यूजिशियन का वही है कि जहां वो खड़ा हो वहां लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और इसीलिए सदियों से एवेल्युएट होता है. इसलिए माइकल जैक्सन वाज द बिगेस्ट, राइट. तो अब लड़ाई आर्टिस्ट की दूसरी है. अब एक्सपोजर इतना है तो आर्टिस्ट को कितने, सर मैं आपको क्या बताऊं कि हम कितनी मेहनत करते हैं ये चीज बनाने में, कि कोई इंसान हमारे शो पे अगर आए ना, और वो चाहे एक गाने से आया या किसी के साथ बहकावे में आ गया है, उसको हर वो सेकंड ना वहां का वर्थ इट लगना चाहिए. उसको स्टेज पे वो बंदा खड़ा होकर दिखना चाहिए कि यार मैं अनएक्सपेक्टेडली आया था और मुझे एक ऐसी लेवल की चीज मिल गई, एंड वी टेक केयर ऑफ दैट कि वी बिल्ड दैट लेवल के इंसान आए और दोबारा फैन होके निकले वहां से.
कि मैं अगली बार होगा तो अपनी फैमिली को भी लेके आऊंगा. एंड आई थिंक वो एक आर्टिस्ट एक मैसेंजर की तरह होता है सर. बहुत जरूरी है कि लोग आपको सुनने पहुंचे. हर आर्टिस्ट को वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने. Are you being responsible towards people who are spending their monthly income on buying a Exactly. ticket? I have seen artists like fighting their management के भाई लोग क्यों नहीं आ रहे, मेरे गाने यहाँ हुए हैं, मेरे गाने लोग क्यों नहीं लेकर आ पा रहे. अरे ये क्या बात है. आपको अपनी ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए यार कि मैं अगर यहाँ जाऊंगा तो मैं 5,000 की हवा ना बनाऊं, 2,000 लोग आएंगे वहां पर. लेट्स स्टिक टू दैट. और इस 2,000 की चीज को कितने अच्छे से हम पैकेज कर सकें जो 2,000 लोग आए ना उनको एक्सक्लूसिव फील आए. मतलब सर वो ये मेरे हिसाब से तो आर्ट वो नहीं है कि तुम कितनी चीज को कितने क्लीन और कितने बढ़िया तरीके से कर सकते हो. आर्ट वो है कि आप कितनी खराब चीज को कितने अच्छे से दिखा सकते हो. असली आर्ट ही हुई है सर. But sir, That's there why- are also, so like just as our case study, I would say कि there are very few artists who are ready to bear that expense to do a good show. I agree. Yeah. मतलब सबको सब मतलब I don't know about a lot of artists, but I've heard that कि वो पूछते हैं कि मेरा P&L पे मेरा प्रॉफिट कितना था एक शो. But I think the bigger portion is that कि हमने impact कितना बड़ा किया. And like his last India tour, which was 2023, हमने 10 शो के ऊपर somewhere around close to over ₹1 crore was my expense to do the show, which has gone from his pocket and no one else. Incredible, huh? From बड़ी बात dancers, from dancers to their fees to their styling, which was 3 changes every show, and there were about 5 looks in total between 10 shows. Then the cost of the rider, wherein the team, the staff, and over and above his own styling. Every show there was, because if someone's paying you a ticket, it's important for you to look and present yourself in a certain way. So from his hair, makeup on every show, which was either, and then there was an extra luggage that आपको तो पता ही है सर, but a lot of people might not know कि equipments इतने सारे होते हैं जो travel करना पड़ता है, but हर organizer मेरे को उस चीज का पैसा नहीं देगा. So that has gone from his pocket, from dance rehearsals, studio rentals, to the food that anyone in the staff had to eat at any time, and over and above कहीं पे भी किसी की फ्लाइट मिस हो गई, क्योंकि वो इनह्यूमन नेचर हमारा नहीं है कि यार आपकी फ्लाइट मिस हुई तो आप भर लेना, अनलेस एंड अनटिल आपने जानबूझ के छोड़ी है. बट ठीक है, कितनी बारी चीजें हुई कि टू एंड फ्रो समवन हैज टू ट्रैवल राइट नाउ टू डू दिस. इफ माय इंजीनियर नीड्स टू कम टू दिल्ली टू सॉर्ट द फाइल फॉर द FOH बोर्ड, देन हमें वो करना पड़ा सर. उसमें स्टे हुआ, कितनी चीजें. अब सबको सिर्फ ये दिखता है कि इतने की टिकट बिकी, उस पे जितने का खर्चा हुआ वो किसी को नहीं पता. एंड वो there are very few artists who are ready to bear that loss. वरना सब मेरे लिए बहुत इजी है और हमारे लिए इजी है कि हम एक राइडर पे डाल दें, जी ये तो हमारा राइडर है. सूखा पैसा कमाना तो बहुत आसान वो है. लंबा चलेगा नहीं ना. आदमी एक बार लॉस करेगा, 2 बार लॉस करेगा, इवेंचुअली तो it has to make sense for everybody. So we said no to a lot of bookings only because we know that if you do this show you will make a loss. आप tier 3 के अंदर you want his show experience. मेरे को पता है कि अगर मैं एक मान लो उदयपुर में शो करूंगा तो मेरा टेक या तो दिल्ली से जाएगा या जयपुर से जाएगा. जयपुर में भी जो टेक मेरे को चाहिए वो नहीं मिलेगा तो दिल्ली से ही जाएगा. अब दिल्ली से उदयपुर जाने का जो ट्रैवल कॉस्ट है ऑफ माय इक्विपमेंट और टेक्निकल्स, पूरा स्पीकर, एलईडी, वो कॉस्ट अगर आप मेरे शो पे ऐड कर दोगे तो बहुत डिफिकल्ट है उदयपुर जैसे शहर में कॉस्ट को ब्रेक इवन करना. अगर मैं और वी हैव अ डायनामिक प्राइसिंग फॉर हिज शोज, इज नॉट अ फिक्स्ड प्राइस शो. अब मुझे पता है कि मेरे को चेन्नई के अंदर शो करना इंपॉर्टेंट है, बट आई ऑल्सो नो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस कम है तो इट विल बी अ लेसर प्राइस. दिल्ली, बॉम्बे, विच आर आवर प्राइम सिटीज, पुणे, बैंगलोर, वी विल चार्ज अ सर्टेन अमाउंट. And then for international shows, there is a variable pricing. College shows, there is a variable pricing. And also, let's say if there is literally किसी का intent है सर, तो उस इंटेंट के लिए कोई करना चाहता है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं घाटे में भी जाऊंगा, मैं क्लियर बोल देता हूँ कि भाई आप घाटे में जाओगे. बट समवन there's this promoter from Chandigarh, he followed me for 2.5 years to do his show. Eventually I told her, I was like, okay, so if you're ready to take that loss, you do that show. He eventually made a festival out of it. The festival started as just his passion to book him in Chandigarh. Then he was like, अब मैंने ये तो कर लिया है, अब मैं एक काम करता हूँ, 4 और बड़े आर्टिस्ट डालता हूँ, मैं पूरा फेस्टिवल 2 दिन का करता हूँ कि सामान तो सर लग ही रहा है तो 2 दिन का फेस्टिवल कर लेता हूँ. He did that.
What is the They name of did the a festival? great job. Banger. Banger. Anup Banger. was on day one. Anup was there, Talvinder was there, Mitraz was there, Trick Singh was there, सब book कर Khyber was there. He was like, I'm going all in. बहुत बढ़िया। और वो level of commitment Yeah, it's a beauty to मैं see. मना ही नहीं कर पाया। Yeah. मतलब एंड मैंने उसको एक चीज का कमिटमेंट, मैंने कहा उसका नाम है श्रेय, तो मैंने कहा श्रेय मैं जिस भी दिन चंडीगढ़ में शो करने का सोचूंगा मैं तेरे को कॉल करूंगा। एंड दिस वाज जून 2023 when I called him Monday. I was like, Shrey, let's do it. और मेरा सिर्फ इतना कॉल था। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी, भाई डेट तो बता दो। मैंने कहा तू मेरे को डेट पता कि तेरे को किस दिन करना है, मैं वो डेट तेरे लिए ब्लॉक करके रखूंगा। Then he started from November, then he eventually did it in Jan 2024. And he went all in. उसने किसी चीज के बारे में कॉर्नर्स नहीं कट करे, जो हमने मांगा वो वैसे मिला। वो पैशन, अगर एक ऑर्गेनाइजर इतना पैशनेटली कुछ करना चाहता है तो वो शो में फ्लॉ होगा ही। सर वो ऑन ग्राउंड ना उस फेस्टिवल पे खड़ी होके खुशी हो रही थी मुझे। हम डे 1 पे गए थे क्योंकि अनूप को भी देखना था और टेक चेक भी था। व्हेन अनूप वाज परफॉर्मिंग आई क्राइड बिकॉज इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और श्रेय की जर्नी पता थी कि वो कितने टाइम से करना चाहता है, शायद रिसोर्सेज नहीं है। To see that festival, it was at par with some of the biggest food festivals, which also host artists now, जो होते हैं छोटे शहरों में। It was at par over there. तो मतलब वो तो commendable था। तो ऐसे भी organizers निकल के आते हैं जो I know the next edition will be bigger. वो सीखेगा। Congratulations श्रेय। और कई सारे सर ऑर्गेनाइजर वैसे भी है कि शो बुक कर लिया, उसके बाद वो फिर मेरे पे एहसान कर रहे हैं शो बुक करके कि भाई यार एक काम करो इनोवा में ही आ जाओ। I'm like, भाई ठीक है, एक आर्टिस्ट 6 घंटे कहीं से आ रहा है, फ्लाइट ली है, अब आपका जो शो का लोकेशन और एयरपोर्ट 1 घंटे की दूरी पे, एक बेसिक कंफर्ट है कि आप वो प्रोवाइड कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो सेलेरियो में भी बैठ के शो करने गए। ओके, हमने तो टैक्सी में बैठ के भी करा है। तो जो गाड़ी मिलेगी पहुंचा दो वेन्यू, हम शो कराएंगे। तो बट वो है कि एक सर्टेन यू हैव टू अगेन प्रेजेंटेशन एंड द वे यू क्रिएट दैट परसेप्शन होल्ड्स दैट वैल्यू। बट वो वहां पे होता है कि ये टेक नहीं मिलेगा, ये ऐसे नहीं होगा, SFX क्यों चाहिए, जी फ्लेम्स 4 ही मिलेंगे। आप 70 फीट का स्टेज लगा रहे हो, 2 जी फ्लेम एक साइड पे लगा के आपको क्या दिखाओगे, क्या मजा करना है। तो मतलब देयर आर बोथ काइंड्स ऑफ पीपल एंड बट देयर आर वेरी फ्यू आर्टिस्ट। मतलब वही है ना, दिवाली बम उड़ाने तो उड़ाओ ढंग से इन उड़ाओ। सारी बातों से ये समझ में आता है कि आप लोग कितने इन्वॉल्व हो और आप लोग तीनों की ट्यूनिंग बहुत सॉलिड है। थैंक यू, और जो कि बहुत कम होता है। थैंक यू। और जिन भी आर्टिस्ट और मैनेजर की ट्यूनिंग सॉलिड होती है ना, काम चले नहीं चले वो तो सेकेंडरी है, खुश रहते हैं वो लोग। हाँ, बहुत जरूरी है। तो आप लोगों की जर्नी में 2.5 साल की जर्नी है ना, ऑलमोस्ट थर्ड ईयर रनिंग। थर्ड ईयर। और 2.5 साल में मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया। तो आप लोगों ने कोई ऐसी कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी की थी कि यार ये स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली कुछ सीक्रेट भी हो सकता है, बट अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको लगता है विच वर्कड फॉर यू इन द बेस्ट। So there were multiple times that हमने ना वो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज होते रहते। देयर इज नो कि वो वन पाथ हमने उठा लिया और हम वो ही करते गए। सो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड दिस इज आल्सो कि ये मैनेजमेंट एंड आर्टिस्ट आर अ मैरिज, राइट? इट कांट बी कि मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, बट इट हैज टू गो इन लाइन विद द आर्टिस्ट विजन। ट्रू। So the first project we started doing together purely in terms of music was Khwabida, and Khwabida was his idea wherein ये एक ऐसा musical series बनाना चाहते थे। हमने 7 pieces of video निकाली जिसमें से 3 गाने थे और 4 chapters थे, और वो कहानी साथ में बैठ के इन्होंने राइटर्स ढूंढे, इनका एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, वो पूरा कंसेप्चुलाइजेशन में साथ में बैठे। ये 21 या 22 दिन इनके घर पे रोज रात को राइटिंग सेशन होता था ख्वाबिदा के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि ये हमने जाके, प्लस वहां पे एक फर्क क्या आता है कि आई एम मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन विद अ बिजनेस नैक ऑफ कि मेरे को परसेप्शन और ये सब समझ में आता है। उनके एक्सपीरियंस से ये फायदा होता है कि जो नहीं करना होता वो डायरेक्टली हमें आके बोलते हैं कि यार ये मत करो, दिस विल। तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस का एक स्कोप है कि वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि ये मत करो, और हम दोनों ऐसे पागल थे कि हमें सब करना है कि हमने बोला कि वही जब ख्वाबिदा की स्ट्रैटेजी बनी उसके बाद हमने ये चीज सोची कि जैसे वी नीड टू बी सीजनल, तो उसमें गाना था एक तरफा
एक तरफा हमने कश्मीर जाके शूट करा, और हम दोनों का पॉइंट ये था उस टाइम पे कि हमारे को वो मौसम वैसा, अप्रैल 2022 में वो निकली थी, हर कोई कश्मीर जाएगा, बट हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्विट्जरलैंड जाके शूट कर सकते हैं, तो हमारे पास वही लिमिटेड पैसा था। और फिर हमने ये रियलाइज किया कि हमने जब मल्टीपल मूड्स दिए लोगों को, वो वेराइटी वाज द मेन स्ट्रेटजी, एंड इट हैज बीन फॉर लास्ट 2 years that his any second song doesn't sound like the previous one. And then it was like the marketing needs to be clever, कि जब एक तरफा था, वो कश्मीर में शूट हुआ, सब लोग समर वेकेशन पे जाने वाले थे, तो चाहे उस गाने का मतलब कोई और था, बट हमने विजुअली उसको ऐसे ट्रीट किया था कि आप जब अपने हॉलीडे पे जाओगे, वो गाना एज इन पार्ट ऑफ योर कंटेंट डालोगे। देन when his album was dropping, we wanted to announce the tour with it. 2022, his India tour, we announced only with 23 cities. With this thought process, thinking कि हमारे को हर कोने में जाके शो करना है, और हमारे को हर मार्केट कैप्चर करनी थी। हमने आगरा भी शो किया था उस टाइम पे, पहला शो आगरा ही था मेरे ख्याल से। फर्स्ट शो 3rd September 2022 was the Agra show. We did Dehradun on 8th of October. तो हमारी स्ट्रैटेजी मेजर ये थी सर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हम कैसे रह सकते हैं। और हमने फिर जून 2022 में, बिफोर दिस टूर, वी मेड अ बैंड, बिकॉज हम उससे पहले सिर्फ हम 4 लोग, जो मैंने बताया था, हम 4 लोग जाते थे शो पे। फिर हमें लगा कि बिकॉज अब लंबा शो होगा, 1 घंटा 20 मिनट का शो हो जाएगा, तो इनकी एनर्जी अप करने के लिए हमें और लोग ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज ही फ्रॉम हिज day 1 ही इज बीन हाई ऑन एनर्जी, कि आएंगे कूदेंगे। इनके गानों में लाइन है कि मैं शो पे मारूं छलांग, हमें 4 फुट की। तो वो वैसी बातें हो चुकी थी, तो ही ऑल्सो लिव्स अप टू हिज एक्सपेक्टेशन। सो फिर हमने ऑफलाइन पूरा बैंड सेटअप करा कि हम अगर अब शो पे जाएंगे तो इट हैज टू लुक अ सर्टेन वे। चाहे हमारे पास उस टाइम पे शो कॉस्ट, आई थिंक इंडिया में किसी आर्टिस्ट ने नहीं करा होगा। हमारा 2022 का इंडिया टूर पे अगर 70% वाज द शो कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो 70% खर्च हो रहा था हर शो के ऊपर। बट वी वर एट इट, वी वर लाइक कि ठीक है, कोई नहीं, ये अभी महंगा पड़ रहा है, करते जाते अगले साल इसका डबल ट्रिपल कर देंगे। और वो हुआ। हम चलते भी शायद इसी क्योंकि माइंडसेट से ही हैं। हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमारे को अपने फैंस को, ऑडियंस को मैक्सिमम देना है, और उसमें क्या क्रिएटिव चीजें करनी है। फिर हम, चाहे वो हमारा कंटेंट टीम हो, कार्तिक हु इज पार्ट ऑफ आवर टीम, तथागत हु इज पार्ट ऑफ आवर टीम, दे आर वेरी क्रिएटिव किड्स इन जनरल, और वो हमारा हर शो का कैसा कंटेंट निकलेगा, व्हाट विल हैपन, and then it was very important to be like his personality is very humble driven. He's someone who evokes humility, and which was the also intent कि जब मान मेरी जान आया तो फिर दिवाली आ गई, और फिर हमारे को समझ में नहीं आया कि अब दिवाली के टाइम पे तो कोई गाना नहीं चलता। फिर उसके बाद हमने वेट करा कि ओके देयर, बिकॉज वी न्यू दैट। और जब हम मान मेरी जान 2017 में बना था, फिर उसके बाद सौरभ लोखंडे ने 7 वर्जन बनाए थे मान मेरी जान के, और हम टू एंड फ्रो करते रहते थे बैठ के उसके एक चीज 7 वर्जन। हाँ, मतलब जो सो बेसिकली मेरे को कच्चा पक्का प्रोडक्शन आता था। मतलब वही के खुद स्किल सीख लो आप थोड़ी, कुछ करने से पहले आगे काम आएगी। तो मैंने उसकी नींव बड़ी कच्चे पक्के तरीके से खुद ही प्रोड्यूस करके रख दी थी। और तब वो लैपटॉप था मेरे पास, एक अभी भी रखा हुआ है, वो मर गया था, वो समहाउ उसमें से वो निकल गया सारा सामान जो था। इनफैक्ट अभी तुम साथ रहने का भी निकल गया था। तो वो मैं गया उसके पास और मैंने कहा देख, मैंने कुछ जज मत करियो, मैंने कच्चा पक्का प्रोड्यूस कर रखा है, मगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ तू ले और उनको रखे, एंड देन फिर उसके बाद क्रिएट करें। एंड वो इंसान, शाउट आउट टू सौरभ लोखंडे, बहुत बहुत प्रो है। इंडियन साउंड्स और वेस्टर्न के बीच की जो तालमेल है उसको अच्छे से पता है। हम बैठे और हम कुक करने लगे चीज़ों को, एक एक साउंड, एक एक चीज़ें, एक एक वो दिनों स्टार्टिंग में वो एक आइडिया, वो मुझे पता है कि कौन सा प्लगइन खोला था और कैसे बनाया, वो साउंड था ही नहीं, ये सारी चीज़ें। और फिर मेरा इस पे POV के जब भी ऐसे बहुत आइकॉनिक गाने रहे, कुछ के तो मैं नाम भी नहीं लूंगा, कि जिनकी पहली धुन बजती है और आपको पता है क्या है, समझ रहे हो। तो मैं उस चीज़ पे भी चलता हूँ कि सर क्राफ्ट ना बना, एक गाने को बनाने की बहुत तरीके की बॉडीज होती हैं, बहुत तरीके की चीजें रहती हैं उसको बनाने की। तो आपको प्रोड्यूसर के साथ बैठ के ना बिल्कुल हैंड इन हैंड चलना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए और क्या नहीं, और आपको उसका भी इनपुट रखना पड़ता है। तो मेरी वो जो स्टेम्स थी थोड़ी सी उसके काम आ गई, हम बैठ गए और हमने उस चीज़ को बनाया। तो देन ये मजा नहीं आ रहा, ये सही नहीं लग रहा, वो सही नहीं लग रहा। पॉइंट ये था सर कि इसको सबसे बड़ा गाना बनाना है और इसको सबसे ज्यादा पुश करना है। पॉइंट ये था कि हमें सबसे अच्छा गाना बनाना है, सबसे प्यारा गाना बनाना है। जब बात दिल की तो अच्छा लगे, ऐसा लगे कि किसी को फुलफिलमेंट हो गई कि हाँ यार हमने
हो गया, मतलब प्यार के बारे में सुनना तो एक चीज ने 100% इमोशन फील करा दिए, तो वो वाली एक चीज थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो पर्पस सर्व करने का हमारा गोल था, एंड इट टर्न आउट टू बी। हाँ, तो उसके वो वर्जन्स बनाने के बाद जब वो फाइनल वर्जन आउट हुआ तो हमारे को फिर दिवाली आई तो कुछ हुआ नहीं वर्क। फिर उसके बाद हमने कहा अब क्या कर सकते हैं। देन वी स्टार्टेड फीलिंग कि अब थोड़ा मूवमेंट आया है गाने के अंदर, और हमारा टूर स्टार्ट हो चुका था। दिस इज अक्टूबर 2022। हम 26 अक्टूबर 2022 को हम नागपुर में परफॉर्म कर रहे थे, और वो 4000 लोगों का वेन्यू था। और बट वन थिंग विद इंडिया टियर 2 सिटीज कि वो बहुत लाउड होते हैं, कि वहां पे जो क्राउड रिस्पॉन्स होता है। बूम क्लिप्स नागपुर वाली से हुई थी, बट परफॉर्म हमने सबसे पहले हैदराबाद में करा था। वो सबसे पहले हैदराबाद प्रिज्म में। तो हमने नागपुर में एक रील बनाई जहाँ पे मान मेरी जान का ऑडियंस रिएक्शन बना, तो वो थोड़ा लोग उस पे एंगेज करने लगे। फिर हमने दिल्ली में हमने एक ब्रांडेड शो किया था 18 नवंबर को। तो हमने जब वो शो किया तो तब हमें लगा कि अरे लोगों को तो आता है गाना, और दिल्ली होम ग्राउंड है। तो वहां पे जब रिएक्शन आवाज आई कान में, तो हमने कहा ये अब इसके बाद कुछ करना चाहिए। तो हमने अहमदाबाद वाले शो पे, विच वाज अगेन 27 और 26 ऑफ नवंबर, हमने एक रील बनाई थी जिसके अंदर ये इनको हमने साउंड चेक पे बोला कि आप खड़े हो जाओ, आपके बैक से कैमरा आएगा। और हिमांशु था हमारी टीम में जो उसने शूट करी थी वो रील, कि वो होता है ना साउंड चेक टू मेन ऑडियंस के टाइम पे वो ट्रांजिशन वाली रील बनाई। एंड नेक्स्ट डे वी नो दैट रील स्टार्टेड ब्लोइंग अप। आज भी कुछ उस पे 50 मिलियन हो गए होंगे आई गेस अब। दैट रील स्टार्टेड गोइंग एवरीवेयर। फिर उसके बाद जब हमने 21 ऑफ दिसंबर को दिल्ली में शो किया था अपना, जहाँ पे हमने उस स्टोर का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिकट्स सेल करी थी, समवेयर अराउंड 8,500 इन 2022। तो वो उस दिन मेरी सर से बात हुई थी, जिस दिन हम दिल्ली का प्रेप कर रहे थे। But I think in terms of unplanned strategy, one thing that really worked on the Champagne Talk tour, और that's always worked with King, क्योंकि आपने भी conversation उसी से शुरू किया कि मैंने आपके इंटरव्यूज देखे और आपकी कुछ लाइंस हैं जो मुझे याद रहेगी। तो उस वाले टूर पे ना गानों के बीच में ये बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस करते थे अपने ऑडियंस के साथ, अपने फैंस के साथ। तो एक साइड पे ये मान मेरी जान वाली रील्स प्रोपेगेट हो रही थी जिसकी वजह से टूर की हाइप बन रही थी, और दूसरी साइड पे इनकी जो कॉन्वर्सेशनल पीसेस थी ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग मार्केटिंग टूल फॉर द टूर, क्योंकि वो हर शो पे वो the number of conversation pieces that were coming out, so that was happening. Then in that same time Raj Shamani wala podcast was also blowing up. So I would say that 2022, while that internet was doing its work, we were offline doing what was supposed to happen. Yes. So that was our strategy कि हमें online अभी ये traction मिल रहा है, इस online को offline हम कैसे expand कर सकते हैं। हमने फिर festivals करे, हमने college shows करे, और क्योंकि वही एक मीडियम था टू मेक हिम रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फैंस एट वॉट एवर कॉस्ट। मतलब हमने पैसे के उस बारे में सोचा ही नहीं, हमें जितने का शो मिला हमने कहा अब भी ये करना जरूरी है क्योंकि हमारे को फैंस को जाके मिलना है, वो गाने सुनाने हैं। एंड आई थिंक जब आप ऑफलाइन अपने गाने सैंपल करते हो उससे बेटर कोई उससे मस्त चीज कोई है नहीं। तो हमने वो स्ट्रैटेजी हमारी बहुत मेजर थी, और हमने इस साल भी ये करा कि वी ड्रॉप अ एल्बम देन वी गो ऑन अ टूर, and the idea is to only sample to as many people as possible for the live, yes, and to do shows in a very different way. And also music is his skill set and he aces at it. हमारा उसमें support ये रहता है from, so उसमें कैसे हम producers ला सकते हैं, हम उसमें और कैसे flavors add कर सकते हैं, who is the best in the game that we can work with. And last 2 albums he's not collaborated much with a lot of artists, so it was just everything was banking on him and his ideas. And we were there to support him with whatever was needed in the world. Wait कि आज हमारे को ये गाना ऐसे डब करना है, 6 बारी और डब करना है, तो वो स्टूडियो बुक होता था। And the whole team and their efforts also worked in a way कि वो सब लोग उसके लिए इन थे कि कुछ भी हुआ। I remember जब मैं इनके यहाँ शोज करता था, इनका एक गाना है आइकॉनिक, उस पे इनका प्लान होता था कि मेरे को हर शो में ना कुछ आइकॉनिक करना है। तो एक दिन ये दीवार पे चढ़ के ऊपर लटक गए थे,
और वो वीडियो वायरल हो गई थी wherein मैं और सब हमारी टीम में हैदराबाद में क्लब में हाँ हम पकड़ के खड़े हुए तो कुछ भी हो रहा था शो पे द बैंगलोर शो उसमें गाना लगा रखा मैं हूँ कटोत हमने बैंगलोर में शो किया था ही वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्रस तो मतलब वो सब हुआ है मतलब हमने वो टूर ऑन ग्राउंड पे हमारा ये फायदा हुआ कि हमने सब कुछ देख लिया मतलब इवन द वर्स्ट वी कुड हैव एवर इमेजिन्ड हमने वो भी देख लिया कि मतलब ओवर पैक्ड हो गया है गेट क्रैश हो चुका है ट्रेस पासिंग सब टूट चुका है अब अनलिमिटेड लोग अंदर घुस चुके हैं कुछ नहीं कर सकते अब आपको बचना है बस हमने वो भी करा है और उस वजह से वो मोमेंटम बनता गया एंड विद हिम देयर वाज अ स्ट्रेटजी बिकॉज he loves his fans he wants to be out he's someone who breathes on that energy of stage तो we were like कि कुछ भी हो वो स्टेज लेके आना है कहीं से और वो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा ऑल्सो हमारे शोज पे ना मतलब जब भी आप देखोगे हमारे शोज पे ना ऐसा नहीं होता कि मैं स्टेज पे हूँ रैम्प किसी वजह से क्योंकि मुझे पसंद है आगे खड़े होकर परफॉर्म करना और चलते फिरते रहना मेरे से खड़े होके नहीं हो जाता मेरे को अजीब सा लगता है तो ना हमारे से स्क्वायर शेप स्टेज होते और ऐसा नहीं होता कि उसके बाद 50 फुट बाद एक बैरिगेटिंग लगी हुई है लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये जो इंसान है एक सेलिब्रिटी और ये अनरीचेबल है इसको सिर्फ तुम देख सकते हो तो मेरा गोल ये है सर कि मैं शोज पे कहता हूँ कि मैं यहीं से निकला हूँ तुम ही लोगों ने यहाँ तक चढ़ाया मुझे तो तुम लोग वो डिजर्व करते हो कि सो मेरे शोज पे ना स्टेज रैंप होते हैं लंबे एंड उसके बिल्कुल साइड में फैंस खड़े होते हैं सारे लोग मतलब दे कुड सी फील लाइक बी इन दैट मोमेंट दूर से नहीं सर जब मैं स्टेज पे मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं एक रॉक स्टार हूँ सर मेरा पीओवी इस चीज को ही लगे जब मैं स्टेज पर चढ़ूंगा तो देख के लगना चाहिए अपना बंदा आ गया किसी भी स्टेट में तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो चीज फील करना और जब वो इतने क्लोज से देख पाते हैं कि जो मैं इमोशन देख पा रहा हूँ दे कुड लाइक रीड माई आईज एंड हम स्क्रीन भी लगा के रखते हैं तो बहुत एक वो चीजें होती हैं एंड बाय द टाइम मैं पिछला टूर मैंने लोगों के लिए करा पिछला सॉरी और जो पिछला टूर था ना सर उसमें मैंने ये चीज सीखी कि मुझे अपने लिए भी परफॉर्म करना चाहिए और तब आप रियल एनर्जी एक आर्टिस्ट असली एनर्जी तब लोगों तक पहुंचाता है जब वो अपने लिए परफॉर्म करता है स्टेज पे बीट एल्विस प्रेस्ली बीट एल्टन जॉन राइट बीट बोनी बीट एनीवन जिमी हेंड्रिक्स राइट तो बहुत जरूरी किंग के केस में सर फाउंडेशनल स्ट्रेटजी शुरू से ही हमने ये रियलाइज किया था कि क्योंकि लोगों ने इनको सबसे पहले एक टीवी शो पे देखा था where he was one of them who had gone on stage and achieved something not won the show but achieved something तो हमें वो हमेशा पता था कि he is one of us King's Clan his fan universe loves him because he's been one of them और फिर जब ये ग्रो कर रहे हैं ना तो वो फैंस बहुत ज्यादा ओनरशिप फील करते हैं उस जर्नी में सो मतलब वो और वो दिखता है हर चीज में एवरी टाइम ही रिलीजेस म्यूजिक वो म्यूजिक के जो नए बेंचमार्क्स अचीव होते हैं हमें फैन पेजेस से पता लगता है कल तू आके देख ले 500 मिलियन हुआ है मुझे किसी फैन पेज से पता लगा तो और मुझे भी पता लगा और मैंने आपस में किसी से कुछ नहीं बोला मैं कहा सो जाते हैं चद्दर ओढ़ के बट वो हर एक माइलस्टोन फॉलो कर रहे हैं एवरी सिंगल माइलस्टोन दे आर पुशिंग राइट नाउ अब तो अपने लिए काम ही नहीं कर रहा है ऐसा फील लगता है दैट आई एम डूइंग इट फॉर लाइक एवरीबॉडी एल्स और हमने कुछ मोमेंटम वाइज स्ट्रेटजीज प्लेस करी जैसे हमें पता था कि जब हम अपना बैक एंड स्टार्ट्स देखते थे कि लेट्स से हमारी रीच साउथ में कम है तो वी वुड डू अ शो इन चेन्नई एंड वी विल गो हंट फॉर दैट शो कि हमारे को करना ही करना है बिकॉज हमारा बैक एंड ये कहता है कि हम हमारे एक्स नंबर ऑफ सिटीज टॉप 10 में है बट टॉप 10 में एक भी हमारे पास साउथ में शो नहीं है और बीच में जब लास्ट ईयर हम टूर कर रहे थे तो तब हमारे को एक स्टार्ट बीच में आया था कि हमारा यूपी वाला बेल्ट थोड़ा वीक था देन वी डिड अ लखनऊ शो ऑन पर्पस एंड वी वर लाइक कि इसमें अगर हमें खुद से पैसा लगाना पड़ेगा हम लगा देंगे बट हमारे को फैंस को रीच आउट करना है तो all of these small strategies that we used to happen and ऐसा ये बहुत सारा फीडबैक लेबल से भी आ रहा था Warner was because Warner is super involved in the analytics तो वहाँ से काफी फीडबैक आ रहा था कि why don't you enter into this regions तो वो बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस था कि वो हमें फीडबैक देते थे कि इन मार्केट्स में गाना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पर इन मार्केट्स में अभी अपॉर्चुनिटी है सो देन वील गो लॉक अ शो देयर और मेक श्योर दैट ही इज देयर एंड कवर द एंटायर कंट्री क्योंकि स्ट्रैटेजी हमें पता थी सर ही हैड स्टार्टेड ऑफ एज एन इंडिपेंडेंट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट
गाने ब्लो अप कर रहे थे, पर वो कमर्शियली मतलब दे वर नॉट कमर्शियल हिट्स. सो वी न्यू द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी to help him cross over across the country into the commercial music listening space. Then stage 2 is going to be to take him out of the country into newer markets. Stage 3 is going to be take him across the world. तो वो linear strategies तो बनी हुई हैं. तो आपने जो अपनी स्ट्रेटेजी और स्टोरी बताई ना, जो आप लोगों ने बताया वो तो बताया, मुझे जो फील हुआ ना कि आप लोग एक तो पहली बात अपना काम करने का मन है, आप लोग पैशनेट हो अपना काम करने के लिए. दूसरी बात, आप लोगों को एक दूसरे पे विश्वास है. तीसरी बात, आप लोग सीखने से डरते नहीं हो, सीख रहे हो नया, और जो भी हो रहा है उसको फेस वैल्यू पे ले रहे हो. और आप लोगों को भूख भी है कि कुछ करना है, कुछ करते रहना है. और मेरे ख्याल से जब ये सारी चीजें आपके अंदर है ना, तो आपका स्ट्रैटेजी किसी भी स्ट्रैटेजी को आप सही कर सकते हो. राइट. मतलब स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है, आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो अपने आप ही वो सारी सही हो जाती है. सही लगती है. नथिंग इज वेस्ट बेसिकली, वो ये तो है. सो भाई बहन, हाँ. तो हम लोग हमारा एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं आस्क द गेस्ट. तो कल परसों हम लोगों ने पोस्ट किया था, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से काफ़ी सारे लोगों ने सवाल भेजे. तो मैं सवाल पूछते जाऊँ, कुछ सवाल स्पेसिफिक आप लोगों से, कुछ सवाल तीनों से सबसे एक साथ है. तो आई विल गो विद इट. और उस बीच में जो भी सवाल मेरे भी बचे हैं वो भी मैं ऐड करता रहूँगा. तो पहला सवाल आपसे है किंग, कि आप अपना डेली रियाज कैसे करते हो? कोई रियाज की टेक्निक है जो आपको सही लगती है? साथ में एक और क्वेश्चन है, मैं ऐड कर रहा हूँ उसी में, कि आपका वोकल बहुत इम्प्रूव हुआ है. किसी ने लिखा किंग हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट वोकली. हाउ मच ऑफ इट इज गुड इंजीनियरिंग एंड हाउ मच ऑफ इट इज गुड एंड रेगुलर प्रैक्टिस? सर टू बी ऑनेस्ट, हमने वोकल कोचेस बीच में हायर करे. मेरी एक बहुत गंदी आदत और एक बहुत अच्छी आदत है कि अब मैं कई बार ना जिस चीज़ के लिए जो इंसान रखा गया है या जिस चीज़ के लिए जो है, मैं उससे वो नहीं सीखता, मैं उससे दूसरी चीज़ें सीखता हूँ. सो मैं एक बहुत अच्छे बंदे से मिला. सो उन्होंने एक चीज़ मेरे से पूछी कि मतलब क्या खाते पीते हो, कैसे क्या है, और लाइक हाउ यू लिव. मैंने कहा यार मैं अपनी आवाज़ नहीं सुनता, मतलब मैं गाने नहीं गाता. मैं ऐसा इंसान हूँ, मतलब स्टेज पे माइक दे दो तो कर दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करता, क्योंकि पता नहीं क्यों. तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि इट्स टोटली फाइन, ऐसा नहीं कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी, आपको ये नहीं पीना, आपको वो नहीं करना, तो अभी आपकी सूरत नहीं रहेंगे. कहने का मतलब आप जैसे जैसे लाइफ में जीते रहते हो ना, अपने पार्ट्स के साथ आप जीना सीख जाते हो चीज़ों को लेके, राइट. तो हर किसी की आप अपने गले को ट्रेंड कैसे करते हो वो बहुत ज़रूरी है. दूसरा अच्छी चीज़ इंप्रूवमेंट ये है स्टेज पे, वो चीज़ ये आई है कि ऑब्वियसली टेक तो है ही हमारा बहुत अच्छा, बट उस पर ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ प्लस चीज़ हुई है. जब बात स्टेज की हो रही थी ना, मैं अकेला था, बैंड की बात हो रही थी, तो मैं बोर होने लगा था स्टेज पे. कितना बड़ा स्टेज है, मैं बोरियत होने लगी थी. कहने का मतलब लोग इतने सारे, मैं इतने बड़े स्टेज पर अकेला, मतलब सब कुछ कर तो लिया बट मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा मुझे. फिर हमने प्रियांशी को ऑन बोर्ड करा, जो कि पिछली 2 एल्बम में मेरी जो सारे बैकिंग लेयर्स हैं सब कुछ वो उन दोनों बहनों ने करा था. तो प्रियांशी को हमने ऑन बोर्ड करा, जिससे ना एक बड़ी अच्छी चीज हुई सर कि जब मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ बेसिकली, तो मेरी आधा काम ना मेरी मसल मेमोरी करती है. तो मैंने अपनी मसल मेमोरी को बहुत ट्रेन करता हूँ चीज़ों के साथ. तो जब मैं स्टेज पे हूँ ना, और वो लड़की है जो हर नोट सही लेती है, बिकॉज शी इज अ ट्रेन्ड सिंगर, और जब मैं काम कर रहा हूँ तो बेसिकली सबकॉन्शियसली मैं एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पर मैं जब नोट हिट करता हूँ वो बिल्कुल सही हिट होता है. सो बेसिकली मैं अपनी बॉडी को वर्क करने देता हूँ, रैदर देन ये कि मेरे को प्रियांशी से अच्छा सिंगर बनना है. बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड दिस कि मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ, बट मैं कुछ नोट्स हिट्स कर सकता हूँ, और वो मैं ऐसे एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छा हिट करता हूँ. तो आई थिंक दैट्स हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ इस चीज़ों को लेके. और मैंने वोकल कोच से भी यही चीज़ सीखी. उसने बोला ऐसा कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी योर सेल्फ एंड आप कैसा सेट. फिर उसने वही चीज़ बोली कि आई हैव सीन योर सेट एंड इट्स टोटली डिफरेंट, लाइक इट हैज़ दिस पूरा, आप एकदम ही लेजेंड्स गा रहे हो और एकदम ही आप मान मेरी जगह आने लगे हो, फिर आप एकदम ही तुम साथ रहना गा रहे हो. तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मुश्किल सेट है. सो मोर देन ट्रेनिंग योर वॉइस विद रियाज, आप मसल मेमोरी को ट्रेन करते हो. मसल मेमोरी ऑल्सो सर, आपको अपना टेक्सचर पता होना बहुत जरूरी है बाय द टाइम, कि आपका टेक्सचर क्या है. ड्रेक ट्रेंड सिंगर नहीं है, बट उसने अब तक सबसे शायद बहुत अच्छे बड़े हुक्स दिए इस दुनिया को, एंड इज नॉट अ ट्रेंड सिंगर. तो म्यूजिक वही अगेन मैं बोलूंगा सर, इट्स नॉट अबाउट आर्ट, इज नॉट अबाउट कितना फ्लॉलेस कितना क्लीन दिख रहा है. आर्ट इज अबाउट कितनी खराब चीज को तुम कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो.
तो जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ मैं गलतियों से नहीं पीछे हटता, मैं ये नहीं करता कि आज मैं कोई भी लिरिक्स नहीं भूलूंगा ये और वो, क्योंकि सर उस टाइम पे मेरी बॉडी वर्क कर रही है, उसको मैं कितना इम्प्रॉम्प्टू रेडी कर सकता हूँ। और सर मैं इस चीज़ पे भी चलता हूँ कि 2 तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक होता है कि हम 10 साल ट्रेनिंग लेंगे, सब कुछ करेंगे और एक दिन उतरेंगे लेबल के साथ और एक इन्वेस्टमेंट लेके। मैंने अपनी जिंदगी ऐसी नहीं जी सर। तो मेरे लिए मेरे को वो इंसान बनना है या वो स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना इम्प्रॉम्प्टू, जैसे मैं फुटबॉल खेलता था तो इम्प्रॉम्प्टू है पूरा मैच 90 मिनट में, बॉल कहाँ से आ रही है कहाँ कुछ ही नहीं पता, आपकी बॉडी वर्क करती है, इंस्टेंट आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेने होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब तक मैं ऐसा आर्टिस्ट नहीं बना कि मेरे से जब बोलो आप मैं कर दूंगा वो चीज, सो के उठवा लो मैं जनता उछाल दूंगा, अगर जब तक वो नहीं बनाना तो कोई फायदा नहीं है। ये मेरा इनर बिलीव नहीं है, तो लोग आ रहे हैं मुझे सिखा रहे हैं ये चीजें, बट क्या मेरा इनर बिलीव है कि मैं इतना इम्प्रॉम्प्टू इतना खतरनाक बंदा हूँ? तो मेरी जो स्टडी रहती है ना, कोर स्टडी, वो ये रहती है, अब चाहे इन टर्म्स ऑफ वोकल्स हो, परफॉर्मेंस हो, गाने हो, जो भी हो, अगर मैंने वो लिखा और बनाया है तो मेरे में इतने गट्स होनी चाहिए कि मैं ये चीज परफॉर्म करूँ उस स्टेज पे। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बना देते हैं, स्टूडियो आर्टिस्ट और स्टेज आर्टिस्ट का यही फर्क है। स्टूडियो में आप टेक्स ले लेके वो चीज करते हो, बट आप जब लाइव उस चीज को करते हो ना, पहले मैं +1s में करा करता था चीजें, जब हमारा टेक्स्ट शॉट, और हमेशा ऐसा करना चाहते थे ऐसा, और मेरे अंदर डर भी था कि यार मैं लिरिक्स भूल गया तो क्या होगा, ये चीजें होंगी तो क्या होगा, बट देन चांसेस तो लेने पड़ेंगे टाइम के साथ। अब मेरे को, और मैं एक इन ईयर में परफॉर्म करता था पहले, क्योंकि मेरे को जब ये बंद हो जाता था ना तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता था। धीरे 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 हमने उसका एक वो भी निकाला कि यार चलो भाई को अगर इसकी वो है तो एक माइक हम क्राउड माइक लगाते हैं, ये करते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं, कोई किसी चीज के लिए नहीं बना, टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो कि है क्या, आप कितना पार्ट कर सकते हो और कितना ले सकते हो। आई थिंक यही वो इम्प्रूवमेंट है शायद जो लोगों को दिखी, एंड आई हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ व्हेन आई एम ऑन स्टेज। मैं अपने लिए परफॉर्म करना शुरू करने लगा, मुझे अच्छा लगता है जब मैं अच्छा गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं अच्छे बार स्पिट करता हूँ, तो वो उस चीज का ही मजा है। तो इसलिए प्रेशर नहीं होता मेरे को कि मेरे को किसी तगड़ा सा, मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, प्रियांशी भी तो है बैकअप करने के लिए अगर गलती होगी तो। सो आई थिंक वो टीम वर्क की वजह से इम्प्रूवमेंट है उस चीज को लेके। जैसे आपने बोला ना कि आप एंजॉय करते हो, जब तक आप एंजॉय कर रहे हो तो लोगों को भी एंजॉयमेंट हाँ पता सर, कितनी बार माइक में पानी चला जाता है, पानी बिखेरते हैं, कितनी बार इन ईयर चला जाता है, कितनी बार क्या होता है, मैं सीधा बोल देता हूँ। हमारे एक बैंगलोर पे शो था, हमारे कुछ टेक का इशू हो गया था, 1.5 महीने तक शो रुक गया था बीच में। मैं वहीं बैठ गया स्टेज पे, पीछे से दानिक और शुभ आ गए गिटार लेकर, और हम वहां एक पहले चल गए हजारों लोगों में। तो मतलब यही है कलाकार का काम, सिर्फ ये नहीं है कि तुम आए एक्ट करा, पूरा आप कैसे संभालते हो चीजों को। एंड अच्छी चीज ये, जब मैं परफॉर्म करता हूँ पीपल आर ओके विद इट, कि कोई अगर कोई गलती हुई है, अगर कोई चीजें हुई है तो मैं उस चीज को एड्रेस करता हूँ, मैं खुद हंस जाता हूँ उस चीज से, एक्सेप्ट करते हो। और मैं तैयार हूँ, अगर मैं इतना ऊंचा उछल रहा हूँ, अगर मैं गिर भी गया तो कोई बात नहीं यार, मतलब हो सकता है उछलने का हर बार बाय प्रोडक्ट ये नहीं होता कि आप सेफ लैंडिंग करो, कई बार आप गिर भी सकते हो। और जब आपको 15-20 हजार लोग देख रहे हैं, आप गिर गए तो एम्बैरेस होने वाली कोई बात ही नहीं, आपने तो डिसाइड करा था उछलना है। तो मैं इस चीज के साथ थोड़ा चलता हूँ, इसलिए शायद। अगला सवाल पूछता हूँ, अकॉर्डिंग टू किंग, व्हाट्स गुड फॉर एन आर्टिस्ट, लेबल या इंडी? लेबल पे काम करना है, इंडिपेंडेंट काम करने के एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग तीनों बता सकते हो एक्चुअली ये आंसर। For me, it's good for an artist if he or she can be smart enough to understand कि कब क्या काम किसके साथ करना है, टेबल पे अपॉर्चुनिटी क्या है, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, सामने वाला क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, कितने फॉल्स प्रोमिसेस है, कितने रियल प्रोमिसेस हैं, आप कितने क्लियर हो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके। आई थिंक लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है, जस्ट टू स्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा। नहीं, यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपको कब हाथ मिलाना है और कब आपको अपनी चीज़ करनी है। इट्स बिजनेस सर, फैमिली में भी यही होता है। आप फैमिली में ऐसे लोगों को देखोगे जो सबके साथ मिल बांट के चलना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अकुड़ू होते हैं, बड़े अलग चलते हैं। ठीक है, जो अकुड़ू अलग चलते हैं ना, लोग उन पर बिलीव कम करते हैं फैमिली में, और जो सबके साथ मिल के चलते हैं, अच्छे इंटेंट से चलेंगे तो सब खड़े रहेंगे, बुरे इंटेंट से चलेंगे तो इवेंचुअली पता ही लग जाता है। तो इस चीज़ पे भी मेरा थोड़ा ऐसा ही है। तो आप ये बोल रहे हो कि स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, बिफोर इंडिपेंडेंट करना है खुद करो, जब हाँ, लेबल के साथ करना लेबल के आपको साथ पता होना चाहिए कि मतलब आपको लेबल ना। सर गाना एक गैम्बल की तरह है, आप कितनी चीजें कर लो, आप निकाल लो, कितने परसेप्शन बनवा लो, कितने इन्फ्लुएंसर्स को लगा रीले बनवा लो, अगर चीज नहीं चलनी तो नहीं चलनी। तो वो है, तो इस पे क्यों आप फिर लेबल को वो करते हो कि लोग हमें शायद हीरो समझेंगे अगर हम देखेंगे कि हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। लड़ने की जरूरत ही क्या है, बात ही क्या है, जब सब चीज आपके फेवर में काम हो रही है। तो वही है ना, आपको कितना किससे चाहिए आपको पता होना चाहिए। कोई आपके घर में घुस के तो आपका हाथ पकड़ के साइन नहीं करवा रहा। और सर मतलब आप नेगेट नहीं कर सकते, लेबल इज अ मशीनरी, इट्स अ मशीनरी। एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बता सकते हो आप लेबल के साथ काम करने के? सर एडवांटेज ये है कि मशीनरी है, दे हैव द नेटवर्क, दे हैव द पावर, द बिगनेस ऑफ टर्निंग थिंग्स इनटू स्केल। नेगेटिव
नेगेटिव भी आप मनूवर कर सकते हो। पहले लेबल्स के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एक होक्स टाइप चलता था कि लेबल्स विल स्टील एवरीथिंग फ्रॉम यू एंड दे विल ओन एवरीथिंग, और ऐसा होता था, बट दैट्स आल्सो बिकॉज आर्टिस्ट ज्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं थे, तो वो जो अग्रीमेंट्स और डील्स होती थी वो स्मार्ट डील्स नहीं होती थी। बट अब आर्टिस्ट को सब कुछ पता है, यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस टू कट गुड स्मार्ट डील्स, जहाँ आप अपना म्यूजिक ओन करते हो पर आप एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करते हो लेबल के साथ, ताकि वो दोनों के लिए एडवांटेजेस हो। तो आई ऑल्सो फील दैट अब ट्रू इंडिपेंडेंट बहुत कम है, क्योंकि आप एक अगर बड़े स्केल पे हो और आप अगर इंडिपेंडेंट बोल रहे हो बट यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ मेजर का वर्टिकल ओनली, देन यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट काइंड ऑफ मशीनरी ओनली, राइट? अब ये लोग मतलब आप अपनी राइट्स प्रिजर्व कर रहे हो, विच इज कंप्लीटली फाइन, बट प्रिजर्विंग योर राइट्स डजंट मीन दैट यू आर ट्रूली इंडिपेंडेंट. Because if you've taken a, let's say, a recoupment deal, advance deal, or an advance deal, हाँ मतलब you are working in, किसको गाली दे रहे हो? you are in a similar way, right, as to a label deal. एक्चुअली आपने बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की डील करते हैं किसी के साथ भी, और अगर आप एडवांस लेते हो, जब तक आपने वो पैसा नहीं कमाया आप उसके मालिक हो, लेकिन नहीं हो, ये राइट है ना? आप किराए के घर पे रह रहे हो, करेक्ट। तो वो उस चीज को इंडिपेंडेंट बोलना मेरे हिसाब से गलत है। हो सकता है लोगों के हिसाब से सही हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपका वो एडवांस रिकूप हो जाए, वो 100% राइट्स आपके पास ट्रांसफर हो जाए, तो वो साउंड ट्रैक आपका इंडिपेंडेंट हुआ। बट उसमें भी बट इट्स स्टिल बेटर देन द अदर थिंग, मतलब ये कंप्लीटली बेटर नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा बेटर है। मतलब ट्रूली इंडिपेंडेंट मेरे ख्याल से आर्टिस्ट स्टार्टिंग में होते हैं, जब वो ट्यूनकोर पे अपना गाना, डिस्ट्रोकिट पे अपना गाना खुद अपलोड करते हैं, वो खुद स्पॉटिफाई के पिच प्रोग्राम पे जाते हैं, वो खुद जाके एडिटोरियल्स को ईमेल करते हैं, और अब तो मेजर एडिटोरियल्स ऑफ बिग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स आर नोन टू artists. Also, bands like Indian Ocean are too independent. Yes. Parikrama is too independent. Yes. The Nuclear है, Ritviz actually. All those people are like completely. But अगर आप एडवांस मॉडल में किसी भी वे में जा रहे हो, तो you are getting those funds and those machinery in some way or the other. उसका स्केल मैं नहीं डिफाइन कर सकता, हर किसी की डील अलग होगी, बट आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ वो पुश, वो सैम्पलिंग मिलती ही है उस डील के अंदर, तभी आप वो डील कर रहे हो। मैं तो एडवांस डील पे भी गानों में लिखते हुए देखा बंदों को कि भाई इंडिपेंडेंट हूँ, और ये लेबल क्या समझेंगे? मतलब नहीं, पर सर लाइक फ्रॉम एक्सपीरियंस मैंने ये भी नोटिस किया है कि लेबल्स भी अब बहुत, लेबल सिस्टम्स भी बहुत चेंज हो गए हैं। लेबल्स हैव बिकम मच मोर कोलैबोरेटिव और इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, तो अपने आप ही सब हो जाएगा। लेबल्स पहले शायद ऐसा होता था कि आर्टिस्ट का क्रिएटिव फ्रीडम भी चला जाता था, लेबल बोलता था ऐसा गाना बनाओ, ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसी ही मार्केटिंग होगी। बट अब लेबल्स मैं ऐसा मानता हूँ कि आर्टिस्ट का फ्लॉ है यहाँ पर सबसे बड़ा। हमने वो चीज़ें बदली हैं मार्केट में पिछले 2-2.5 साल में, तो हमें पता है कि चीज़ें पॉसिबल हैं। आप सामने वाले को मतलब चीते दिखो यार, आप गधे क्यों दिख रहे हो, है ना? सपने सबके होते हैं। अब वही बोला ना सर मैंने, कैप वाली बात है कि किसी को घर अपना छत बनाना है, शादी करनी है बढ़िया 1-2 करोड़ की, हाँ भाई 4 लोगों में हवाबाजी हो गई, इतना बड़ा आर्टिस्ट बनना है, तो आपके फिर पाथ अलग हैं। करेक्ट। आप लेबल से भी ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ग्लोबल का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनाना हो, क्योंकि आपके सपने हैं कि आपको धूमधाम से शादी करनी है। समझ रहे हो? तो ये बड़ी वैसी सी चीज है। अपनी भूख और अपने हिसाब से ना कितना खाना है उस हिसाब से आप चीजों को रखो। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट ही नहीं आता कि लेबल और इंडिपेंडेंट वाली बात क्या है। जब आपको मेरे ख्याल से एजुकेटेड होना पहले जरूरी है। और मेरे ख्याल से इससे लेबल्स को भी फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी फायदा है। हाँ, क्योंकि सी आई हैव फ्रेंड्स ऑन बोथ द साइड, और मैं उनका भी दर्द समझता हूँ। अभी होता क्या है कि वो 100 गानों में इन्वेस्ट करते हैं, 100 में से प्रॉफिटेबल होते हैं 5, ठीक है? तो 95 लोग कुछ भी नहीं बोलते। तो वो बोलते हैं कि यार 95 जगह पे तुमने नुकसान किया। वो तो कोई भी आके ये नहीं बोलता कि यार लेवल ने नुकसान किया था, ठीक है, हम कुछ दे दें उनको। सिर्फ जो 5 में प्रॉफिट होता है, वहां पे लोग बोलते हैं कि बहुत पैसा कमा लिया, बट यही तुम्हारा बिजनेस है। सही बात है, ये दूसरी साइड तो पता ही नहीं लोगों को। मतलब आंसर आई गेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम the ecosystem that a label provides, मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो वो भी एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, बट बिग मेजर्स उनका इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। लाइक टू इंटरनेशनली कोलैबोरेट, फंक्शन, यू नो, दे ऑर्गेनाइज कैंप्स,
wherein you are exposed to a certain producers जो आप एक independent होके शायद से आप नहीं कर पाओ. मुश्किल होगा, impossible नहीं है, but थोड़ा मुश्किल होगा. But they get you in those writers in your room. Internationally एक आर्टिस्ट के पीछे 7 राइटर्स होते हैं, 8 राइटर्स होते हैं, 3 प्रोड्यूसर्स होते हैं. हमारे यहाँ पे सब आर्टिस्ट खुद करते हैं. बट आई थिंक that just makes a creativity reach another level when there are multiple like-minded people who are in the room. 100%. सर वो इन्वेस्टमेंट प्राउस की बात है ना. आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, किसी फैन ने बोला है कि यू साउंड बेटर, बट इट्स ऑल्सो हैपेंड कि पहले जब ये इंडिपेंडेंटली म्यूजिक फॉर एग्जांपल निकाल रहे थे, ये खुद ही अपने होम स्टूडियो में डब भी उसी माइक पे कर रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे, मिक्स मास्टर भी खुद ही कर रहे थे और वो रिलीज कर रहे थे. कुछ गाने सिर्फ यूट्यूब पे डाल देते थे, कुछ गाने सिर्फ स्ट्रीमिंग पे डाल, कुछ गाने साउंड क्लाउड पे डाल देते थे. बट जो वो इन्वेस्टमेंट प्राउस सपोर्ट हमें लेबल से मिला, उससे वी वर एबल टू गेट बेटर प्रोडक्शन, बेटर स्टूडियोज, बेटर मिक्सिंग, बेटर मास्टरिंग, सब कुछ में एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आ गया. एग्जैक्टली, एक्सपर्टीज आ गई. मतलब नाउ वी कैन रीच आउट टू अब एक गाना एवरेज वे में गुड मिक्स मास्टर एंड लेट्स से वोकल फिक्सेशन सब मिला के आज के टाइम पे अच्छा गाना 3-3.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है. इंडिपेंडेंटली क्या आप मान लो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन एडवांस भी नहीं है, किसके पास उतना कैश है कि एक एल्बम जिसमें मान लो 10 गाने आप 30 लाख रुपए सिर्फ अपनी इस चीज पे खर्च करने के लिए तैयार हो. वो मैथ्स वाइज आपको एडवांस मिलेगा तो आप कर लोगे. बट ट्रूली इंडिपेंडेंट होना, मतलब जो वो कर रहा है, हैट्स ऑफ. आई नो फ्यू किड्स, मैं तो दिल्ली का एग्जांपल लूंगा, जो खुद से बैठ के सब सीख रहे हैं एंड दे आर कमेंडेबल. एसिंग इट. कि मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको लेबल चाहिए, लेबल का नेटवर्क, उनका एक्सपीरियंस, उनका पैसा का पावर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर आपको वो चाहिए तो आप वो करो, वो एडवांटेजेस है. ऑब्वियसली अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो वो पैसे उनको बनाने, वो रिस्क ले रहे हैं, तो आप अपने राइट्स भी उनको दोगे ही दोगे. और ऐसा भी नहीं है कि हर आर्टिस्ट के लिए लेबल तैयार है. लेबल के पास भी 100 आर्टिस्ट आते हैं, उसमें से वो 5 के साथ ही डील करना चाहते हैं. और अगर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ केपेबल हो, तो आप own खुद कर everything लो. to independent, Yes, है ना? As simple as that. अगला सवाल है कि किंग्स की टू हिज कॉन्फिडेंस. तो मेरा नाम ही है. नाम से ही राजा It's in the name. हूँ, सोच से भी राजा हूँ. हाँ मतलब सर वही है. तो हाँ, अब नाम रख ही लिया है. कहने का मतलब फिर किससे डरूं? अब क्या है, जो डर के जिया है वो भी मरा है, जो लड़के जिया है वो भी मरा है. तो वो वाली साइड मेरे को पसंद नहीं है. आई हैव बीन दैट पर्सन. I think he is very okay with being himself. जो वो है वो recognition है उनको. And sir, a lot of times, you know, I've experienced one thing about him is that even if he gets vulnerable, he has that inner fighting power. Like even like he got injured once and he had a meniscus tear and he couldn't do shows. There were also days wherein you know कि 3 महीने शो ही नहीं था एक भी. And वो टाइम था कि जब ब्रांड डील्स भी नहीं हो रही थी. And but he was at it. He is like कि ये 3 महीने में कैसे भी करके निकलूंगा. But जिस दिन मैं वापस आऊंगा ना अपने उसमें, तो भाई ये देख लेना कि सबसे बड़ा शो हमारा होना चाहिए. So that willpower brings in that कि even on the worst days he is better than a lot of them. Wow. Like we've intensively worked कि हम एक शो से आ रहे हैं, फिर हसल का शूट होता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग आना है, ये वो सब. एंड द मोटिवेशन वाज ऑलवेज कि गाना ऑन किया, वैनिटी में नाचो. हम आज भी शो के बैक स्टेज में सर फॉइल की बॉल्स बना के खेलते हैं, ये सब करते हैं कि इतना सब कुछ चल रहा है, बट अब हम वो बच्चा नहीं मार सकते ना अंदर का. That's what it is. That confidence comes from that thought process कि कुछ भी हो जाएगा, गिरेंगे फिर खड़े होंगे. अब अगला सवाल मैनेजर्स के लिए है कि मैनेजर कैसे डिसाइड करते हैं कि आप लोग कितना परसेंटेज चार्ज करोगे आर्टिस्ट की इनकम से. सर तो हम शायद से थोड़ी महंगी एजेंसी और हमारा ये मानना है कि मेरे को तो 2% भी महंगा लगता है. महंगे का मतलब तो बताओ. ये तो नहीं बताने के लिए बात हो गई. But you don't have to tell about him in general. जब भी आप रेंज ऑफ आर्टिस्ट है तो एक रेंज क्या होती है? सर इंडिया स्टैंडर्ड आई फील इज 17.5 अगर आप एवरेज आउट करोगे, बट मेजर कंपनीज
charge anywhere between 15 to 25 and कुछ केस में लेबल का भी पैसिव शेयर होता है. आर्टिस्ट कुछ अमाउंट ऑफ देयर अर्निंग्स दे आल्सो गिव एज अ पैसिव शेयर टू द लेबल. देन देयर इज आल्सो लाइक कुछ प्योर प्ले सिर्फ आर्टिस्ट शोज ही करते हैं, तो उनके केस में परसेंटेजेस और भी कम हो जाती है कि 10% ऑल्सो, विच इज लाइक अ प्योर प्ले बुकिंग बिजनेस, वहाँ पे 10% होता है. बट वी आर अ 360 कंपनी. वी ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सोल्यूशंस, लीगल सोल्यूशंस. हमारे पास तो वो हमें भी सर, हमारा भी एक बिजनेस है जिसके अंदर हम कहीं पे भी कॉर्नर्स कट नहीं करते, कि जहाँ पे आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिवली हम अवेलेबल है, बट देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो डे टू डे पे होनी होती है. लाइक इवन जस्ट योर बुकिंग योर ट्रैवल, उसको भी सॉल्व करने के लिए एक बंदा है टीम में, बिकॉज यू नो आवर आर्टिस्ट ट्रैवल लॉट. जस्टिफाई करने लग गए यार. अब बताओ ना नंबर. परसेंटेज पूछ रहे हो, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट भी डिपेंड सर करता है. हम यूजुअली वी ब्लूप्रिंट एज अ एजेंसी हैज अ एवरेज कमीशन वैल्यू ऑफ 25%. And Congratulations for that. thank you so much. It's really commendable. But we also work with a lot of artists who are just starting out, and there is a lot of effort that goes from our. हमारा incentive आज कुछ नहीं है. हम अभी invest ही कर रहे हैं काफी artists के अंदर. Our revenues will only come when they break through, and they're Most all. of our artists actually are all at the development phase. So right now it's all investment. Yeah. So मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि जनरली मैंने अपने करियर में 0% मिनिमम देखा है, 0% देखा है, और 50% मैक्सिमम देखा है, और इसके बाद तो इनह्यूमन वाला भी सुना है, देखा है कि आर्टिस्टों को सैलरी पे रखा गया था. फॉर्चुनेटली अब मेरे ख्याल से कहीं भी ऐसा कुछ है नहीं. 50% ऐसा है कि कभी कभी एक आर्टिस्ट के साथ पार्टनरशिप में काम होता है, वेयर समबडी इज इन्वेस्टिंग ऑल द मनी एंड दे से कि यार आप एक ब्रांड हो, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आप एक आर्टिस्ट हो, हम दोनों इक्वल पार्टनर है. ठीक है, आपके पास टैलेंट है, मेरे पास पैसा है, तो पैसे का पूरा रिस्क मेरा है, टैलेंट का पूरा रिस्क आपका है. अब ये जो ब्रांड बना रहे हैं, ये ब्रांड जो भी कमाएगा वो भी आधा है, जो नुकसान करेगा वो भी आधा है. तो इस ब्रांड के हम दो मालिक हैं. मैंने ऐसा भी देखा है. ठीक है, और ऐसा भी देखा है जहाँ पे एक बाद में बहुत बड़ा ब्रांड है, एक मैनेजमेंट उसको बोलती है कि यार देखो आपको जरूरत नहीं है, आपके पास तो काम आ ही रहा है, तो हम आपसे कमीशन चार्ज नहीं करेंगे, बट क्योंकि आप हमारे पास हो इसलिए हम अपने बिजनेस को काफी अपग्रेड कर पा रहे हैं, तो हम वहां से इनकम करेंगे एंड मे बी हम क्लाइंट से कमीशन लेंगे. मतलब आई कैन नॉट give you the name of the artist, but India के one of the topmost artist also works like this, whereby they don't give a commission to the company, but they earn money through production or additional services, and they charge a fees to the clients. तो ऐसा भी है. But the standard range I think between is 10 to 20% is the stand. तो हम प्रोडक्शन सर्विसेज भी देते हैं. Correct. तो लाइक आप अगर कोई भी आर्टिस्ट म्यूजिक वीडियो बाहर से शूट करवाएगा एक प्रोडक्शन हाउस से, तो 10% इज अ स्टैंडर्ड कि एक बजट के ऊपर 10% प्रोडक्शन हाउस. सो इन आवर केस वी हैव अ इन हाउस टीम फॉर दैट. Even the basic social media content that's been shot for every artist, that is also in house with us. So that cost also gets negated. That is a company cost. We don't charge an artist like that, and we also don't charge commission on any streaming revenue. Unless अलग-अलग एक्चुअली सबका. जो हम उस पे lot of we've heard. ग्लोबली क्या होता है, इस पे भी चार्ज होता है. ग्लोबली इट्स एन एंटरटेनमेंट रेवेन्यू. Yes. सारे पे क्लब होता है. कि आर्टिस्ट अगर स्ट्रीमिंग से भी कुछ भी, royalty आ से रहा है, रॉयल्टी, पब्लिशिंग, everything they charge. We don't charge that. We charge only on the fixed businesses that we do. But obviously we are happy to change the model. It's very subjective, artist to artist. उनकी needs कितनी है, हमारी कितनी इन्वॉल्वमेंट है. अगर एक आर्टिस्ट को सिर्फ शोज ही कर रहे हैं, then we also know that कि उनका प्लान ही है, तो that we can also come at a lesser cost because our time, efforts are lesser there. So that's. और मेरा एक और सजेशन है सारे आर्टिस्टों से, प्लीज अपने मैनेजर को इतना कम पैसा भी मत देना कि उसको चोरी करनी पड़े. So true. Word. Pay them fairly so that they can work with you fairly as well. What is your ideal work environment and why? Which art trends inspire your current work? How has your style changed over time? 3 अलग-अलग सवाल है. एक कि एक आइडियल वर्क एनवायरनमेंट क्या है और क्यों? मुझसे हाँ.
मेरे हिसाब से आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है। कई लोग डेस्टिनेशन राइटिंग करते हैं, कई लोग ट्रैवल करते हुए राइटिंग करते हैं। तो मेरे लिए कोई कभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं कि मेरे लिए आइडियल जगह कौन सी है, एनवायरनमेंट क्या है जिसमें मैं गाना लिखूं। क्योंकि बहुत शुरुआत में जब मैंने गाने लिखने शुरू करते ना, मैंने कभी एक सेट ऑफ जॉनर के गाने नहीं लिखे। आई हैव बीन अ लिसनर और जिसने हर चीज़ सुनी है बचपन से, तो मेरे अंदर वो चूल्हा एज एन आर्टिस्ट कि मैं हर जॉनर छूना चाहता हूँ। तो वो करते करते कब मैं उस चीज़ को अमेलगमेट करना सीख गया, ये सारी चीज़ें, वो तो क्या लेटर ऑन स्किल्स है जो डेवलप हुई हैं। तो मेरा एक खुद का कहना है, आई नेवर गो हार्ड ऑन माई सेल्फ। सिंपल सी चीज़ है। और मैंने एक चीज़ पर वर्क करा है कि पेन तो सभी के पास है, लिखते सभी हैं, बट कहाँ कितना लिखना है वो स्केल नहीं होता लोगों के पास। हर कोई कहता है भाई इसकी कलम तगड़ी है, इसकी कलम ये है, इसकी कलम ऐसा है वैसा है, बट नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू द स्केल। सो मेरे को ये है कि अगर मैं कोई ब्रांड डील कर रहा हूँ तो मुझे कितना लिखना है। अगर मैं ये बात का इमोशन लिख रहा हूँ तो 2 लाइनों में जब है तो मैं इसमें बार्स क्यों घुसाऊं? लेट द पीपल फाइट, किसने गाना क्यों गाया या इसने रैप क्यों नहीं करा, तो वो तुम्हारी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। बट ये चीज़ अगर मैंने कर दी और वो दुनिया उस चीज़ को कर रही है फॉलो अप, तो मैं ठीक हूँ उस जगह पे, मैं सही कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये तो मेरा कोई आइडल जगह नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे पसंद है बेसिक जगहों पे बैठ के अपना लिखना। मैंने बहुत वर्स्ट जगहों पे बैठ के गाने लिखे हैं, बहुत वर्स्ट टाइम में लिखे हैं। तो मेरे लिए सर मतलब मैं जहाँ भी बैठ के लिख रहा हूँ वो प्रिविलेज है कुल मिला के। कुछ गाने कहीं भी, कुछ गाने बिजनेस क्लास में लिख लिए, कुछ गाने कहीं लिख लिए, कुछ गाने बहुत अलग अलग जगहों पे लिखे हैं जिनके बारे में कभी बताऊंगा नहीं। कुछ गाने थिंकिंग रूम में भी लिखे होंगे। वो क्या आज उसमें नहीं सर, उसमें तो आइडिया आता है। अभी मैंने अगले वाले 2-3 बहुत बड़े बड़े बैंगर्स आने वाले इस साल, टॉप चार्ट्स पे लड़ने वाले हैं, वो मैंने उसी टाइम लिखे हैं। मैं कहीं से लैंड हुआ और मैं गया, मैं पहले वॉशरूम, मैं नहाने से पहले ना एकदम से मेरे को हिट हो गया गाने चला था, मैं भाग के आया हूँ टॉवल ओढ़, और मैं 4 बजे तक शाम को ना, सुबह 8 बजे का लगा, 4 बजे तक वो गाने रिकॉर्ड कर रहा था घर पे कि यार ये आइडिया अच्छा है। मुझे तो आइडिया आते ही ना आते टाइम उस्ताद निकल गया मेरे पास। And now you're vibing. हम दोस्तों उस टाइम फोकस क्लियर होता है दुनिया में, नहाते हो सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं, पता है? बहुत अच्छे idea। बहुत मस्त आइडिया आते हैं। लोग कहते हैं मैं 1 घंटे क्यों लगाता हूँ, 1.5-2 घंटे क्यों लगाता हूँ, मैं जी रहा होता हूँ वहां पर यार, मतलब नहा रहा हूँ, बढ़िया आइडिया आ रहे हैं मेरे को, फुल कैरेक्टर में हूँ, गाने वाने चल रहे हैं, फुल फील ले रहा होता हूँ, है ना। मेरा इसमें फीलिंग ये है कि वो एक अकेला मोमेंट है, जैसे आपको भगवान ने भेजा था और जैसे आप जाओगे आप वैसे ही हो। कोई छल कपट रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है। हाँ बहुत सही चीज है, इसीलिए तो आइडिया आते हैं ना, क्योंकि और को सोच ही नहीं है। सच में बहुत अच्छा आइडिया। आपने जितना बैगेज पाल के रखा है सर पे, सब फ्री हो रहा होता है, पानी गिर रहा है। हाँ तो वो नहाते वक्त मैं आइडियाज आते हैं, लिखता मैं कभी भी हूँ, आइडियाज मुझे नहाते वक्त आते हैं। दूसरा है कि कौन से ट्रेंड्स आपको इंस्पायर करते हैं काम करने के लिए, आपका करंट जो काम हो रहा है? सर ये लिबर्टी कि मैं कर सकता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, उस चीज की आजादी हो ना, और दूसरा उस चीज का पैसा भी कमा रहा हूँ। मैं मतलब प्रैक्टिकल। हाँ मतलब मेरे को मतलब सर कितनी अमेजिंग चीज़ है ना कि इस दुनिया में आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, और कंपनीज बनाई गई हैं कि इसमें आप इस तरीके से सेट ऑफ तरीके से काम करोगे। और उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि मेरे को ऐसा मौका मिला है कि जो मेरे दिमाग में चलता है, सोचो मैं एक रात सोचा और मैं सिर्फ सपने देख रहा हूँ कि ऐसे गाड़ी होती है, उसमें से मैं उतरता हूँ और ये वो और ऐसा कुछ होता है। मैं अगले दिन एक गाना बनाता हूँ, उसके अगले दिन हम बैठ के डिस्कस करते हैं, और उस हफ्ते हम वो चीज़ अपनी आंखों के आगे शूट कर रहे होते हैं, और 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वो लोग सच में देख रहे होते हैं। ये कितनी अमेजिंग चीज़ है सर कि कितने लोग अपने मन की बात नहीं बोल पाते। मेरे दिमाग में जो चलता है मैं वो दिखा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और उस चीज़ का मुझे पैसा भी मिल रहा है। तो इससे बड़ी मोटिवेशन क्या है? कितनी अच्छी बात है। मैं जैसे आप जो भी लाइफ जी रहे हो ना, मेरे ख्याल से हर इंसान ऐसा सपना देखता है कि एक दिन मेरी ऐसी जिंदगी हो कि मैं अपने मन से उठूं जी, अपने मन से सोऊं, अपने मन से काम करूं, और ये जो जनरली सामाजिक जो चीजें हैं, पैसा, इसके बारे में कोई फिक्र नहीं। हाँ। तो अगर आप अपनी जर्नी के पीछे जाके देखो कि वो कौन से लोग हैं जिनके बगैर ये जर्नी पॉसिबल नहीं होती। सर एक मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिनके बारे में भी इन्होंने जिक्र भी करा, मैं हर जगह कर देता हूँ, एक्स माइकी करके मेरा दोस्त है। हाँ तो उसने स्कूटर वाली स्टोरी पढ़ी थी। हाँ तो उसने बहुत बिलीव करा चीज़ों पे, एंड ही शोड मी बिलीव सारी चीज़ें, और हमने करा। कच्चे पक्के जैसे भी थे, उससे जो समझ सकता था वो उसने संभाला, जो मुझसे समझ सकता था संभाला। तो वो था बिलीव करने वाला। सबसे पहले ऑब्वियसली मम्मी थी, जब मैं करता भी नहीं था, और उस टाइम पे मैं वो शिफ्ट में था लाइफ के जब मैं एक इंट्रोवर्ट से कॉन्फिडेंट इंसान बन रहा था धीरे धीरे, और अपनी बातें रखना शुरू कर रहा था। सो शी वॉज द वन हु कम अप टू मी, वन हु सेड के बेटा देख जो तू कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, और ये बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर जिंदगी में कहीं जाना है ना ऐसी चीज को लेके, तो आपके अंदर जुनून और पागलपन होना चाहिए। अगर आप उस चीज से उस कदर प्यार नहीं करते तो आप सब की तरह करोगे, आप कुछ अलग नहीं करोगे।
तो तब से मैंने वो कैप हटा दी, जो मैं सोचता था ना कि अगले 5 साल में मेरे को ये बनना, अगले 10 साल में ये बनना है, मैंने वो कैप हटा दी। मैंने कहा अगर मेरे पास एक आर्ट है दिखाने के लिए और मैं हूँ अगर इस दुनिया में, तो अगर से 2000 लोग भी देख रहे हैं ना यूट्यूब पे और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैं पूरी जिंदगी वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं एटलीस्ट कुछ दे के जाऊँगा। और बहुत कम बार मौका मिलता है आपको रियलाइज करने का कि आप इस जिंदगी में आए हो कुछ करने के लिए। तो आई थिंक वो एक चीज़ है। और उसके ऊपर से ना टाइम और लिमिट का कैप हटा देना चाहिए, तभी शायद आप ज़्यादा प्यार कर सकते हो। और जब मैंने करना शुरू करा तभी ज़िंदगी में वंडर्स होने शुरू हो गए। तो मैं इसी चीज़ पे चलता हूँ कि होप ऐसा ना हो, मुझे अगर ज़िंदगी भर ये चीज़ करनी है तो मैं करूँगा। मुझे परफॉर्म करना पसंद है, अच्छी बात है, क्योंकि पैसा बहुत अच्छा है, वो एक अलग चीज़ है। वो हमने खुद फ्रॉम स्क्रैच किस अमाउंट पे हम शोज कर रहे थे टू दिस अमाउंट, वो भी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ हाँ एग्जैक्टली। और बहुत अच्छी चीज है सर, मतलब लोग इसको ऐसे देखते हैं कि अरे कितनी जल्दी उड़ रहा है गिरेगा। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर मैं कितनी जल्दी ग्रो कर रहा हूँ ना, तो मैंने शायद किसी आर्टिस्ट के 10 साल के एक्सपीरियंस के गैप को लैप कर दिया है। तो मेरे पास कितनी अलग पीओवी है किसी चीज को सीखने का, और कितनी जल्दी नॉलेज मिली है मेरे को। तो मैं इस चीज को थोड़ा ऐसे लेता हूँ। एंड शायद हर किसी की आर्टिस्ट की फाइट अलग होती है। सो आपका सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस क्या है? मेरा सिर्फ कुछ नहीं, मैं जब इनिशियल पे लिख रहा था ना, तो मेरी एक गंदी आदत है बहुत सारे गाने लिखने की। अच्छी आदत है तो जब बताऊंगा कितनी आदत है तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो लिख नहीं पाते। तो मेरी गंदी आदत है बहुत सारे गाने लिख, और मेरे से ना सर एक गाना नहीं निकाला जाता कि यार एक गाने से भी जिंदगी चलती है। मतलब साल के 6 डाल देना 2-3 महीने में के गैप में। हम मतलब कोशिश करी मैंने इस साल के मैं ऐसा करूं, बट आई एंड अप डूइंग 30 सॉन्ग्स इन लाइक 12 days। तो सर सॉन्ग्स निकाले लिखे तैयार कर दिया, अब निकलने शुरू में। तो मतलब वो चीज़ है। मैं मेरे को एक ये प्रॉब्लम मेरी कि ज़्यादा गाने लिख देता हूँ, और दूसरी मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी तरीके से लिख लिख के मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में लिख दिया कि अगर हम सबसे हैप्पी मूड में बैठे हैं तो मैं सबसे सैड बात लिख सकता हूँ, अगर सबसे सैड बैठे हैं तो सबसे हैप्पी लिख सकता हूँ। पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट कि तुम लिख सकते हो, इट्स अबाउट कि क्या तुम अपनी बात अपनी स्पीच की इतनी कन्विंस रखते हो कि तुम एक रूम की एनर्जी शिफ्ट कर सको। व्हेन यू स्पीक आप एक एनर्जी शिफ्ट कर सकते हो, आप एकदम से लोगों को दूसरा पीओवी दे सकते हो। अगर आपको इतना होल्ड है अपनी जुबान पे, अपनी 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 डिलीवरी पे, तो आप जो लिखोगे ना लोग उस पर बिलीव करेंगे। तो उस चीज़ को सही तरीके से लिखना, और कभी भी लिखने की स्किल होना, आई थिंक वही इम्प्रॉम्प्टू वाली बात है कि अगर मैं यूं नहीं कर सकता इस चीज़ को, फिर मैं किस बात का रॉकस्टार हूँ? फिर तो सिखाया चलाया हूँ ना मैं। फॉर्मूला या प्रोसेस नहीं है? मेरा कोई फॉर्मूला प्रोसेस नहीं है सर। लिखते और आप किनको किनको सुनते हो? मैं सर सबको सुनता हूँ, नया पुराना हर चीज़। मैं जैज, ब्लूज, सॉफ्ट रॉक और हार्ड स्टाइल और पता नहीं क्या क्या, कुछ भी। मेरी प्लेलिस्ट अगर आप शफल पे चला, या मेरी शफल भी मत चलाओ, मेरे लाइट ट्रैक एक के बाद एक चला दो, आप बोलोगे कि भाई गाना इस दुनिया का, एक गाना उस दुनिया का। वर्ल्ड म्यूजिक है पूरा। हाँ मतलब वो है। और मैंने बचपन से एक ही चीज़ करी है जो बहुत अच्छे से करी है, मैंने बहुत गाने सुने और मेरे को बहुत पसंद है गाने सुनने। तो मैं एक अच्छा लिसनर हूँ। कलाकार अच्छा बुरा वो बात की बात है, वो सब्जेक्टिव है किसके लिए कैसा हूँ, बट मैं एक अच्छा लिसनर हूँ। इस बार में कोई नहीं भिड़ सकता मेरे से। और इस बार का मेरा स्पॉटिफाई फ्लेक्स ये था कि मैंने अपना वो नहीं डाला था, मैंने ये डाला था कि मैंने कितने टाइम म्यूजिक सुना है, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टाइम लाइक कि किसी बंदे ने। और मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं फ्लेक्स दे रहा था कि तुम लोग क्या सुनते हो मेरा म्यूजिक, मैं कितना म्यूजिक सुनता हूँ देखो। अभी शिल्पा राव आई थी, तो शिल्पा ने बोला कि अगर आपको गाना सीखना है सबसे पहले सुनना सीखो, कि जब तक आप सुनो अच्छे लिसनर नहीं बनोगे आप अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं गा सकते। बिल्कुल सर। म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है, सुनना समझना बहुत जरूरी है, तभी आप बन सकते हो कलाकार। और ऑल्सो जो भी लोग हिप हॉप करते हैं, जो भी, मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा चेंज होने वाला जॉनर है ये, एंड इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। हिप हॉप इज ऑल अबाउट कि कितनी अलग अलग चीजों को तुम मिक्स करके एक चीज बना सकते हो, कितना रॉ आर्ट लेके एक चीज बना सकते हो। सो आप कभी भी एक कैप मत लगाओ कि ये चीज ऐसे ही होती है, इसके लॉ बुक। सर म्यूजिक बिजनेस की लॉ बुक होगी, मगर म्यूजिक की कोई लॉ बुक नहीं है, तो वो आर्ट है। अब अगर लॉ बुक नहीं है, क्योंकि अगर लॉ बुक होती ना सर, तो हम 50 साल पहले जैसा म्यूजिक बना रहे हैं ना, हम आज वही बना रहे होते। तो जब उस चीज पे लॉ बुक नहीं है, तो तुम क्यों लॉ बुक लोगों को बता रहे हो कि ये चीज ऐसे होती है? आई एम द रियल बिकॉज आई एम डूइंग दिस 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 दैट। अगर 90s में 70s में वो तरीके ही नहीं निकले होते हिप हॉप के, वो स्टाइल्स ही निकले होते, तो तुम उस चीज पे फ्लेक्स नहीं कर रहे होते, और जबकि जॉनर भी हमारा नहीं है। सो एम्ब्रेस इट, तमीज से बैठो, सीखो, दूसरी चीजें सीखो, उनको मिलाओ, और फिर उसके बाद एक आर्ट बनाओ। शायद आप एक अलग वे बना लोगे, पैसा कमाने का भी, नाम कमाने का भी, हर एक चीज का। तो अच्छा लिसनर सर वो होता है जो हर चीज को अप्रिशिएट करे, सुने और समझे। अच्छा लिसनर वो कभी नहीं होता कि मैं भाई इतने कोर तक सुनता हूँ ये वाला जॉनर, नोबडी कैन मेस विद मी। तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो।
आपको डिस बिल्कुल भी पसंद नहीं मतलब। नहीं सर, क्योंकि अगर मैं करने लगा तो मैं क्या डिस छोड़ो सर, बात ही कर लूं मुझसे, वही बहुत बड़ी बात है। मैं क्वेश्चन कर दूंगा सर एग्जिस्टेंस पे लोगों की, तो मैं इसलिए आई चूज टू लाइक स्टे क्वाइट एंड डू माय थिंग। अभी कल ही आपने पोस्ट डाली थी क्या एड शेरन के साथ? आज ही डाली हूँ। आज आपने पोस्ट डाली थी, तो कुछ कोलैबोरेशन आ रहा है? मैं तो कल चिल करने गया था, हमने बियर पिए एक और दिल विल की बातें करने लगे, मिलते ही हम घर वर की, वो अपने घर की सुनाने लगा, हम अपने घर की, फिर हमने एक दूसरे को गाने वाने सुनाए, फिर अभी आज शाम को पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं। बढ़िया है तो ऐसा कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है आपका सर। सारे ड्रीम ही कोलैबोरेशन है, मतलब मैं उसके साथ बैठा और वो मेरे को ट्रैविस की बातें बता रहा है, वो मेरे को जस्टिन की बातें बता रहा है, वो मेरे को ड्रेक की बातें बता रहा है, कानी की बातें बता रहा है, मतलब ये सब चीज़ें, और मैं उस इंसान के साथ बैठा हूँ। एक वो होता है ना कि मैं फैन रहा हूँ जिन लोगों का, और आप अब इतना क्लोज आ चुके हो कि आप ऑलरेडी इतने बड़े आर्टिस्ट के बारे में सुन रहे हो, उनके फेलो आर्टिस्ट के बारे में। I was talking about Central C and he was suggesting me कि भाई बर्ना बॉय के साथ कुछ करते हैं, कुछ करना चाहिए ऐसा ऐसा, एंड ही वाज, वो मेरे को अपने गाने सुना रहे हैं जो कि बहुत ही अलग फ्यूजन क्रैक करा है, जो किसी इंडियन ने क्रैक नहीं करा अभी तक। मैं वो चीज़ें सुन रहा हूँ एड के साथ, और हम बिल्कुल, एंड ही इज़ वेरी लाइक हम्बल नॉर्मल इंसान, वो सारी चीज़ें। उससे एक मैं बहुत अच्छी नई चीज़ सीखा कि ही डजंट कैरी फोन, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगले 2-3 साल में फ़ोन यूज़ करना छोड़ दूँ। वो एक आईपैड टाइप से वो चलाते हैं, मेल पे काम करते हैं, माइंड ब्लोइंग। और वो फोन ही यूज नहीं करता। मैंने यार कितनी सही चीज है, इतना सुकून में होगा वो इंसान। हाँ बहुत सुकून। मैंने इज वेरी क्लियर, हम पहली बार मिले और वो इंसान अपने फ्लॉज डिस्कस कर रहा है मेरे साथ, और मैं भी हम उसी उस पर कहता मुझे किंगफिशर बहुत प्यार है, आप बैठ के पीते हैं। मैंने ठीक है, हम बैठ गए आलती पालती मार के, और हम कोलैब की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि दिस इज समथिंग शायद हम दोनों जानते हैं उस चीज के बारे में, बट उससे पहले ये जानना, क्योंकि उस इंसान ने बहुत म्यूजिक करा है एंड ही हैज कम फ्रॉम समवेयर, और हम यही बातें कर रहे थे कि हमने कहाँ से शुरू करी थी कहानी। तो समझ लो कि मतलब इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, उसके लिए लोग, टीम, सब कुछ है कि चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनेगी, बट वो रूट कैसी है ना, उस चीज की फाउंडेशन क्या होने वाली है। तो आर्टिस्ट टू रिस्पेक्ट है, बट एज अ ह्यूमन हम कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की, वो बहुत जरूरी है। उनको शाहरुख खान साहब के डिनर पे जाना था, उन्होंने इनवाइट करा था, मैं वहां पहुंचा और मैं लेट पहुंचा। हम बैठे, हम कम से कम पौना घंटे से ऊपर 1 घंटा कुछ बैठे हम, एंड यू नो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वो इंसान उस टाइम पे इतना ज्यादा हम अलाइंड थे एक जगह पे कि हम बैठ के, टीवी के बीच में स्विच नहीं मिल रहा तो टीवी हटा दिया, वहां चार्जर लगा दिया, फोन में बैटरी नहीं है, और ऐसे ऐसे करके हम जिंदा कर करके एक दूसरे को सुना रहे हैं, मिले ही हैं और इतने क्यूरियस है एक दूसरे को सुनाने के लिए, अप्रिशिएटिंग ईच अदर। तो ये बहुत अच्छी चीज है, वाह। उससे सीखा मैं। आप लोग तीनों को हैव यू कम अक्रॉस एनी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि यार दैट्स एन अमेजिंग आर्टिस्ट और ये फ्यूचर में फटेगा, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे कंपोजर हो, कोई भी हो, एनीबॉडी हु यू? भव्या बहुत अनहर्ड आर्टिस्टों को सुनता है, मुझे सुनाते भी है। मुझे वो लड़का अच्छा लगा था, आज रह गया मैं कल्ला, ना 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 ना, राज नाम। हाँ शायद करके, वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। राज रह गया मैं कल्ला, राज, RAAJ। राज एक नया प्रोजेक्ट है सर, एक आर्टिस्ट का। वो पहले इंग्लिश में रैप करता था और उसका हिंदी प्रोजेक्ट है कॉल्ड गुंडा। आर्टिस्ट का नाम है गुंडा। गुंडा, हाँ अच्छा हाँ, वो भी अच्छा वो भी अच्छा आर्टिस्ट है। गुंडा। 4 दीवारी तो अमेजिंग काम कर रहा है। और एक आर्टिस्ट है जिसको मतलब मैं अभी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लेना चाहता हूँ, एंड ही कुड बी द न्यू एंड द बिगेस्ट वॉइस ऑफ बॉम्बे। हिज नेम इज लाला। लाला लाला LA। What a rapper he is. शाउट आउट टू ऑल What a rapper he is. राज, लाला, And he's just got 3-4 चार दीवारी। monthly गुंडा, listeners एक और नाम only. बोला था? 4 दीवारी। चार दीवारी। ऐसे बहुत चार दीवारी को like he is making buzz out there, so I'm very happy for You him. should watch his. ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, ये ऐसा लग रहा है कि 10 साल पहले हम सपने में जो सोचते थे ना कि एक ऐसा दौर आएगा जब कोई आर्टिस्ट, हर रोज नए आर्टिस्ट पैदा होंगे हाँ और किसी की जरूरत नहीं है, हाँ मैनेजमेंट, लेबल, पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ। ऑब्वियसली एवरीबडी एग्जिस्ट Yeah. और उनके होने का फायदा है, बट हर नए आर्टिस्ट अपने अपने स्टाइल के आ रहे हैं, बट दिस इज द रियलिटी नाउ। और हम वो देख पा रहे हैं, और उनको बहुत सुन अच्छी पा चीज है रहे सर, हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। सर, एंड अक्रॉस द ग्लोब इट्स हैपनिंग। हम हमारे वर्ल्ड्स इतने कोलाइड हो चुके हैं कि आज पाकिस्तान के जैसे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो बिल्कुल फ्रेश है। बयां, that day, बयान सर, निहाल, नसीम, there's an artist, there's Manu मानू यार, who's amazing at his work। मतलब हमें इतना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कहीं से भी कुछ भी नया साउंड आ रहा है। वो नहीं है कि इंडियन साउंड ये है, यूरोप में ऐसा, यूके जैसे ड्रिल वाज लाइक अ यूके म्यूजिक, अब वो इतना मिक्स हो चुका है कि कहीं से भी
द नेक्स्ट बिग थिंग कैन। आपको क्रिएटिव ब्लॉक होता है? होता है सर वही नहीं बता रहा हूँ ना, अलग अलग जॉनर सुने। मैं एक अच्छा लिसनर पहले हूँ, तो जब सर मैं बार्स नहीं लिखता ना, उस दिन मैं गा देता हूँ बात। जिस दिन मैं गाना नहीं मन करता उस दिन मैं बार लिख देता हूँ। तो मैं बड़ा फ्री फ्लो चलता हूँ, मैं ऐसे नहीं। और मैं सर इस चीज़ में ना मतलब ज़्यादा ना वो नहीं होता कि गाइस डोंट डिस्टर्ब मी, मेरा मेरे मेरे राइटर्स ब्लॉक आ रहा है, कम ऑन मैं अगले 6 महीने तक गाना नहीं लिख सकता हूँ। अबे मेरी रोजी रोटी है ये। ट्रू। कि यार अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो एक क्या लड़ो इस चीज से, अगर ये है तो इसे ठीक करो। तो सर ये मैंने अपने इनिशियल पे ही मैंने कुछ ऐसे लोगों से ये बात सुनी थी, और वो आर्टिस्ट थे, कि हमें क्रिएटर्स ब्लॉक आ गया और हम इतने इतने टाइम तक ये नहीं लिख पा रहे थे, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। और तब मैं शुरू कर रहा था, तब मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको जो ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज हो सकता है, प्रॉब्लमैटिक एक्सक्यूज, जो कल को मुझे को ना कंफर्ट स्पेस में डाल देगा 4 पैसा आने के बाद, कि यार ब्लॉकेज हो रही है, मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज करी कि यार मैं जितना, इसका हैक मैंने बचपन बहुत स्टार्टिंग में निकाला, कि मैं जितनी डिफरेंट चीजें सुनूंगा ना, मैं उतनी डिफरेंट पॉकेट्स भर सकता हूँ। म्यूजिक को सर राइड करने के बहुत तरीके हैं, आपको आने चाहिए। Correct. उसके लिए आपको अलग अलग म्यूजिक सुनना पड़ेगा। इसलिए बहुत रैपरों की प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ रैप कर सकते हैं, और टाइम बदल रहा है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, टीम के लिए। पहला तो उन्होंने लिखा है कि फर्स्टली लव एंड रिस्पेक्ट टू किंग एंड टीम। क्वेश्चंस टू टीम, डज किंग भाई क्राई ड्यूरिंग और आफ्टर द स्टेज शो? ड्यूरिंग द स्टेज शो आई डिड ट्वाइस 2-3 इन माय लास्ट टूर। एक मैं बैंगलोर में थोड़ा सा वो हो गया था, तेरी हो ना सकी पे, और एक मैं दिल्ली वाले शो पे, जब शो खत्म होने वाला था तो तब गॉट इमोशनल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस? हाँ, आई गॉट इमोशनल। ओके। एंड आपने किंग को क्या सिखाया है अब तक, और किंग ने आपसे क्या सीखा है? किंग ने हमसे क्या सीखा है? यार ये तो 2 पैक के बाद हार्ट टू हार्ट में जाते हैं, awkward हो जाएंगे हम थोड़ा, गाल लाल हो जाएंगे। हाँ, इसका आंसर नहीं है सर। सर आई गेस हम बड़े वैसे, हमने ऑन फेस नहीं बोलते आई लव यू अनटिल अनलेस हम ऐसे माइंड स्टेट या ऐसे जोन में ना हम बड़े वैसे से। आई गेस हम सब एक्शंस सबने, हमारे ग्राउंड्स बहुत सिमिलर थे, तो हमने एक दूसरे से यही सीखा है कि हमें एक दूसरे को ही बैकअप करना पड़ेगा। हाँ, और वही मेजर है कि मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पर्सनल टू अस, बट इन अ मेजर लेवल, एंड आई थिंक दैट गोज आउट फॉर आवर टीम एज वेल, कि हम जो भी हमारे साथ काम करता है, या हमारे दोस्त, हम तीनों के पर्सनल दोस्त भी आज कॉमन टेबल पे जब बैठते हैं, तो इंटेंट वही है कि अगर मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो वो दोनों पूछेंगे कि वो ठीक है, अगर इनके दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो हम दोनों पूछेंगे उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज हम बहुत, जब स्टार्टिंग में हम ये समझ चुके थे कि हम एक दूसरे के लिए हम ही, हमें सब हमें तो सर शुरू होने से पहले ही सब गिराने के लिए तैयार थे। तो अब हम वहां से, वो रॉक बॉटम हिट हो चुका था, तो हम तीनों को यही पता है, और इवन ध्रुव हु इज आवर थर्ड पार्टनर, आस्था, हम सबको यही पता था कि अब अभी हमारा रॉक बॉटम है, इस पे अगर हम 5-6 लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे, चिरांशु वन ऑफ आवर फर्स्ट एम्प्लॉइज, हम सबने ये सोचा था कि अब यहाँ से अब एक दूसरे का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वालों के ऊपर तो हम नहीं कुछ कर सकते। But I think sir, as a team, we are all also learning together Yeah. every day. हम इतनी opportunities मिल रही हैं, हम इतने सारे नए big rooms में बैठते हैं। वो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मेरा वो पहली बार ही होता है कि मैं इस इंडिविजुअल से मिल रही हूँ। इनके साथ भी ऐसे ही होता है। आप तीनों की एक अच्छी बात भी है, तो एक आर्टिस्ट है, एनर्जेटिक है, आइडियाज है, एक्साइटेड है, एक आदमी हर एक्साइटमेंट में हाँ करता है, एक आदमी ना करता है, तो वो बैलेंस एकदम सही है। मैं यही बात बोलने वाला था, मतलब श्वेता से, लाइक शी हैज दैट एक्सपीरियंस। अब मैं वही बताऊं कि वो इतना कंपाइल हो गया कि अब मैं भी ये चीजें, मैं अभी नया आया हूँ और मेरे को ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। तो बैलेंसिंग परफेक्ट है एकदम। तो हाँ सर, कई बार तो गाड़ियों की फोटो आती है ग्रुप पे, तो मैं बोलती हूँ कि प्लीज काम डाउन, अगले महीने देखेंगे। मैंने बहुत बिल भरे हुए हैं, मुझे पता है इससे क्या। हाँ, क्या बताएं वापस। बट वही वाला पॉइंट है सर कि हम दोनों ने तो साथ में बहुत कुछ सीखा है। हाँ, वास्तव में बहुत वाइस हो गए सर। मतलब हम सही में, कोई गाड़ी हमें पसंद आती है ना, तो हमारे जाते हुए हम 10 बार बात कर रहे होते हैं कि क्या करें, फिर खड़ी का कैसे करना है, कैसे, और फिर एकदम से वाइस में हिट होता है कि काम करते हैं, वो करना है पहले, वो निपटा ले। फाइनल साइन श्वेता का होता है। हाँ, मतलब लास्ट में हम उनको बोल देते कि देख लो अब हम ये करने जा रहे हैं, तो एक आखिरी नजर के लिए हम वेट करते हैं। बट आई थिंक इनको भी पता है कि हम बहुत कंट्रोल्ड हो गए हैं, और इनफैक्ट ये कुछ दिन मतलब ये बोलने लगे कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा दोनों बड़े मत हो,
हाँ मैं शुरू से ही बोलती हूँ नहीं, बट इस साल की जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी मीटिंग हुई थी तो वो व्हाइट बोर्ड पे सबसे ऊपर एक्ट योर एज ही लिखा गया था ताकि ये दोनों स्टे इन देयर। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव कि आपके काम के अंदर डाला जाए कि भाई लौंडे बन के रहो, मतलब यार लौंडे इतना। वाले काम करने हैं। तो फिर हमने वही प्लान कर लिया इस साल का कि दिस इज अमेजिंग। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा ये पॉडकास्ट कम से कम 3-3.5 घंटे का 3 घंटे का एपिसोड तो होगा और मजेदार होगा, क्योंकि सच बताऊं जो लोग हैं ना उनको यही सीखना है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स और कॉन्वर्सेशन तो यही है, क्योंकि रियल लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है एक मैनेजर और आर्टिस्ट के बीच में, कैसे नेविगेट करें, कैसे एक दूसरे को समझे, कैसे एक दूसरे पे विश्वास करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो हैंडल कैसे करें, यही तो रियल प्रॉब्लम्स है। डायनामिक्स है। तो हम हैप्पी। ये तो थोड़ी मुंह फट सी है और फिर ये बोलते हैं तो सब ओके है, मतलब ये बोलते हैं नहीं करना है, ये वो नहीं करना है, और ये बड़ी स्ट्रेट फेस सी है। मतलब हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमें पता है कब सार्केज़म मार रही है, कब सच में कुछ बोल रही हैं। बेचारे नए बच्चे उनकी ऐसी करती रहती हैं और कुछ नहीं, एक तो वो बैठा हो बेचारा जितनी डांट वो खाता है। बट ये कि कुछ बोलती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट कि ये मुझे संभाल रही है, बात ये नहीं है, लाइक मतलब ऐसा फील हो रहा है आप लोग दोनों ने इसको माँ बनाया हुआ है कि मम्मी है ही तेज क्यों खांस दिया, गला खिंच जाएगा, आराम से खांसो। अभी तुमने करके खांसा था, आराम से खांसो, गला खराब है तो। मैंने ठीक है मम्मी, आई एम प्राउड ऑफ a person like me if saying this it's आप क्या ढूंढ रहे हो जब कोई ब्लूप्रिंट कोई नया आर्टिस्ट साइन कर रहा है, तो व्हाट आप लोग दोनों आंसर दे सकते सर मैं ऐसा मानता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस। ये आपने इंटरनेट पे सीख लिया कि गाना कैसे गाते हैं और आपको 4 वर्ड्स लिखने आते हैं। पोएट्स भी थे, बट पोएट्स, आर्टिस्ट और पोएट्स डिफरेंट लोग हैं ना। अभी सबको लगता है कि हम लिख सकते हैं तो हम आर्टिस्ट बनने, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैं वो ढूंढना चाहता हूँ। कि मतलब अगर मेरे को कोई, जब तक मैं जिसका फैन नहीं बन सकता, मैं उसको कैसे प्रमोट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो वो म्यूजिक के पीछे अगर आपका कोई रीजन होगा ना, वो हो जाएगा ट्रांसफर। क्योंकि मैं तो पूरे दिन म्यूजिक ही सुनता हूँ। मतलब जब मैं काम नहीं कर रहा होता, मेरी गाड़ी में पूरे टाइम बजेगा, मैं नया म्यूजिक सुनता रहता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी स्काउट करता रहता हूँ कि वो रील में अच्छा गाना बजा, वहां पे जाके फॉलो कर लिया उस आर्टिस्ट को, उससे सुना कि और क्या बना है। अगर वो रीजन है फर्स्ट। सेकंड, इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस एम्यूनेशन के साथ, उस असले के साथ करना क्या चाहते हो, कि आपको वो उसकी अहमियत पता है कि आपके पास बहुत बड़े गाने हैं। लाइक देयर आर फ्यू आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत बड़े गाने दिए, बट उनका इंटेंट नहीं था, वो गाने फट गए, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं उसको लेके। अगर जो अभी हमारी भी ऑफलाइन यही बात हो रही थी कि कई आर्टिस्ट खुश हैं। मेरे को पसंद है कि इफ यू आर ऑन योर टोज एंड यू आर वाइल्ड, कि आप पागल हो तो मैं भी पागल हूं। मेरे को पागलपन में बहुत मजा आता है। कुछ आर्टिस्ट को हम सिर्फ गाइड कर देते हैं सर, दे कम टू अस फॉर साइनिंग, बट वी हियर द म्यूजिक, इफ इट्स ग्रेट म्यूजिक, बट द अदर बाकी जो चीजें हम बिल्कुल 100% वाइब नहीं कर रहे, हम उन आर्टिस्ट को गाइड कर देते हैं, उनको बता देते हैं, उनको मिलवा देते हैं, उनकी बातें करवा देते हैं, बट वी डोंट साइन देम। ये तो हम आउट ऑफ वैसे भी करते हैं, मतलब इवन साइन करें ना अगर हम वैसे भी करते हैं। वी मेक अप्रोच कैसे करें हमें? सर हम तो इंस्टाग्राम पे काफी, मैं तो काफी अवेलेबल इंसान हूँ और मैं तो देख लेता हूँ डीएम। क्या भेजूं आपको मैं? म्यूजिक ही भेज मी में गाड़ी के लो म्यूजिक ही भेज दो, उससे अटेंशन मिलेगी। साइन कर लो, मुझे साइन कर लो, ये दूंगा। आई गेस मैं खुद ढूंढ लूंगा उनको। मैं मेरा हंटर मेंटालिटी रहता ही है कि क्या नया हो रहा है, वो नया ही जानना। मतलब अगर मैं अपना ओरिजिनल गाना भेजूं और मैं क्यों म्यूजिक करना चाहता हूँ, क्या मेरा मकसद है, ये लिख के भेजूं तो चलेगा? सर आई गेस थोड़ा नैरेटिव पहले होना चाहिए। आप अपनी कहानी शुरू कर लो। मतलब वो होगा कि अगर हम दोनों के पाथ अलाइन हो रहे होंगे तो मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आपको खुद फोन करूंगा, हमने ये किया है। यार देखिए, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आर्टिस्ट ना, मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों को जानता हूँ जो कमाल के आर्टिस्ट है, बट वो इतना लॉजिकल नहीं सोचते। होता क्या है कि लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो अपने क्रिएटिविटी में ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना, धोनी लगाए हुए रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कभी कभी। तो कभी कभी वो आर्टिस्ट ना एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा होता है कि यार कोई मेरे को मिल जाए तो मैं अपने काम पे फोकस करूं। और जो खुद की जर्नी भी है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट खुद की जर्नी करने लायक ही नहीं है,
क्योंकि उनकी सोच में ऐसा नहीं है। सर मैं इस पे ऐसा सोचता हूँ, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा खोया हुआ है अपनी आर्ट में, और खोने के बाद भी वो एक निकाल के समय ये सोचता है कि मेरे पास कोई इंसान होना चाहिए जो इन चीज़ों को संभाले। किन चीज़ों को संभाले? आर्ट सर 0 रुपए की चीज़ है, आर्ट की कोई वैल्यू नहीं, और आर्ट प्राइसलेस है। आपको किसी चीज़ का प्राइस टैग पता लगा होगा तभी तो आपको किसी इंसान की जरूरत पड़ी, तब तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, ब्रेनीज की जरूरत पड़ी कि यार पैसा कहाँ से आएगा। तो जब आपको इतना अवेयर हो आप अपने इंसान, सर खाता तो इंसान खाना ही है, जब आप इतने अवेयर हो तो आप इतनी स्टडी भी कर सकते हो कि भाई मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं, ताकि आप सामने वाले इंसान से क्लियर रहो। तो ये जो सर मुझे ऐसा लगता है ये ना ये एक्सक्यूज है, ठीक है, कि बिल्कुल ही इतना सर कोई नहीं होता। मैं पता जिस जनरेशन से हूँ, मुझे पता है जो आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है वो कितना सच में काम करते हैं और कितना साउंड करते हैं कि हम काम कर रहे हैं। एंड देन फिर सर ये ना बहुत, ये बिल्कुल ना विक्टिम कार्ड की तरह है, ये बिल्कुल एक चीज कि यार मैं तो इतना ज्यादा खोया पड़ा था अपनी आर्ट में, मेरे को पता ही नहीं लगा यार, मेरे को तो आई एम वेरी बैड एट इट। यू आर अ फूल, आप बेवकूफ हो उस चीज में, अगर आपको नहीं पता अपने काम के बारे में। तो खाना खा के पानी भी तो पीता है इंसान, इतना बेसिक पता है आपको, तो इतना क्या बिल्कुल, तो फिर तो बिल्कुल ही पहाड़ों में जाके गाने लिखो ना। तो इससे मैं ये सीख ले रहा हूँ कि खुद को ज्यादा बेचारा नहीं समझना। हाँ नहीं सर, वो आपकी ना समझना ना साउंड कराना चाहिए कि मुझको बेचारा समझो। सर वो भी तो एक क्वालिटी हम ढूंढते हैं ना आर्टिस्ट के अंदर की, वो कितना एक्साइटिंग है वो पागल, अगर वो अपने काम के लिए पागल नहीं है तो हम मैं कैसे हूँ? मैनेजर का काम क्या है कि आप 200% दोगे तो वो 100% दे पाएंगे ना। कभी वो 200 मैच ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मैनेजर के लिए इम्पॉसिबल है अपने आर्टिस्ट की एनर्जी मैच करना। और अगर उसका नेगेटिव हुआ कि मैं 100% ऑप्टिमम पे काम करता हूँ और एक आर्टिस्ट है जो 10% पे काम करता है, तो मेरे को भी 10 पे ही आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप 200% गिव इन करोगे, 100% वहां से जुड़ेगा, 300% पे एरर का पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो आई थिंक बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट का समझना कि म्यूजिक बिजनेस कैसे काम करता है, और म्यूजिक बिजनेस दोनों ही बहुत अलग चीज है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा ना आपको अजय देवगन बनना पड़ता है, 2 भाई को भी कभी कभी आपको एंट्री मारनी पड़ती है आर्ट की और बिजनेस की। तो आई थिंक अच्छी चीज है। एंड सर और एक चीज होती है, जब आपको पता होता है ना उस चीज के बारे में, जैसे इनको आर्ट के बारे में पता है, मुझे बिजनेस के बारे में पता है, तो हम बैठ के एक तीसरी चीज निकाल देंगे कि हम एक काम करते हैं, म्यूजिक नहीं करते, हम एक चेन खोलते हैं अलग वाली, कुछ अलग करते हैं, हम छोले भटूरे बेचते हैं। चलो हम ऐसे आर्ट को यूज करेंगे इस जगह, ऐसे मार्केटिंग को यूज करेंगे। किंग छोले भटूरे, केबीसी ये हमने सोच बोले रखा है। चटूरे, किंग बोले चटूरे। हाँ। तो बता दिया आपने, कोई बात नहीं, कॉपीराइट किया हुआ है ना। हाँ? कोई नहीं सर, क्या हो गया, फैन ही होगा जो लेके जाएगा। कोई तो करे। अगला सवाल है कि डू यू थिंक नेटवर्किंग विद अदर आर्टिस्ट इज इम्पोर्टेंट? दूसरे आर्टिस्टों के साथ नेटवर्किंग करना इम्पोर्टेंट है, और आप करते हो क्या? सर मैं हूँ दिल्ली से, मैं नेटवर्क में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ दोस्ती यारी में, इन सब चीज़ों में, कि कितनी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है। जिसको लगता है कि उसे लोगों की ज़रूरत है तो उसे जाना चाहिए, आर्टिस्टों से मिलना चाहिए, कोलैब कर देनी चाहिए, ठीक है। सर मैं ऐसा हूँ कि आई हैव टू बी सो क्लीन इन द मार्केट कि मैं उसको जब रीच आउट करूँ ना, मैं फालतू फेवर्स के लिए रीच आउट ना करूँ, और जब उसे रीच आउट करूँ वो दोनों को बिजनेस साउंड करना चाहिए। ये एक सही तरीका है उस चीज को अप्रोच करने का, सामने वाले को पता लगना चाहिए कि नहीं यार एकदम सही बंदा आया है जिसने मेरे को पॉकेट भी वही वाली दी है म्यूजिक की। और फिर उसके बाद उसका स्क्रैच लो, वो अप्रूव करो और उसके साथ बैठो, और फिर वो गाना प्रोड्यूसर के साथ बैठ के बनाओ। तब वो होती है प्रॉपर कुकिंग, जिसे कहते हैं 2 लोगों ने मिलके बनाई हुई। और मैंने बहुत टाइम देखा कि वर्स भेज दिया इसने, चीजें चलती होंगी सर, ऐसे नहीं चलती होंगी, बट मेरे केस में मुझे मजा इसमें ज्यादा आता है। तो आई थिंक आई कैरी माई कैरेक्टर विद माई सेल्फ। वही चीज लोग आगे उसको चाइनीज विस्पर करें, अच्छा बताएं बुरा बताएं, उस हिसाब से अपने आप चीज फॉल इनटू प्लेसेस। आई थिंक आई एम मीटिंग एवरी डे, आई मीट समवन लेजेंडरी। सो आज भी वही दिन है, राइट? थैंक यू। नहीं सीरियसली, आज भी वही दिन है। तो आई थिंक आई एम ऑन अ राइट पाथ। मेरे को सबसे ज्यादा नफरत है सर इस मैसेज से, ब्रो व्हाट्स अप, लेट्स डू समथिंग। क्या है ये? मैं मुझको जरूरत क्या है? अब बात जब लेट्स डू समथिंग का आपने मेरे को स्ट्रेट अप मैसेज भेज दिया, जबकि मैं ऐसा बंदा हूँ, घर बैठो चाय मट्टी खाओ, 2 बातें करो घर भर के और सब ठीक है। तो मतलब मेरे को ना वो समझ नहीं आता, वो बेसलेस है वो चीज। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो इतना फ्रंट के लेट्स डू समथिंग, तो जब आप एड ऑन नहीं कर सकते हो तो इतना स्ट्रेट अप मत पूछो। आपको फेवर जब मुझसे लेना है आप स्ट्रेट अप मत पूछो, उसके लिए तरीके हैं, आस्क आउट फॉर द लाइक मैनेजमेंट टीम, सारी चीजें,
तरीके से काम करेंगे, क्योंकि फिर वो बिजनेस है, उसका इंटेंट बिजनेस है। अब फिर जब बिजनेस में आ रहे हो तो फिर हम भी धंधा करने बैठे हैं। नहीं, बट फ्रेश आर्टिस्ट के केस में कोई हार्म नहीं है सर। अगर मैं किसी का म्यूजिक सुनती हूँ और मुझे एक प्रोड्यूसर बहुत अच्छा लगता है, ये मैं हम अपने नए आर्टिस्ट को बोलते हैं, इफ यू लाइक अ प्रोड्यूसर प्लीज रीच आउट, यस, कि ब्रो कैन वी डू सम वर्क टुगेदर। दैट्स व्हाई आई वाज फोर्सिंग यू टू बी इन द पॉडकास्ट। जो भी हम एक्साइटमेंट में बात करते हैं उसके बाद में जो एकदम संतुलन जो बनता है ना, वो लास्ट में संतुलन यहाँ से बनता है। एंड आई फील सर, आप एक अनहर्ड आर्टिस्ट के साथ जब काम करते हो ना, अगर वो सच्चा है तो आपको इन द एंड ऑफ द डे अच्छा लगता है। करेक्ट, ट्रू। कि यार अगर वो नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो पीस है। हाँ, इट्स ओके टू आल्सो रीच आउट फॉर गाइडेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने बादशाह को उस दिन मैसेज नहीं किया होता कि भैया आगे कैसे करना है काम, तो हम सब यहाँ बैठे ही नहीं होते। राइट। सो इवन इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय अनदर आर्टिस्ट, और अगर आप, जैसे मैं आपके पास आई कि सर सिखा दो कंपनी कैसे बनानी है, सो इफ आई एम इंस्पायर्ड बाय समवन, आई रियली लुक अप टू समवन, कोई हार्म नहीं है कि कैन आई प्लीज कम एंड हैव अ कन्वर्सेशन। सर एक ना बड़ी चीज मेरे को फ्लॉ जो नजर आता है वो ये कि जितने भी कई सारे लोग ऊपर बैठे हैं ना आर्टिस्ट, वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते कहीं पर भी, क्योंकि उनको अपने आप को ग्रेटेस्ट दिखाना है। दे नेवर गिव शाउट आउट। ठीक है, जो नए लड़के आ रहे हैं ना, उनकी वो डीएनए में आ जाएगा कि किसी को थैंकफुल होना ही नहीं है कैमरे के आगे, हर बात बतानी है मैंने खुद करी है, मैं मेरे से बात करो। सो जब ये चीज होगी तो यूनिटी कैसे आएगी आर्ट में, किसी चीज का कल्चरल शिफ्ट कैसे होगा जब आप किसी को एड्रेस करने नहीं जानते किसी की अच्छी बुरी बात। तो आई थिंक ये भी एक बहुत वो चीज है कि इंटेंट में इनसिक्योरिटी है बहुत सारी। हमारी सुबह वो सुनिधि मैम वाली बात हो रही थी, हाँ जो DTU वाला अभी हाँ, NSUT। अभी इन्होंने एक कॉलेज फेस्ट पे परफॉर्म किया था। सुनिधि मैम हैड परफॉर्म्ड द प्रीवियस एक डे, दिन पहले, और मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड परफॉर्मर्स इन द कॉलेज सर्किट अभी फ्रॉम हिज जनरेशन। पर भी सुबह ही बता रहे थे कि जब मुझे पता लगा कि सुनिधि मैम कल परफॉर्म करके गई हैं, एक अलग परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फॉलो अप टू वन ऑफ द बिगेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ दिस कंट्री that this country will ever see. And I was so pissed that why nobody is talking about her. Honestly बताऊं, ये नाम नहीं लेते क्योंकि इनके लिए कूल नहीं है ये चीज। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उनसे ऐसे मिला हूं एंड 6 महीने बाद, एक 1.5 साल पहले मिला, सब चीजें हाँ जब उन्होंने भूमि करा, और आज 1.5 साल बाद मैं उनको देखता हूँ, और मतलब आप सोच के देखिए कि मैं एक स्क्रैच से रॉ आर्टिस्ट बना हुआ, सारी चीज मैं उस स्टेज पे हूँ। वो स्टेज अर्न करा। उससे ज्यादा बड़ी बात यह कि उस स्टेज पे मेरे से एक दिन पहले इतनी बड़ी परफॉर्मर आ रही है जो लिटरली जब गाना रिकॉर्ड करती है ना अपना स्टूडियो में, तो जो मॉनिटर से आवाज आ रही होती है, आप इधर खड़े होगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो सामने गा रही है। मिक्स एंड मास्टरिंग की जरूरत नहीं है, ट्यूनिंग की जरूरत नहीं उनकी आवाज को, और वो 3 घंटे 2.5 घंटे नॉन स्टॉप परफॉर्म करती है। उन्होंने इतना बड़ा चेंज करा, मतलब इतनी सारी चीज जो लड़कियां, जो फीमेल आर्टिस्ट है, उनको देखना चाहिए उस चीज को लेके, और बंदों को एड्रेस करना चाहिए। सर मैं सही बताऊं, मेरी किसी से नहीं फटती जब मैं स्टेज पे हूँ ना। मेरी ना मैं ये बोलता हूँ कि अगर मुझे आपने लाइनअप में बीच में डाल दिया, अगर 10 आर्टिस्टों का लाइनअप है और आपने मुझे 5वें नंबर पे डाल दिया, तो बाकी के 5 गए। मैं नहीं डरता, मगर जब मैंने वो नाम सुना ना, तो मेरी रिस्पेक्ट और मेरे अंदर ना वो घबराहट आई कि मेरे से पहले कोई ऐसा परफॉर्मर आया है, एंड शी इज अ फीमेल, और जो 2 डिकेड से काम कर रही है इंडस्ट्री में। तो सर सोचिए कि मेरे को तो कोई इंस्पायर ही नहीं कर पा रहा है। टच तो बहुत दूर की बात है, और ये मैं कोई ऐसे बड़ी बात नहीं कर रहा, बट सच में जब मेरे को इतना ओजी आर्टिस्ट देखना पड़ रहा है और उसने इतना चेंज कर दिया कि जब लोग मुझे बोल रहे हैं और मैं उससे इंस्पायर हूं, तो आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों है कि इतने सारे बंदे बोलते हैं हम खतरनाक है, हम ये हम वो, हम जब हम आते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं आपसे क्यों नहीं डर रहा, और मैं उस लेडी से क्यों डर रहा हूं कि यार मुझे आज परफॉर्म करना है। हम सो के उठ के माइक पकड़ के उछाल देते हैं 10-15 हजार लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर उस दिन मुझे था कि भाई आज मेहनत करनी है। ये पता नहीं क्यों लोग इस बारे में इतना वो है, मतलब क्या यार, सीखो ना, अच्छी चीज है, बोलो उस चीज के बारे में, एड्रेस करो, जाओ आप मेरे शो और आर्टिस्ट को भी बता दो, देखो, नेटवर्किंग करो, और आर्टिस्ट को भी बता दो कि आप बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो मुझे। हाँ, देयर इज नो हार्म इन गिविंग फ्लावर्स टू पीपल हु डिजर्व इट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। करो मैसेज, हम ये दौर लाएंगे। हाँ सर, कोई और नहीं ला पाया, हम लेके आएंगे। अच्छी बात है। हमारे लिए छोड़ा हुआ है, अच्छी बात है, है ना। एक आदमी ने बहुत सारे सवाल भेजे, मेरे ख्याल से वो पॉडकास्ट करना चाहता है। पढ़ ले। राज होगा सर। कोई तो राज होगा। लिखा है, यू हैवंट लर्नड म्यूजिक कॉम्पोजिशन, देन हाउ डू यू राइट एंड कंपोज?
नो बिकॉज आई हैव लर्नड इट. सीखा है मैंने, ये किताबों से नहीं सीखा, गाने सुन के तो सीखा है. ये ऐसे भी मेरे को काफी सारे आर्टिस्ट बोल के गए कि आमद होती है, इट्स अ ब्लेसिंग. किसी को अगर आप बोलो कि गाना बना दो तो वर्ड्स आते हैं या धुन आती है, वो तो अभी इसका तो कोई प्रोसेस है नहीं. वो भी बैठे थे ना मीटिंग में डायरेक्टर के साथ, उन्होंने क्या बात बोली थी कि आयुष्मान खुराना एक दिन मेरे पास आता और ये बोलता है कि भाई या तो आप कलाकार होते हो और या तो आप नहीं होते, इसके बीच में कुछ नहीं है. और मेरे को बात एकदम से हिट हुई. मैंने कहा हाँ यार True. ये बात तो सर इसका यही जवाब है, या तो आप कलाकार हो या तो आप नहीं हो. इसकी कोई मशीनरी नहीं है. डज ही नो म्यूजिक प्रोडक्शन विथ डॉ? यस, FL स्टूडियो. और कौन से सॉफ्टवेयर से यूज करते हो? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या क्या यूज करते हो? सर मैं तो सर मैंने अभी जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट मैंने भी करा है जो आने वाला है, वो मैंने करा ही अपने 2019 की ट्रिप पे. 2017-18 में चला गया हूँ. मेरा भी ना घर पे छोटा सा सेटअप है, पतला सा टेबल है, उस पर 2 स्पीकर है. स्पीकर का मेरे को नाम नहीं पता, मॉनिटर्स का. मैंने फोकस राइट का 2 चैनल वो लगा रखा है, ठीक है. और एक लैपटॉप है रखा है, एप्पल वाला भी है, बट मैं वो वाला यूज़ करता हूँ, टफ वाला, बिकॉज मेरे को विंडोज़ ज़्यादा समझ में आता है. मेरे पे एप्पल बहुत लेट आया, मुझे चलाना नहीं आता एप्पल, तो भी रखा हुआ है. तो भी मैं उस पर करता हूँ क्योंकि मेरा हाथ बैठा हुआ है. और जब मैं उसमें करता हूँ तो मैं एकदम उसमें चला जाता हूँ. POV जब मैं 2016 में गाने बनाया करता था और मेरे पास मॉनिटर्स नहीं थे और मैं लैपटॉप लेके बैठता था, पापा ने दिलाया था 25,000 रुपये का, वो भी किश्तों पे. तो मैं एकदम से ना उस लैपटॉप को देख के, और जब मैं अपने रूम जब मैं उसको बना रहा होता हूँ ना, तो मैं रॉको होता हूँ बेसिकली. ये साल मैंने इस चीज़ के लिए करा है और अब मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ. तो वही सारी चीज़ें रहती है. तो मैं FL यूज़ करता हूँ. अभी मैं प्रोडक्शन में घुसा नहीं हूँ, बट अगले साल से मैं एज अ प्रोड्यूसर भी कई सारी चीज़ें पुट आउट करूँगा. अभी तक मैं बहुत सारी चीज़ें संभाल रहा था, बट आई नो द फैक्ट दैट मैं एक बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ, जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, और वो अगले साल आएगा. और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट राइटर भी हूँ, बहुत अच्छा डायरेक्टर भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. तो इट्स गुड के पीपल लाइक क्वेश्चन मी एंड एवरीथिंग. सो आई यूज़, बाकी और समझ ही नहीं आता है मेरे को सर. क्यूबिस तो मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, और लॉजिक प्रो उनके लिए अच्छा है जिन्होंने थोड़ी इंजीनियरिंग सीख रखी है. वो लाइव चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है. एंड मुझ जैसे रॉ टैलेंट के लिए, चलते फिरते हाथ पैर मारने के लिए FL स्टूडियो बहुत अच्छा है. यूट्यूब से देखो और करते रहो. फैंटास्टिक. वही पॉडकास्टर का अगला सवाल. राज द पॉडकास्टर. क्वेश्चन टू भाव्य आनंद. सी, how does artist management actually work? How can I apply for an artist management job role if I have proper knowledge about it? Thank you. Email Statement सही. बंदा स्मार्ट है. If you want to apply at Blueprint, there is again that Email ID email ID, jobs@blueprint.co.in. You can apply there. Second, in summer we are running a internship program, which will roll out by May. First week we will have a form that you can apply on. You can visit our Instagram. We'll upload a form in our bio. You can apply for an internship. There will be a summer program for 2 months. You can have, and we'll have subsections of which part of the artist management division you want to intern at. Whether it's show production, whether it's A&R, or if it's video production or content management or brand execution. You can choose what sort of internship you want to do. And even someone who's experienced and wants to connect, you can reach out to us on our Blueprint Instagram profile. Our team is always available on that, and that's the plan. Fantastic. आपके लिए सवाल है कि भैया, क्या अभी उस लड़की की याद आती है जिसके लिए गुमशुदा सॉन्ग लिखा था? मेरे को नहीं आती सर किसी की याद. मेरे को अपना ही होश ही नहीं रहता. कुछ नहीं है सर. मतलब मैंने अब कैसे बताऊं सर, एक आर्टिस्ट कितना बड़ा झूठा भी होता है और कितना बड़ा सच्चा भी होता है. मैं एक गाने में एक लाइन लोगों को अच्छा लगाने के लिए लिखता हूँ और दूसरी लाइन पर्सनल लिख देता हूँ. मैं एक लाइन डाइसेक्ट करने थोड़ी बैठा हूँ. अगर मैं ये बोल दूंगा कि ये गाना मैंने बड़े दिल से और सिर्फ उसी के लिए लिखा और आज भी मैं उसी को सोचता हूँ, तो मेरे लिए क्या जाएगा? कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है. इट्स रियल लाइफ. तो बहुत अलग चीज़ है. आप टाइम के साथ बड़े होते हो, आप टाइम के साथ सीखते हो, और आप टाइम के साथ ना जब अच्छा करते हो तो आप माफ करना सीख देते हो चीज़ों को. ट्रू. एंड टाइम के साथ जब आप इवॉल्व करते हो तो आज की डेट में जो मेरी स्किल है वो एक स्किल है बेसिकली. मैं आपकी फीलिंग का गाना लिख सकता हूँ, बट जरूरी नहीं कि मैं वो जी रहा हूँ. मैंने अपने आप को इतना एस करा है उस चीज़ में कि मैं आपकी फीलिंग लिखूंगा, आप बोलेगा यार ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह लिख रहा है. और मैं बहुत ओपनली इस बात को बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा इस बात को. तो एक कलाकार हर वक्त प्योर सोल नहीं होता. हम इंसान है. एक आर्टिस्ट स्मार्ट होता है या डम होता है.
सिंपल सी चीज है। तो और जो इनिशियल पे गाने बनाता है एक आर्टिस्ट ना, बिफोर ब्लोइंग अप, उस टाइम पे ना वो बहुत चीजों से प्रताड़ित होता है, बहुत चीजों से गो थ्रू हो रहा होता है। तो उस टाइम पे वो अपनी बहुत सारी चीजें बोलता है, रखता है। मैं बड़ी अजीब बात बोलने जाऊंगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर जॉब एज अ लिसनर टू अपलिफ्ट योर सेल्फ इन लाइफ, सो यू कैन रिलेट। कि 3 साल बाद जब मैं यहाँ पर कोई बात बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी मैंने ली, तो आपने बेशक वो गाड़ी ना ली हो, बट आपने गाड़ी ली हो। कहने का मतलब एज अ लिसनर, एज अ ट्रू लिसनर, आपका भी काम है कि आप जो भी जिंदगी में चीज करो ना, उसमें एक्सेल करो, तो हम साथ साथ चल पाएंगे। नहीं तो आप वो आशिकी वाले फेज में पड़े रह जाओगे जो मेरी जिंदगी के 5-6 साल पहले चला गया था। आज मैं जिंदगी बिल्कुल अलग जी रहा हूँ, और फिर आप बोलोगे यार पुराना वाला नहीं मिल रहा, पुराने वाले की बात अलग थी। आप जिंदगी में नहीं उठ रहे हो, पुराना वाला कुछ नहीं है, आप जिंदगी में एलिवेट नहीं हो रहे हो। तो मतलब मैं ओपनली इस बात के बारे में बोल रहा हूं, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ इस चीज को लेके। सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर इन यूएस, स्नूप डॉग। तो स्नूप डॉग ने एक बार एक स्नूप चाचा रील थी कि बोला कि जब आप आगे जाते हो ना, तो ये आप हो, ये आपके दोस्त हैं या आप हो, तो देयर इज अ गैप। तो जब ऐसे ऐसे आप आगे जाते हो तो अब गैप बन जाता है। तो आप क्या करते हो, आप ऐसे नीचे आके उनको उठाने की कोशिश करते हो, ये तो गलत बात है। तो अब ना आपको यही रहना है, जब तक ये नीचे से ऊपर नहीं आएंगे एग्जैक्टली तब तक closing the और gap। सर ये बड़ी हार्श लगती है बात कि कितने कंफर्ट में बैठ के ये बात बोल रहा है, मगर आप समझो इस चीज को, इम्पैक्ट जिंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। हाँ। सच अच्छा थोड़ी होता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सर मेरे को सुन के कोई रैपर बन रहा है, म्यूजिशियन बन रहा है, नहीं बन रहा, मगर मैं उन लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ जो कहते हैं यार हमारा जेई का एग्जाम है, हम ये गाना सुन रहे हैं, यार हम इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम ये गाना सुन रहे हैं, भैया हमारा टाइम स्क्वायर में नाम आया है, अब मैंने इस एज में ये करा, मैं कॉलेज का अकेला वो लड़का हूँ, ये लड़की हूँ जिसने ये करा है। तो दिस इज द राइट इम्पैक्ट दैट आई एम वॉचिंग। तो इसलिए मैं काफी सारी नेगेटिव चीजों के बारे में ध्यान नहीं देता। जो लोग कमियां निकालते हैं वो एक्चुअली अपनी जिंदगी में कोई चेंज ही नहीं ला रहे। तो वही है, मतलब मस्त रहो। बहुत डिफिकल्ट सवाल है जिसने पूछा है उन दोनों के लिए। If you get a chance to manage other rappers who are in the same league as King, would Blueprint be managing them? And how different then would the strategy be? Same league as King. Same league as King. So ये साइलेंस वाला अच्छे से लेना। नहीं सर, बट जैसे वन ऑफ द नेम्स दैट भव्या मेंशन, चार दीवारी, न्यू किड बट एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। मतलब उसको देख के मन होता है कि और एक्सप्लोर करो कि और क्या क्या करना तो हो ही नहीं सकती है, लीग तो सबकी, लीग तो कोई है ही नहीं, पर वो artist, बहुत एक्साइटिंग किड है वो। तो वी वुड लव टू सी इफ वी कैन वर्क विद चार दीवारी। हाँ सर, अगर हिप हॉप ही बोल रहे हैं क्या? अगर आई थिंक कि अगर हमारे पास पहली चीज बैंडविड्थ होनी चाहिए। अगर हम एक आर्टिस्ट जो एस्टैब्लिश्ड या बड़ा है, लाइक इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, स्केल, हमारे पास अगर वो टाइम नहीं है उसको जस्टिफाई करने का, तो हम नहीं करेंगे। और वो हम बोल देते हैं, दैट्स व्हाट वी टेल देम कि वो अनफेयर है कि हमें ये दिखे कि यार हमारे को एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू तो पहले दिन से ही आ जाएगा, बट वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, फिर हमारा मार्केट इमेज ऐसे होगी कि अरे वो इतना बड़ा आर्टिस्ट आया था बट ये कुछ नहीं कर पाए तो उसने छोड़ दिया, एंड देन दैट पर्सन मूव्स टू अ सेपरेट एजेंसी। अगर हमारे पास वो टाइम होगा और हमारे पास इतनी टीम होगी जो उस चीज़ को फुलफिल कर पाएगी, वो जस्टिफाई, जो ब्लूप्रिंट का कोर इंटेग्रल पार्ट है कि हमारे को वो चीज़ एक तरीके से एक नया पाथ ब्रेकिंग कुछ जर्नी बनानी है, अगर हम वो कर पाएंगे तो हम करेंगे। अगर हमारे पास वो बैंडविड्थ नहीं होगा तो हम मना कर देंगे, क्योंकि उनके लिए भी अनफेयर है कि वो इतनी बड़ी चीजें छोड़ के अगर हमें इस काबिल समझते हैं कि अपनी पूरा करियर हमारे हाथ में दे रहे हैं, तो अगर हम वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो एक आर्टिस्ट का 1 साल अगर किसी ने खराब कर दिया तो 10 साल पीछे जा सकता है। सही में। तो वो उसके लिए भी रिस्क है, और हम शायद से हम किसी और आर्टिस्ट को मैनेज करके वो पैसा कहीं और से बना लेंगे, बट अगर उसका 10 साल एक साल काम नहीं करा उस पर, वो 10 साल पीछे चल गया, तो वो ह्यूमन ग्राउंड्स पे अनफेयर है। प्राउड ऑफ यू। Very well said. Okay, you are a rock star on stage and you are amazing and enthusiastic in your music videos. So as an artist, what do you enjoy the most, performing on stage or recording or shooting music videos? सर फिजिकल एस्पेक्ट से बोलूँ ना तो कई बार शूट करते समय मैं कहीं से आ रहा होता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ,
दिमाग तो एकदम वो होता है बट बॉडी बहुत थक जाती है, कहने का मतलब है। तो डेफिनेटली मुझे स्टेज ज़्यादा पसंद है, और बट स्टेज भी चढ़ पाता हूँ, उसका भी रीज़न ये है कि मैं कैमरे के आगे कुछ कर पाता हूँ। तो ये एक दूसरे के साथ मतलब इनका आशिकों वाला रिश्ता है, तो मैं बीच में दोनों को निभाने की कोशिश करता रहता हूँ अपने साइड से, बट मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं जब स्टेज पे जाऊँ। सर कुछ लोग तो अब इनके शोज साउथ इंडियन मूवी बोलते हैं। एक्शन भी है, ड्रामा भी है, एंटरटेनमेंट भी है। मैं अपने करियर के शुरुआत में ये बोलता था कि मेरे म्यूजिक, मेरी आर्ट एक साउथ इंडियन मूवी की तरह होनी चाहिए। डायलॉग भी है, एक्शन भी है ना, और डिप भी है, ऊपर भी है, सब हंसी मजाक भी है। मतलब हंसी मजाक अब धीरे धीरे ऐड करेंगे हम, बट ये सारी चीजें। एंड आई नाउ मेरी एक ये है कि मैं अपने आप को एक ऐसा आर्टिस्ट देखता हूँ जो बाय द टाइम एक घड़ी का काम करने वाला है। मतलब मुझे एक घड़ी बनना है किसी इंसान की, कि जब वो सुबह 8 बजे उठे तो वो सुबह उठे तो मेरा एक गाना चला है, ठीक है, कि हाँ यार, और वो सबसे कोर सुबह की जो खुशबू दे सकता है ना, वो गाना दे, ये मेरा काम है। 10 बजे ऑफिस के लिए रेडी होके निकल रहा है, तो उस टाइम जब वो जा रहा है अपनी गाड़ी में या कन्वेंस में, तो उस टाइम वो मोटिवेशनल वाली बातें, जब वो आ रहा है ऑफिस से तो वो चिल वाली बातें, जब वो रात को दोस्तों के साथ बैठ रहा है तो शराबों वाली, पीना खाना चल रहा है, लोगों का एंजॉयमेंट, वो वाली बात है कि आप सामाजिक चीजें कर रहे हो मगर आपके अंदर वो इंसान है, उसको मत बोलो, अपने दोस्तों में बैठो, और वो सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वो आर्टिस्ट हूँ जिसे घड़ी बनना है किसी की, कि आप जब उठो आपके पास कोई ऐसी चीज हो कि आप वो मेरी सुन सको, तो मुझे भी फायदा है, मुझे भी 4 पैसा मिलेगा। ठीक है, बट ये है कि आपकी जिंदगी, मतलब हाँ अच्छा लगेगा, मतलब चीजें होंगी कि आपके पास एक, मैं नहीं दे सकता तो कोई और दे ले, बट मेरी बेस्ट ट्राई मेरा ये रहेगा कि मैं हर इमोशन और हर ओकेशन पे गाना हो। हाँ, हर वक्त का, हर मौसम का एक गाना दूं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा सर। लाइक 20 years डाउन द लाइन मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने, जब मौका तुम मिला। दोनों को पैसों की कमी नहीं होने वाली। आर्टिस्ट जब इतना काम करने में इंटरेस्टेड है तो बन ही जाएगा मौसम। तो फिर पैसे काउंट करने वाले मौसम पे भी गाना बना लो एक। हाँ सर, बिल्कुल। अगला है कि आर्टिस्ट को मुंबई आना कितना जरूरी है। मैं गुजरात से हूँ और यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सर जो आ रहा है बोलो, आप लोग बोलो, मैं नहीं, आपने ऐसे जोर से आ रहा था, रोका। सर मैं तो देखो मतलब वही है, मैं तो दिल्ली का हूँ, बट वहाँ जन्म लिया, यहाँ पहचान मिली है मेरे को बॉम्बे में। बट मेरा एक उसूल है सर, मैं बॉम्बे में तभी मैं माया बोलता हूँ बॉम्बे को, और मैं बोलता हूँ मेरी माया से आशिकी है, ठीक है, और इसने मुझे चुना है, मैंने इसे नहीं चुना। बड़ा फिलोसॉफिकल थॉट है। तो मेरी एक आदत है कि मैं बॉम्बे में तब पैर रखता हूँ, माया के पास मैं तभी आता हूँ जब माया बुलाती है, मैं अदरवाइज नहीं आता बॉम्बे। और मुझे ये दूरियां पसंद है, क्योंकि अगर मैं यहीं रहने लग जाऊंगा ना, मेरा प्यार खत्म हो जाएगा। मैं हर जगह स्ट्रेस लूंगा, हर जगह कनेक्शन के लिए भागूंगा कि आज उस पार्टी में चला जाता हूँ, 4 लोगों से बात हुई कि नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई डोंट लिव दैट वे। मैं घर जाता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ तो मैं आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ गुड़गांव के, और आप मेरे घर आओ और वहाँ पर वक्त रुक जाता है। मैं 2-3 दिन घर में होता हूँ, मैं सिर्फ अपने घर में होता हूँ, अपने दोस्तों के साथ आता हूँ, घर में दाल रोटी अपनी बनाना, खाना, मस्त रहना, ऐसे रहता हूँ। मैं बाहर नहीं निकलता। आई नेवर गो आउट एंड सी हाउ फेमस आई एम, नेवर डू दैट। और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे पसंद है ऐसे कि कोई मुझे देख ही ना रहा हो। मैं ट्रैवल भी रात को करता हूँ, क्योंकि शुरू से ही मेरी ये वाली आदत है। तो जब मैं बॉम्बे आता हूँ ना, जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, तो यहाँ पर आके मुझे पता लगता है, जैसे कल ही रात को मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहा था कि मैं घर पे था, 3 दिन 4 दिन घर पे रहा, एंड कट टू मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के जैसे ही बॉम्बे आता हूँ, और पूरी जिंदगी अलग है। तो कहने का मतलब है, अपने आप को आप काम करो। इंटरनेट है, और इंटरनेट ना स्टेट नहीं देखता, अब हर जगह से हर चीज आ रही है। आप काम करो अच्छा, और ये जगह वो है जब आपको चुन लेगी तो आपको बुला लेगी। और जैसे ही आपको बुलाने लग जाए, सबसे पहले ना यहाँ पर आके खर्च करने से पहले ना ये समझो कि कैसे तुम संभाल सकते हो इन चीजों को। सो माय टेक वाज लाइक कि एक एरिया, एक प्लेस, आपको रिसोर्स ही कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, तो बीइंग अ कैपिटल हमें हर रिसोर्स मिल जाता है वहाँ पे। अब जैसे जिन्होंने सवाल पूछा वो गुजरात से बोल रहे हैं, अगर वहाँ हो सकता है रिसोर्स वाइज कोई कंस्ट्रेंट हो कि स्टूडियो एक डिसेंट लेवल पे नहीं है जहाँ वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो एक बहुत बेसिक नीड्स ऑफ मेकिंग म्यूजिक पे आपको कोई रुकावट है, तो आप आपको ये पता होना जरूरी है। आपको बॉम्बे या कोई भी ऐसा, जैसे अहमदाबाद में काफी अच्छे स्टूडियोज हैं जितना मुझे पता है, तो आप नियर बाय जो जहाँ पे भी आपको फुली इक्विप्ड एरियाज मिल रहे हैं, जहाँ पे आप मे बी आपको शूट करने के लिए क्रोमा ग्रीन स्क्रीन वाले स्टूडियोज चाहिए, जो हो सकता है आपके नेटिव प्लेस में ना हो, तो वॉट एवर नियरेस्ट प्लेस दैट हैज दैट फैसिलिटी, आप वहाँ जा सकते हो। अब जैसे दिल्ली से सबसे क्लोजेस्ट इंडस्ट्री है पंजाब, चंडीगढ़,
वहां जाओ, आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको स्टूडियोज मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब बॉम्बे तो मैं चलो हसल के टाइम पे आया, बट जब मैं चीजें संभालने शुरू करी ना, मैं बॉम्बे आने से पहले चंडीगढ़ जाता था। दिल्ली में नहीं है अभी भी? कॉस्ट वाइज फर्क है सर, हाँ, कॉस्ट वाइज फर्क है कि आप एक ट्रेन लेके 1150 रुपए की ट्रेन पड़ती है दिल्ली से चंडीगढ़ की, आप वहां पे जाओगे तो आपको हो सकता है ओवरऑल रन इन गन पे गोरिल्ला शूट करने पे आपको 20-25 हजार का फर्क पड़ सकता है। और वो एक वो कल्चर, आर्टिस्टिक कल्चर है वहाँ पे actually। और सर लोकेशंस मेजर रोल प्ले करता है। True, true, true। अब बॉम्बे के अंदर लोकेशंस आप आउटडोर्स नहीं देख सकते, क्योंकि आउटडोर्स फिर स्काई स्क्रेपर्स और बिल्डिंग्स और गलियां ये सब दिखेगा। मतलब मानता हूँ सर, इनिशियल स्टेट में ना एक आर्टिस्ट के लिए प्रोफेशनल होने से पहले ना जुगाड़ू बनना ज्यादा जरूरी है। True। ये इंसान का प्रोफेशनलिज्म, ये मांग रहा है प्रोफेशनलिज्म हमसे, हम कह रहे हैं जुगाड़। एक्चुअली सब जुगाड़ से, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं से वो नया नेविगेशन करके ही आते हैं। अगला सवाल है कि बोल रहे हैं कि क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं? भाई बहुत कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो बहुत कमा रहे हैं, ये सवाल मत पूछ। नहीं सर, खर्चा भी बहुत होता है। हर फील्ड में 1000 लोग काम करते हैं, 5 लोग सक्सेसफुल होते हैं, 50 लोग ठीक ठाक होते हैं, बाकी मेजोरिटी तो 5 ही लोग पैसा कमा रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। 5 और बाकी लोग सिर्फ इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि रैपर्स पैसा कमा पाए या नहीं कमा पाए। ये तो देखो सच है। अब तो काफी लोग हो गए, 5 नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, 50 लोग 100 की बात करी तो सर 5 का एवरेज निकाल लिया ना मैंने, मतलब करेक्ट। बट आई गेस अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को काफी बढ़ गया। काफी बढ़ गए। एज अ हिप हॉप एज अ जॉनर इन इंडिया इज लाइक अ सब ब्रांड्स के लिए छोटे छोटे गांव में सर एक चीज की बहुत खुशी है दैट हिप हॉप इज आउट देयर नाउ। यस यस, बहुत बहुत यू अमेजिंग। कैन लव इट, यू कैन हेट इट, यू कांट इग्नोर इट। विदु सर तक अगर हिप हॉप के बारे में जानते हैं, मतलब कितनी बड़ी चीज है, मतलब और गांव का लड़का एक हिप हॉप के बारे में जानता है अगर, तो ये भाई लड़कों ने कर दिया। मतलब कुछ भी बोलो, अब hate them लड़कियां or भी आ love गई them। सृष्टि की, सृष्टि यार उसके बाद कितनी लड़कियां हिप हॉप करना हाँ चाहती हैं। एग्जैक्टली, मतलब कर दिया उन्होंने, और वो सर ऑन अप कर दिया। लैंग्वेज एग्नोस्टिक हो गया है कि मतलब तमिल रैपर्स, मलयालम और रैपर्स, वो वहाँ के स्टार है, फुल पावर, मतलब ये बहुत सही मतलब चीज है। ड्रीम था अभी प्रोजेक्ट है ना, हम लोग उसके रंजीत बरोट सर की एक स्टूडियो ओपनिंग में गए थे, रंजीत सर भी वहाँ पे थे। वहाँ पे वो जो लाइव बैटल्स और होती है ना, Yeah, छोटे छोटे बच्चे, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई वाज ब्लोन अवे। Yeah. मैंने बोला यार ये है टैलेंट, दे विल मेक अ चेंज सर, वो बहुत ये जरूरी है। लाइव चल रहा है। सर इट्स टाइम, हर ब्रांड का कैंपेन ब्रीफ, फर्स्ट ब्रीफ Yeah. इज वी वांट टू वर्क विद अ हिप हॉप आर्टिस्ट। इट्स रिबेलियस क्योंकि दैट सर रिबेलियस भी है, एटीट्यूड है, एंड इट्स दैट फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर you can say a lot of It's things. the new it's rock, almost basically. spoken word. and rap I think started not as a business, it was a movement. मूवमेंट है। Yeah. Yes. And सर बहुत सारे आर्टिस्ट ये चीज भूल गए in between. It was always supposed to be a movement. Yeah. कि आप जैसे पहले कवि थे, कवि कविताओं से बोलते थे, रैपर्स रैप रैप करके बोलते बोलते थे, एंड उनसे ही दौर बदलता था, सोच बदलती थी, सब कुछ उनसे बदलता Yeah. Definitely. था। King for sure have made a different brand image of himself as a rapper. So does it matter that it is important for any artist, especially hip hop artists, to have a unique style of dressing or talking etc. to make their music stand out? क्या कपड़ों पे कपड़ा और बोलने का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका म्यूजिक स्टैंड आउट करे एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट? मैं सर इसका और अच्छे से जवाब देता हूँ। जब आप अमिताभ बच्चन जी को देखते हो तो आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, टॉल है, आवाज़ भारी है। जब आप राजेश खन्ना साहब को देखते हो तो उनके आपको शाहरुख खान साहब के पता है, ठीक है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, अब आप ये चीज़ ना नई जनरेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये है प्रॉब्लम। दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक आर्टिस्ट को अलग होना होता है और यही आर्टिस्ट्री है। अगर सभी एक चीज फॉलो करने लग जाएंगे तो आर्टिस्ट्री है कहाँ फिर? वो तो कॉपी पेस्ट चल रहा है ना, जेरोक्स चल रही है वो तो चीज़ों की। सो आप जब तक अपने आप को 100% नहीं जानते और अपने आप को सर जब आप अपने आप को जानने लग जाते हो ना, आपका चलने बैठने उठने और बात रखने का तरीका अपने आप अलग हो जाता है। और वो कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं इस इंसान से अच्छी बात बोलूंगा। मतलब आप शायद सबसे बेवकूफ़ बात बोल के लोगों को हंसा सकते हो, राइट? तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़रूरी है खुद को पहचानना, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बातों को कैसे रखते हो और कैसे नहीं रखते। जैसे कि मैंने बॉलीवुड स्टार का इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि जब हम इनके बारे में सोचते हैं कैरेक्टर आता है, आर्टिस्ट को सुन के ना इसका कैरेक्टर आना चाहिए। True.
तो जरूरी नहीं है कि तुम LV पहनो क्योंकि दूसरे पहन रहे तो ही सेंस बनेगा, तभी तुम्हारी बात में वजन आएगा 2-2.5 पेटी का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप कैसे अलग स्टैंड आउट करते हो बहुत जरूरी है ये चीजें, और आपको इस पर काम करना चाहिए। जितने भी आइडल्स को आप लाइफ में देखोगे, मतलब जितने बड़े लोगों को देखोगे, वो इसलिए ही स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि वो अपने बारे में जानते हैं, दे नो हाउ टू प्रेजेंट अपने आप को करना है। तो आई थिंक ये तो बहुत जरूरी है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपको टाइम के साथ पहले दिन से आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के आर्टिस्ट बनना चाहते हो। इंस्पायर हो बट अपनी तरीके से कैसे उस चीज को प्रेजेंट करना है, वो बहुत जरूरी है। एंड आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग कि वो एजीनेस होना तो जरूरी है ना सर, वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन जाता है। हाँ। कि तेरे नाम में सलमान खान सर ने वो पार्टीशन करी, वो ट्रेंड बन गया। हिमेश सर ने कैप पहनी, वो ट्रेंड बन गया। और वो मूवीज के अंदर वो लुक बनाई जाती है ना, कि एक लुक बनाते हैं मेन हीरो की कि वो कल्चर पे इम्पैक्ट आएगा। तो वो आई थिंक वो होना चाहिए, मतलब एंड दैट्स व्हाई वी हैव कैरेक्टर्स इन आवर एल्बम एंड प्रोजेक्ट्स। हम भी जैसे एक्चुअली आप पहले भी ये बात बोल चुके हो कि या तो आप आर्टिस्ट होते हो या नहीं होते हो। हाँ। वैसे ही या तो आप अलग हो या नहीं हो। हाँ। आप बनने की कोशिश करोगे तो अलग नहीं दिख सकते। वो बनने की कोशिश की तो भीड़ है सर सारी, जो कि अच्छी भी है और बुरी भी है, बस लंबा नहीं चलता वो। हाँ सर, मतलब वो है कि कोई फेकनेस दिख जाता है, समझ में आता है, फैंडम चला जाता है। सर मैं एक बात मानता हूँ, मैं जिस एज में, उस एज में अगर बाकी लोगों को वो चीज समझ में आती नहीं आती, मगर जो एक 50 साल का बंदा बैठा है ना जिसने दुनिया देखी है, वो पहचान लेगा कि ये लड़का काम का है कि नहीं है। ट्रू। और कोई ऊपर बैठा है वो अपनी गद्दी से सही हटेगा और एक वर्दी इंसान को बैठाएगा, तभी चीज आगे बढ़ेगी। और जो ऊपर बैठा है वो कभी अनवर्दी इंसान को बैठाएगा ही नहीं, नो मैटर व्हाट तुम कितने ड्रिप्ड हो, नो मैटर व्हाट तुम्हारी कितनी कनेक्शन हो, कितनी ही बातचीत हो, यहाँ नहीं चलता सर ये सब। यार आप बहुत ही बोल्ड हो, थैंक यू। एक्सट्रीमली बोल्ड। आई एम प्राउड ऑफ इट, सीरियसली। बहुत कम लोग मिलते हैं इस उम्र में इतने ही बोल्ड, क्योंकि ये आपका पैसा कितना भी आए, सॉरी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान बांट रहा हूँ, नहीं सर प्लीज। जो मन में आ रहा बोल रहा हूँ कि आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल बनो, नहीं बनो, चले नहीं चले, ये जो आपकी क्लैरिटी और थॉट्स है ना, इससे कॉम्प्रोमाइज मत करना आप कभी भी, बिकॉज दिस इज, ये कभी कभी 70 साल की उम्र में भी लोगों को नहीं समझ में आता। तो बस श्योर सर, थैंक यू। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। Is it true that even though your music is great, you need to be in the limelight to keep the audience engaged in your music? सर डिपेंड्स व्हाट इज योर जर्नी। जैसे कृष्णा भाई है, वो ही इज नॉट अ एविड सोशल मीडिया यूजर, वो बहुत कम पोस्ट डालते हैं, बट उनका रेलेवेंसी है। एंड मतलब वो सबका पर्सनल है कि आपका एक्सप्रेशन आप कैसे है। बातों में, हाँ आप कैसे बने हुए हो चीजों में। अब जैसे AP है, लाइक वो बहुत कम चीजें डालता है, सारी चीज डालता है, बट हाँ लोगों को उसके म्यूजिक पे बिलीव है। दिलजीत पाजी है, कुछ ना कुछ कंटेंट डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े आर्टिस्ट नहीं है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट। तो हर किसी का तरीका, पर्सनालिटी के ऊपर। हाँ आप क्या चीज ज्यादा अच्छे से कैरी ऑन कर सकते हो। ऐसा जरूरी तो नहीं नहीं है। नहीं अगर आपका काम अच्छा होगा तो वापस लाइमलाइट में आ जाओगे, और काम अच्छा नहीं होगा तो वैसे भी जाते ही नहीं हो सर, आपके प्रोमिनेंट लिसनर इतने रहेंगे, आप जाओगे ही नहीं कभी। अरिजीत सिंह इज द हाँ वो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई, हम क्या ही बोले मतलब। डन सर, हमारे ऑडियंस के सवाल खत्म हुए, अब हम 7 करोड़ की पड़ाव पे जा रहे हैं। 7 करोड़। तो हम आपसे 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछते हैं बस। पहला ये है कि सर आपके इंडस्ट्री में फ्रेंड्स किसको बोल सकते हो आप? कोई फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में? हाँ सर है फ्रेंड्स है मेरे। हीम मेरा दोस्त है, MC हीम मेरे साथ हसल में था, रहमान सर के साथ काम करता है, और धारावी प्रोजेक्ट भी वो ही इज अ टीचर देयर, सो ही इज माय फ्रेंड। और भी बहुत है। मैंने बिगाड़ी कभी किसी से नहीं, क्योंकि मैं बिगाड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं या तो काट देता हूँ और या तो सुधार लेता हूँ। तो बट हाँ मैं बहुत सर, मैं ना बहुत अलग जगह से आता हूँ। मेरे लिए अगर मैंने सोचा कि मेरे को म्यूजिक करना है, तो मुझे पता है कि ब्रेड एंड बटर अर्न करनी है। और सर मुझे पसंद है आर्टिस्टों से ज्यादा बैठने में, और मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को बोलने में कि आर्टिस्टों से ज्यादा बैठने में ना, मैं उनके साथ ज्यादा प्रेफर करता हूँ जो लोग ये बताने वाले होते हैं कि अब आर्टिस्ट ये करने वाले हैं, या अब मार्केट ये चलेगी, हम ये लेकर आएंगे, एशिया में ये हो रहा है, नंबर्स ये होने वाले हैं, अगले 2 साल में इंडिया वहां होगा, इस टाइम पे क्या हो सकता है। सो आई सिट विद द मूवर्स कि कौन क्या होने वाला है, तब मेरे को पता लगता है कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है।
और उस हिसाब से मैं अपनी चीज़ें प्लान आउट कर सकता हूँ। तो मुझे पसंद है, क्योंकि लिखना वही है सर, या तो आप हो या तो आप नहीं हो। लिखना मुझे आता है, वो टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ और बेहतर होगा। वो स्किल है जो मैं खुद कर लूँगा। मैं प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत बैठता हूँ सर, सुपर। मैं प्रोड्यूसर्स के साथ बैठता हूँ, क्योंकि जो बेस्ट राइटर है ना इस दुनिया के, उन सबको मैंने सुना है और कहीं ना कहीं वो अपनी आर्टिस्ट्री में डालना है। वो इट्स द स्टडीज आउट देयर, बट म्यूजिक कैसे बनेगा वो जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। म्यूजिक प्रोड्यूसर इज द सोल प्रोवाइडर एंड द लिरिसिस्ट इज द बॉडी प्रोवाइडर। बेसिकली हम बॉडी बनाते हैं, सोल वो बनाते हैं। तो मेरे लिए वो नंबर 1 होते हैं, क्योंकि जितना मैं म्यूजिक सीखूंगा ना सर, बात एक ही बोलनी है, तुझसे प्यार है। अब तुझसे प्यार है मैं 10 अलग तरीके से बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास 10 अलग म्यूजिक की नॉलेज है तो। सो आई सिट विद प्रोड्यूसर्स और द बॉस मैन्स, दैट्स इट। मतलब और कुछ नहीं है, बाकी अपने घर पे बैठता हूँ। एक सवाल आप तीनों से, अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में एक चीज इम्प्रूव करनी हो या चेंज करनी हो तो क्या चेंज करना चाहोगे और क्यों? सो आई थिंक देयर शुड बी मोर वुमेन, और लड़कियां होनी चाहिए इंडस्ट्री में, क्योंकि एक सर्टेन सेंस ऑफ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग होती है लड़कियों में। जो फर्स्ट इम्पल्सिव रिएक्शन ऑफ मेन इज नेवर एम्पैथी, पर हम एक सिचुएशन को पहले समझते हैं फिर रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक और लड़कियों को आना चाहिए थोड़ा सा। डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। Do you know about women in music? Yes, yes, sir. You're a part of it? Yeah. Yeah. But I'm a part of women in music because I want to inspire more women to be a part of this industry. बाहर से थोड़ा difficult लगता है कई बार की lifestyle, late nights, hard work, but we are capable of doing everything. And I feel so blessed that I'm backed up by a woman. Yeah. Because that's how I exactly know. हम तो देखो लौंडे हैं, मगर कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना कहीं पर, कोई चीज़ें लगेगी, वो ये बताती हैं और वो POV हम समझते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सब है तो, बट शी इज द वन हु इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट वही है कि और लड़कियां आए तो बेटर होगा। जितनी भी लड़कियां सुन रही है प्लीज ब्लूप्रिंट ज्वाइन करो प्लीज। प्लीज हम तो एक्टिवली जो ईमेल आईडी दी है भव्या ने वहाँ Yes, sir. भेजो सारी ईमेल, और जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट है वो भी, और हमारे यहाँ की लड़कियां मत सुनना। और एक मैं सजेशन ये देना चाहूँगा फीमेल में, क्योंकि मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि आए। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जब हम फीचर में नए फीमेल आर्टिस्ट लें और ये सारी चीज़ें, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। बट मेरा ऐसा मानना है कि you cannot expect people to treat you as Taylor Swift if you haven't given like your 15 years of your career and best music out there. So don't act like one. Be humble, learn it, and then do it. People will respect you eventually. नहीं, all the female artists also that we meet, मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि लिखो, Yeah, don't be in that diva write your phase. own story. The Starting से ही- biggest problem in the Indian music Yes. industry right now is not enough women are writing. Yes. इसलिए yes. women का पर्सपेक्टिव ही नहीं आ रहा बाहर। People don't know what we feel because not enough artists are writing songs about Why it. I am Songs being the person जो लड़कियों की बातें लिख रहा है, लड़कियां क्यों नहीं लिख रही? Oh my God, किंग से रिलेट करके कितना अच्छा शी डोंट गिव अ लिखा, ये किसी लड़की ने क्यों नहीं लिखा? और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब आ रही हैं लड़कियां सर। मेरे को अपने कॉम्प्लीमेंट मिलने से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को प्रॉब्लम इस बात से कि ये तो तुम हो जिनके बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो तुम खुद के बारे में क्यों नहीं लिख रहे? We will not have a Dua Lipa or a Taylor Swift or Beyonce till the date girls don't start writing. मेरे ख्याल से अब शुरू हुआ है और हाँ सर, होना चाहिए। future बहुत is- बहुत शुरू तो हुआ है। देर। फ्यूचर तो है ही We सर। just need to keep pushing it. या We need to. एंड एज एन आर्टिस्ट मेरा भी काम है, हम भी यही चीज बात करते हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि बेस्ट पॉकेट क्या है किसी फीमेल अनहर्ड को लेकर आने की। हमारी बेस्ट वो रहती है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई स्टडी बादशाह भैया, उनकी करियर में एक बहुत बड़ा हुक फैक्टर जो है वो ये है कि फीमेल वोकल्स हैं उन गानों के अंदर। सो वो अपने वर्ड्स में अच्छी बुरी जो भी बात बोलते हैं वो सेंस बन जाती है, क्योंकि हुक उसका एक लड़की गा रही है। सो इट बिकम्स एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। करेक्ट। एक्चुअली बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। इट्स अमेजिंग। भव्य, क्या चेंज करना चाहोगे? मेरे पास तो बहुत सारी, मेरी लिस्ट है। अपने पास मेरी शिकायत इस प्रकार है। First, sir, I think the real estate companies and the big ticketing platform should provide better facilities for doing a show. Better venues एक डोम ही है इंडिया में जहाँ पे हम एक शो करते हैं और हमें लगता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे था। मोर वेन्यू शुड बी देयर। More venues should be there. 100% सर, 100%। And second, I think कि
marketing tools of marketing a music have of lately become too expensive. जब हम स्टार्टिंग में जब होता था कि एक इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, यू सैम्पल योर म्यूजिक, बट अब वो बहुत महंगा हो गया है कि मतलब आज अगर आप एक, कौन नहीं चाहेगा कि उसका गाना एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सैंपल हो, जिससे पहले टीवी पे करते थे लोग, टीवी पे होता था, रेडियो पे होता था, और अभी भी रेडियो पे होता है, बट अब वो टीवी का प्लेटफॉर्म शायद से थोड़ा शिफ्ट होके डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो गया, बट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग दैट सॉन्ग सैम्पल्ड बाय अ इन्फ्लुएंसर और अ क्रिएटर हैज गॉन सो अप कि ROI नहीं है, क्योंकि अब क्लटर भी बहुत हो गया है, वो भी दिन में 10 गानों के ऊपर रील बना के डाल रहे हैं, और वो कॉस्ट बहुत हाई है, उनका बिजनेस है, ऑल रिस्पेक्ट टू देम, बट एक वेरिएबल प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग की हर किसी के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब मार्केटिंग पे जब आप इतना खर्चा करने पे चले जाओगे तो रिकूपमेंट का मॉडल तो बहुत दूर है। सेम विद DSPs ऑल्सो, मतलब थोड़ी कॉस्ट हाई है, और इंडिया को एक फेयर प्राइसिंग अगर मिल जाए कि हमें पर स्ट्रीम कॉस्ट, वहाँ तो उल्टा हो रहा है अभी, वहाँ तो भी उल्टा हो रहा है, हाँ कम होते जा रहा है। हाँ, तो अगर हमें सही पैसा मिल जाए हमारी स्ट्रीम का, थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो बेटर है, और या तो एक इक्विलिब्रियम पे आ जाए कि द मेजर्स एंड द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट गेट्स अ सेम मनी फ्रॉम दैट। आई थिंक वो एक चेंज होना बहुत जरूरी है। मैं जो चेंज चाहता हूँ कि जिस पे हम काम भी करने वाले हैं थोड़े टाइम में, कि देयर शुड बी मोर स्मॉलर वेन्यूज फॉर आर्टिस्ट टू कम जस्ट परफॉर्म। यस, ये भी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो हर प्रॉब्लम में मुझे ये लग रहा है कि कोई भी अगर बिजनेसमैन है और वो पॉडकास्ट सुन रहा है, देख रहा है, सर इस पे तो हम एक्चुअली वर्क करने वाले हैं। इस पे तो सर हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि लाइक इवन फ्रॉम माय टाइम एट ब्लू फ्रॉग वो एक वेन्यू होता था जहाँ इतने नए एक्ट्स मैं तो एक्सपीरियंस आपको कर पता ना पाते कितनी थे। बार सपने में ये देखता हूँ कि एक वेन्यू खोला मैंने जहाँ पे हर रोज नॉर्मल बार, नॉर्मल रेस्टोरेंट है, बट वहाँ पे स्टेज है, साउंड वाउंड सब लगा हुआ है, सब कुछ सेटअप लगा हुआ है, और वहाँ सिर्फ नए आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते हैं, हाँ, और अनरिलीज ही परफॉर्म करते हैं। हाँ, कोई अपना जिस रिलीज किया वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता। लाइक इट्स अ प्लेटफॉर्म टू शो योर आर्टिस्ट, हाँ, शोकेस करना। जैसे पहले हर सीडी रोज चल रहा है, चलती थी ना कि मेरी सीडी सुन लो, ऐसी एक जगह एवरीडे बना दी। चल रहा है, तो जिसके गाने हिट है उसको तो आप कहीं भी देख सकते हो। Exactly. यहाँ सिर्फ आप उनको देख सकते हो, नया म्यूजिक नया म्यूजिक सुनो, डिस्कवर और करो। म्यूजिक इंडस्ट्री आए, एक्सप्लोर करो, हाँ। जिसको जिससे काम करना है करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई साइनिंग नहीं है, कुछ और नहीं। लाइव आप सुन रहे हो, लाइव आप देख रहे हो, तो बहुत आपको- एक्साइटिंग है बहुत सर सारे ये लोग जो तो। पिक करने बैठे आर्टिस्ट को पोटेंशियली पता लग जाएगा कि माइक के साथ खड़ा कैसे होता है ये। सर स्टूडियो साथ आर्टिस्ट में करते हैं हम तो इन तीसरा बंदा बनाना पड़ेगा तो पैसे लगाए। वो भी लेंगे वो भी ढूंढा हुआ है। मोर देन हैप्पी, दिस इज समथिंग व्हिच आई बीन ऑलवेज वांटिंग। सर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब मैं भी बड़ा हो रहा था तो मेरे को यही था कि मैं जब फेस्टिवल्स में जाता था और मैं देखता था कि यार ये कौन है आर्टिस्ट, और मैंने जब स्टार्ट करी थी अपना प्रोग्रामिंग जर्नी एज अ म्यूजिक कंसल्टेंट, मैं बिल्कुल अनहर्ड आर्टिस्ट ही प्रोग्राम करता था, क्योंकि बजट उतना ही होता था मेरे क्लाइंट के पास, और उनमें भी कैलिबर थी। आज उनमें से एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है इंडिया में, बिस्मिल। तो बिस्मिल बैक इन 2016 मैं क्लब शोज करता था, और हम उस पहले दिन से कन्विंस थे, मी, चैतन्य, दिविज, who used to be कि he is a phenomenal performer. Today you see where he is. True. He's one of the biggest live acts in the country. तो मतलब वो दिन नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता। True. So वो कन्विक्शन, वो वर्ड ऑफ माउथ तभी फैलता है कि आपने किसी को लाइव देखा हो। तो आखिरी सवाल ये है कि जितने भी आपके फैंस जी, आप उनके फैंस के मन में कैसे रहना चाहते हो? मतलब आप क्या चाहते हो कि आपके फैंस आपके और आपके म्यूजिक के बारे में क्या सोचे? सो आई थिंक मुझे चैन से जीने दिया जाए, और एक टाइम के बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाने बना रहा हूँ, जो आपको लगता है अपने, वो मेरे से चुरा लो, अपने पास रख लो, बात खत्म। कभी मेरी बात आए तो बात कर ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे को, मैं अपना पर्पस सर्व कर दूंगा उसकी, मतलब टॉप स्टोरी ये है कुल मिला के। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए नहीं है, मुझे कुछ ऐसा, बाकी अपनी ज़िंदगी में अगर बदलाव ला सकते हो तो अच्छी बात है, ले आओ। अगर मुझे देखते हो या मुझे समझते हो कि हाँ यार ही इज़ द एग्जाम्पल, तो आप भी कर सकते हो। बाकी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़रूरी है फॉलोअर्स और लीडर्स दोनों को कोएग्जिस्ट करना इस दुनिया में। सो अगर आप नहीं बन सकते, आपका साथ वाला बन सकता है, तो उनको वो बिलीव दो कि आप बन सकते हो। तो आई थिंक दैट्स द वन।
वेल सेड। आप लोग दोनों से भी भाई आखिरी सवाल, आप लोग क्या चाहते हो कि ब्लूप्रिंट के बारे में कोई भी इंसान क्या सोचे? हाउ डू दे परसीव knows how to deal. Most difficult ये question. लाइन बोल के मैंने वो तो नहीं कर दिया कि हर कोई बंदा आता है एक्सपेक्टेशन लेके भविष्य बता यार ये करा दो डील का है. डील का है सर आज मेजर गोल इज टू मेक अ कल्चरल इम्पैक्ट कि अगर हम कुछ भी करें उससे एक बंदा भी इंस्पायर होता है इन एनी फॉर्म और वो चूज करता है कि मेरे को ये करना है अपनी जिंदगी में। बी इट कि अगर कोई हमारे शो पे आता है और देखता है कि वहाँ पे एक फोटोग्राफर है हमारी टीम से और हम एक्चुअली में एक ऐसी टीम डेवलप करना चाहते हैं कि जिसमें सब अपनी अपनी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में स्टॉलवर्ड्स बने, जिससे लोग इंस्पायर हो और एक दिन सोचें कि हमें ये पाथ लेना है। किसी को शायद से राज जो हमारी टीम में जो ANR है, एक और राज, हाँ हमारी टीम एक और राज, वो उसका तो हमारी पूरा टीम नाम में। राज ऋषि है बट हम उसको राज ही बोलते हैं। बट अगर वो उनसे इंस्पायर हो रहा है या कनव हु सिटिंग हियर हु इज डूइंग प्रोडक्शन, ऋषि का नाम अगर ऋषिराज होता तो ज्यादा सेंस नहीं बनता ऋषिराज है ना. तो नहीं मतलब थोड़ा स्मूथ दोस्तों एक और पॉडकास्ट चल रहा है। ऋषिराज बोलो सो दैट्स द प्लान कि हम ब्लूप्रिंट को ऐसे देखें कि हम जो भी कर रहे हैं उनसे अगर आप इंस्पायर होके कुछ अपना बना लो और अपनी लाइफ में कुछ भी करो, आप बी फोटोग्राफर बनो, आर्टिस्ट बनो, ड्रमर, एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिशियन और इंजीनियर और एनीथिंग यू वांट टू बिल्ड, आप वो अपनी लाइफ में अगर वो कल्चरल इम्पैक्ट हम ला सकते हैं कि होप दे दें कि आप ये कर सकते हो, तो वो आई गेस हमारा वही प्लान है। और सच में सर अच्छा साउंड करने के लिए नहीं बोल रहे, वी मीन इट कि मतलब ऐसा हो Even for an क्योंकि artist, लोग sir, we खो रहे हैं want सर to. लोग अब अपनी लोग मैंने आपको बोला था ना हम पॉडकास्ट भी हमने इसलिए शुरू किया, आप जो बोल रहे हैं ना लोग खो रहे हैं, ये सच है। बिकॉज आजकल कंटेंट ओवरलोड है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सब कुछ का ओवरलोड है, एवरीथिंग इज टू मच। सर आप सोच के देखिए ना, मेरे ऐसा 6'3" का बंदा, 6 फुट 3 इंच का बंदा अपनी वैलिडेशन 5 इंच की स्क्रीन पे देख रहा है, ये कितनी हारने वाली बात है। करेक्ट। और अब दोनों बच्चों की बातें खत्म हो गई, फाइनल बात हमेशा माँ की मानी जाती है, तो वहां पे हम लोग आ जाते हैं। व्हाट इज योर फाइनल स्टेटमेंट? सवाल सेम है. अलग जवाब दो अलग जवाब दे. देखो एक बार मैं कर चुका, आप Principle जवाब change तो दो, मैं करते सवाल बना लूंगा, आप टेंशन मत लेना। नहीं सर, बट आई थिंक ब्लूप्रिंट के साथ वी वांट टू बी नोन एज दैट मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम जो आर्टिस्ट विजन्स को ऑनेस्टली एक शेप दे सकता है। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे, बहुत सारे आर्टिस्ट सफ़र करते हैं कि वो एक गाना बनाना चाहते हैं पर उनको कोई वो हेल्प नहीं कर पा रहा उस गाने को शेप देने में। फिर एक वीडियो बनाना चाहता है, उस आर्टिस्ट को कोई हेल्प नहीं कर पा रहा उस वीडियो को शेप देने में। फिर उसको एक सर्टेन काइंड ऑफ शो करना है पर वो उसको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा वैसा शो करने में। तो वो एक वी डेफिनेटली वांट टू बी द टीम जो आपके हर विजन को, आपके पास विजन होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, शेप हम दे देंगे। कुछ तो टेबल पे रखने के लिए। तो श्वेता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। आई थिंक यू वर द सेलिब्रिटी अमंग फोर ऑफ अस। 100% ऑलवेज मैक्सिमम टाइम टू कन्विंस यू। आप लोग ना आप लोगों ने खुल के बात की ना, और मैंने पहले भी बोला था, वापस बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों की जो सच्ची प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हमने एड्रेस किया, बात किया। मैं आशा करूंगा कि हमने जो बात की वो लोगों को समझ में आए। और गाइस जिनको समझ में नहीं आ रही प्लीज 2-3 बार देखना, और कोई शर्म नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से देखना, नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछ भी लेना। एंड अगर इस पॉडकास्ट से किसी भी एक आदमी का भी भला हो जाए तो दैट्स ग्रेट फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच।